Hey everyone, welcome back here again to our parallel world Immortal Longing। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं यहाँ पे कोई पुरानी बुक को कंप्लीट करने के लिए नहीं हूँ, क्योंकि गिल्ड और अनग्रेडेड तो चल ही रहा है, वो चलता ही रहेगा। लेकिन मेरे पास आज एक नई नॉवल है जो कि वन शॉट है। तो इस नॉवल की बैक स्टोरी ये है कि एग्ज़ाम टाइम पे मुझे एक हल्का सा कुछ व्यू आया था, या ये कह लो, नहीं प्लॉट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ लाइनें, कुछ सिचुएशन दिमाग में आ गई थी, क्लिक कर गई थी कि मुझे लगा कि मुझे वो लिखना चाहिए। और लिखते लिखते कब ये एक नॉवल बन गई मुझे नहीं पता। और मुझे लगता है कि मुझे वो आप लोगों से शेयर करना चाहिए। तो अब जो भी है ये आपके सामने है। ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये कंप्लीट पैकेज है। इसी एक अपडेट में इसको पूरा कर दिया जाएगा। तो बस जो भी हो, जैसा भी लगे, इसको सुनिएगा और अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिर बस चलिए इस वन शॉट को एंजॉय करते हैं और इस नॉवल के हर एक शख्स के इमोशंस को फील करने की कोशिश करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन हाँ, नॉवल शुरू करने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। इस दुनिया में तवज्जो हमेशा उसी को दी जाती है जो सबसे ऊपर होता है, और ऊपर वाले ने सिर्फ दो किरदार बनाए हैं, एक लड़का और एक लड़की, यानी कि एक मेल और एक फीमेल। लोगों ने समझा कि सिर्फ लड़का और लड़की की ही जोड़ी बनती है, इसीलिए उनके प्यार के लिए रास्ता बनाया गया, उनके एहसासों को वाजिब माना गया। लेकिन किसी ने ये नहीं समझा कि मोहब्बत सिर्फ उनके लिए नहीं होती। मोहब्बत तो सिर्फ मोहब्बत होती है, और मोहब्बत सबके लिए होती है। मोहब्बत तो एक ऐसा एहसास होता है जो हर दिल में पनपता है। बस जो इसे जीता है वही इसे समझ पाता है, और जो नहीं जीता उसके लिए ये सिर्फ एक महज मानसिक बीमारी लगती है। बीमारी उनकी नहीं होती जो मोहब्बत करते हैं। बीमारी तो उन लोगों की सोच में होती है जो इसे समझना ही नहीं चाहते। इसीलिए कभी उन्हें बीमार मत कहना, जिन्होंने प्यार जैसे दुनिया के सबसे खूबसूरत एहसास को जिया है। क्योंकि जब ये एहसास इतना साफ, इतना पवित्र हो, तो बताओ कि ये बीमारी कैसे हो सकती है। और शायद ये कहानी सुनने के बाद आप भी मानेंगे कि प्यार सिर्फ एक जोड़ी का हक नहीं, प्यार बस प्यार होता है। एक रॉ पेन ऑफ डिजायर। बिग बास्केट मार्केट, बीजिंग। दोपहर का वक्त था, तो इसी वजह से बिग बास्केट मार्केट में कम भीड़ थी। पर जितनी भी थी, कुछ वहाँ पे अपना सामान ले रहे थे, तो कुछ वही मनी काउंटर पे खड़े होकर प्राइस पे कर रहे थे, तो कुछ बिलिंग करा रहे थे, और उनके साथ ही उनके बच्चे भी उनके पीछे लाइन में लगे हुए थे। वहीं उन्हीं के बीच में एक 35 साल का सेल्समैन अपनी यूनिफॉर्म पहने मनी काउंटर पे खड़ा लोगों के सामान को डिटेक्ट करके अपने सामने डेस्कटॉप पे उनकी एमआरपी चढ़ा रहा था। उसके ब्राउन डो आइज पे ब्लैक कलर के लाइट सर्कल फ्रेम का स्पेक्स लगा हुआ था। वहीं वो अपने मेलोडियस आवाज़ में अपने सामने खड़ी एक लेडी कस्टमर से बात करते हुए बोलता है, आई एम सॉरी मैम, पर इस प्रोडक्ट पे कोई ऑफर नहीं है, आप चाहे तो दूसरा प्रोडक्ट चुन सकती हैं। पर मुझे यही प्रोडक्ट चाहिए, वो लेडी कस्टमर अपनी मायूसी भरी आवाज़ में बोलती है, जिस पर वो सेल्समैन थोड़ा बुरा फील करता है। आई एम सॉरी मैम, पर फिर तो ये आपको एक ही लेना पड़ेगा। पर वो सेल्समैन अपने शॉप के रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकता था, इसीलिए वो बात को क्लियर करते हुए बोलता है, ठीक है, फिर आप एक ही पैक कर दीजिए।
जिस पर वो लेडी मान जाती है, ओके मैम। और वो सेल्समैन अपनी वही मेलोडियस आवाज़ में ओके बोलता है। और फिर वो उस आखिरी प्रोडक्ट का बारकोड डिटेक्ट करने के बाद उसे कस्टमर को दे देता है, अपनी वही ब्यूटीफुल स्माइल देते हुए। इसके बाद वो कस्टमर वहाँ से चली जाती है। वो कस्टमर उसकी रो की आखिरी कस्टमर थी, इसीलिए वो अपना डेस्कटॉप ऑफ करता है और अपने कैश काउंटर से बाहर आकर अपने कलीग से बोलता है, चैंग चैंग, मैं लंच करने जा रहा हूँ, अब अगर कोई और आए तो मेरी जगह पे संभाल लेना, ओके। वो सेल्समैन बोलता है, जिस पर वो दूसरा सेल्समैन उसकी बात पर एग्री करते हुए ठीक है बोलता है। और फिर ये सेल्समैन शॉप से बाहर चला जाता है। वो कुछ कदम पैदल चलता है और फिर पहुंच जाता है एक चीप से रेस्टोरेंट के गेट के सामने, जो वहीं उसकी शॉप से कुछ दूरी पे था। वो जैसे ही इस रेस्टोरेंट का गेट खोलने ही वाला होता है कि पीछे से एक फैमिलियर सी आवाज सुनाई देती है, जो उसी का नाम लेकर उसको पुकार रही थी, जान जान। जिसको सुनकर तो कुछ पल के लिए जान वहीं रुक जाता है, उसकी सांसें भी थम जाती है। वो कुछ पास्ट की मेमोरीज उसके सामने आ जाती है और वो अपनी नम आंखें लिए कांपते होठों के साथ खुद में ही फुसफुसाता है, हुआनगा, हुआनगा। और फिर पीछे मुड़कर उस शख्स की तरफ देखता है और बस भागकर उसकी तरफ जाता है और उन्हें गले से लगा लेता है। और फिर कुछ सेकंड्स के बाद उनसे दूर होकर अपने उन्हीं कांपते हुए होठों से एक के बाद एक कई सारे सवाल पूछता है, हुआनगा, आप कैसे हैं? और वहाँ सब कैसे हैं? वहाँ सब कैसे हैं गा? गा, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर चलिए। मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ ना, आप इतने दिन बाद मैं आपको यहाँ खड़े। चलिए अंदर चलिए, अंदर चल के बात करते हैं, आज की ट्रीट मेरी तरफ से। चलिए ना गा, चलिए प्लीज़ अंदर चलिए। उसकी आवाज़ सुनकर हुआनगा उसकी तरफ बस एकटक देखते रहते हैं। ये लड़का बिल्कुल नहीं बदला, अभी भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसे पसंद है। अरे शांत शांत शांत, आराम से। पहले थोड़ा सांस तो ले लो। चलो पहले अंदर चलते हैं, फिर सब बताता हूँ, ठीक है? हाँ 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 गा, हाँ चलिए अंदर चलिए, फिर आराम से बैठकर बात करते हैं। इसके बाद जान और हुआन दोनों ही इस चीप रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं और जान दोनों के लिए ही लोटस रिप सूप और रेड शिम नूडल्स ऑर्डर करता है। उसका ऑर्डर किया हुआ फूड टेबल पर आता है और जान थोड़ा लो फील करते हुए बोलता है, आई एम सॉरी गर्ल, पर अगली बार मैं आपको और अच्छी जगह ट्रीट दूंगा, आई प्रॉमिस। जिस पर हुआनगा बस इतना बोलते हैं, कोई बात नहीं जान, मुझे आदत है ऐसे खाने की, और वैसे भी ये टेस्टी दिख रहा है, उम्मीद है कि खाने में भी होगा। और चॉपस्टिक्स निकालकर नूडल्स में डिप कर देते हैं और फिर उसका टेस्ट लेते हुए अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, इट्स टेस्टी, देखो मैंने कहा था ना। जान ऑकवर्डली स्माइल कर देता है और फिर खुद भी नूडल्स में चॉपस्टिक डिप कर देता है। वहीं हुआनगा एक बार फिर बोलना स्टार्ट करते हैं, क्या आप तुम नहीं पूछोगे जान जान कि वहाँ सब कैसे हैं? जिस पर जान हुआनगा की बात सुनकर सबके बारे में पूछता है। हाँ गा, क्यों नहीं पूछूंगा, और सब कैसे हैं वहाँ पर? सीनियर मास्टर, सीनियर मैडम, गांव वाले सब कैसे हैं? सब ठीक तो है ना? और आप यहाँ कैसे, कुछ काम था क्या? जिस पर हुआनगा बोलते हैं उसी नूडल्स में चॉपस्टिक से खेलते हुए, हाँ मैं यहाँ किसी काम से ही आया था और सीनियर मास्टर और सब बिल्कुल ठीक है। पर जान, क्या तुम ठीक हो? हाँ गा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ से आने के बाद थोड़ी मुश्किल हुई थी, काफ़ी कुछ करना पड़ा मुझे, पर अब सब संभाल लिया है मैंने और अब काफ़ी कुछ ठीक चल रहा है, सब अच्छा ही है। जान नूडल्स का एक बाइट लेते हुए बोलता है, जिस पर हुआनगा बोलते हैं, अच्छी बात है। इसके बाद वो दोनों कुछ पल शांत रहते हैं
और हुआनगा एक बार फिर बोलते हैं, तुमने सबके बारे में पूछा जान, पर उसके बारे में नहीं। तुमने उसके बारे में क्यों नहीं पूछा जान? क्या उसे भूल गए तुम? जिसको सुनकर जान करने वाला वही मुंह में ही रह जाता है और आंखों की वो चमक एकदम से नमी में बदल जाती है। बिल्कुल ऐसे जैसे हुआनगा ने उससे एक ऐसा सवाल पूछ लिया हो जिसका जवाब वो क्या दे उसे समझ नहीं आता, पर फिर भी वो कुछ पल खुद के लिए लेता है और फिर एक हल्की सी मासूम और मायूसी भरी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, अपनी वही गहरी आंखों में नमी लिए हुए। कैसे भूल सकता हूँगा यंग मास्टर। उनको भूल गया तो मेरी जिंदगी का वजूद ही मिट जाएगा। तो फिर तुमने पूछा क्यों नहीं जान उसके बारे में? और यंग मास्टर, तुम तो उसे बूढ़ी बुलाते थे ना? हाँ का बुलाता था, पर अब शायद मेरा यंग मास्टर पे वो हक नहीं है। और क्या पूछूंगा मैं उनके बारे में? ये पूछूं कि यंग मास्टर की शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है, या ये पूछूं कि यंग मास्टर खुश है या नहीं? कोई बात नहीं जान, तुम कुछ मत पूछो, पर फिर भी मैं तुम्हें बताऊंगा। वो वैसा नहीं है जान जैसा तुम उसे छोड़ के गए थे। अब वो बिल्कुल मुरझाए पत्ते की तरह हो गया है, जिसे अगर अब नहीं संभाला गया तो वो कभी भी टहनी से टूटकर गिर जाएगा। अब तो वो कुछ और ही बन गया है। उसकी वो हंसी, उसका वो चुलबुला अंदाज, सब जैसे कहीं गायब हो गया है। चेहरे पर मुस्कुराहट तो आती है, पर वो दिल तक नहीं जाती। जिम्मेदारी तो उठा ली है उसने, पर पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे वो उन जिम्मेदारियों के बीच में कहीं खोदा जा रहा है। वो अपने दिल को, अपने आप को पल भर का भी सुकून नहीं देता जान। ऐसा लगता है जैसे खुद को चोट पहुंचा रहा है वो। तुम्हारे कहने पे वो आगे तो बढ़ गया है, उसने अपने परिवार को तो खड़ा कर लिया है, एक बेटा है अब उसका, पर जैसे वो खुद को वहीं कहीं भूल गया है, खो दिया है उसने खुद को। बस एक तकदीर से हारे हुए इंसान की तरह अपनी जिम्मेदारियां, अपने परिवार और अपने बेटे को संभाल रहा है। जिंदा है, चल रहा है, सांसें ले रहा है, पर जी नहीं रहा है जैसे पहले वो जिया करता था। हुआनगा जान को ईबो की स्थिति बताते हैं, जिसे सुनकर जान के दिल में दर्द सा उठता है। उसके बॉडी ने कितना सफर किया है सिर्फ उसकी वजह से, और अभी भी कर रहा है, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा। और उसके बॉडी का बेटा, उसका बेटा हो गया। जान हुआनगा से ईबो के बेटे के बारे में पूछता है। बेटा? बॉडी का बेटा है हुआनगा? जिस पर हुआनगा बताते हैं, हाँ, 6 साल का है। 6 साल का? जान डिसबिलीफ में हल्के से बोलता है और फिर ड्राइली ही चकल करते हुए बोलता है, समय कितनी जल्दी बदल गया नागा। 10 साल हो गए मुझे उस गांव से गए, सब कितना बदल गया होगा ना। जिस पे हुआन बोलते हैं, हाँ, तुम्हारे जाने के 4 साल बाद वो भी गांव से निकल गया था अंशी के साथ। अब वो भी तुम्हारी तरह शहर में ही है, खुद का बिजनेस है। और तुम्हें जान के खुशी होगी कि उसके बच्चे का नाम इयान है, तुम्हारे नाम पे रखा है। और शायद इसी वजह से ही वो उसके साथ हल्का फुल्का मुस्कुरा भी लेता है। पर जान, क्या एक बात बताओगे? क्या का? पूछिए। तुम्हारे जाने से पहले तुमने ईबो को क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगर तुम बताते तो ईबो तुम्हें 4 साल तक मरा हुआ नहीं समझता।
मरा हुआ? हुआनगा के मुंह से ये शब्द सुनकर जान चौंक गया था। मरा हुआ मतलब? इबो अपने घर जाओ, जान बोलता है उस 18 साल के लड़के से जो कल रात अंधेरे में अपने घर से भाग आया है। और तब से, यानी कि पूरी रात से, वो जान के साथ उसके रूम में ही है। असल में अगर रात की बात की जाए तो कल रात हुआ ये था कि ईबो के घर में उसकी एंगेजमेंट के लिए लड़की वाले आए थे, जो उसकी और आंशी की एंगेजमेंट डेट फाइनलाइज कर रहे थे। और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ईबो को भी वहीं उनके साथ ही रुकने के लिए कह दिया, जो कि ईबो को करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो बस वो घर से बहाना बनाकर निकल गया और आकर यहाँ जान के इस छोटे से घर में छुप गया, जो कि उन्हीं के घर के एक नौकर का बेटा है। उम्र 24 साल है और ईबो के हेरिटेज फील्ड में फार्मिंग का काम करता है, ताकि अपनी छोटी बहन की शादी करवा सके और अपने माँ बाबा की सेवा भी कर सके, उनकी जिम्मेदारियां उठा सके। ईबो के परिवार में जान के बाबा की काफी इज्जत है। हालांकि वो एक मामूली नौकर ही है उस बड़े से घर के, पर ये इज्जत उन्होंने अपनी ईमानदारी, मेहनत और निस्वार्थ भाव की सेवा से कमाई है। और इसी वजह से वो लोग जान को भी काफी मानते हैं। और जान की भी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उसकी वजह से कभी उसके बाबा का नाम खराब ना हो। बस इसीलिए वो कभी भी ऐसा कोई भी काम नहीं करता जिसकी वजह से उसके बाबा को या उसके परिवार को शर्मिंदा होना पड़े। खैर, ये तो बात हुई जान की, पर यहाँ का मुद्दा जान नहीं है। यहाँ का मेन मुद्दा ईबो है। ईबो की एंगेजमेंट है, जो उसके डैड और उसकी मॉम ने उसके यहाँ गांव में वापस पढ़ाई करके लौटने से पहले ही फिक्स कर दी थी। और इस लड़की को ईबो के लिए फाइनलाइज करने में खुद जान भी इन्वॉल्व था, बिना इस बात की जरा भी फिक्र किए कि जब ईबो को इस बारे में पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। क्योंकि जान को वो बचपन की ईबो की वो तोतली बातें याद हो या ना हो, पर ईबो के लिए वो बातें ही उसके वहां शहर में अकेले जीने की और उसके लगन से पढ़ने की वजह थी। जानका, गगगा, बोबो हमेशा आपके साथ रहेगा। आप भी बोबो के साथ रहना। जानका, बोडी आईनी। छोटा 4 साल का ईबो अपने साथ खेल रहे और खिला रहे छोटे से, पर उसे बड़े जान से बोलता है, जिस पर जान भी उसको वही वार्म सी स्माइल देते हुए बोलता है, मेरा छोटा डीडी। और फिर अचानक से ही ईबो की मॉम आती है और छोटे से ईबो को अपने साथ ले जाती है, ये बोलकर कि उसके खाना खाने का टाइम हो गया है और फिर उसके बाद उसके सोने का। तो अभी जान को घर जाना पड़ेगा और फिर बाद में जब उसे वापस बुलाया जाएगा तो उसे दोबारा आना होगा। जिस पर जान भी बस कुछ देर और अपनी उदासी भरी आंखों से उसकी मॉम की गोद में अंदर जा रही ईबो की तरफ देखता रहता है और फिर बस वो भी वही मायूसी और उदासी भरी मुस्कान लिए वहां से चला जाता है, दोबारा फिर मिलने के इंतजार में। ईबो घर जाओ, जान बोलता है। नहीं जानगा, मुझे वहां नहीं जाना। अभी मेरा वहां पे किसी को भी देखने का कोई मूड नहीं है। मुझे यहीं पर रहना है, आपके साथ रहना है, ईबो कहता है, जो अभी भी यहीं जान के बेड पर लेटा हुआ था। ईबो, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? अगर तुम्हें किसी ने यहाँ ऐसे देख लिया तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम्हें पता नहीं है क्या? इसीलिए चुपचाप उठो, अपने ये कपड़े सही करो और जाओ यहाँ से। जान थोड़ा गुस्से में बोलता है, मैंने ऐसा क्या बोल दिया का? वहां वो लोग मेरी एंगेजमेंट फिक्स कर रहे हैं बिना मेरी मर्जी के। और का पागल मैं नहीं हो गया, पागल तो आप हो गए हो, जो बार बार मुझे इस तरह से मना कर रहे हैं, मुझसे दूर दूर भाग रहे हैं, मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और अब तो मुझे खुद से दूर करने के लिए आपने लड़की भी चुन ली, मेरी एंगेजमेंट का। मैं एक बात आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए।
आप खुद खुद को जरिया बनाकर मेरी उससे एंगेजमेंट तो करवा सकते हैं और शायद शादी भी करवा ही दो, पर मेरे दिल में जो आपके लिए प्यार है ना, वो प्यार आप उसको कैसे दिलवाओगे का? वहां तो सिर्फ आपका नाम लिखा है, उसका क्या करोगे? बताओ का, उसका क्या करोगे? का शादी मेरी चाहे किसी के साथ भी हो जाए, पर ये शादी कंज्यूम मैं सिर्फ आपके साथ ही करूंगा। ईबो वहीं बेड पर लेटे हुए जान की तरफ देखते हुए अपने गुस्से में बोल्डली बोलता है, जिस पर जान उसको डांटते हुए और चुप कराते हुए बोलता है, ईबो चुप करो, ये सब क्या बकवास बोले जा रहे हो तुम? अगर किसी ने सुन लिया तो गा, सुन लिया तो अच्छा ही है ना, सुन लिया तो सुन लेने दीजिए, कम से कम उन्हें भी पता चले ना का कि मैं आपके लिए फीलिंग्स रखता हूं, और अगर उन्हें पता चल जाएगा तो अच्छा ही है ना का, कम से कम कोई भी मुझे गे समझकर मुझसे शादी नहीं करेगा और मैं आपको अच्छे से अप्रोच कर पाऊंगा। ईबो बेड से उठकर खड़ा हो जाता है और जान के सामने फेस टू फेस आकर बोल्डली बोलता है, जैसे कि उसे किसी भी बात की कोई फिक्र ना हो। ईबो शांत रहो, अपना मुंह बंद करो और जाओ यहाँ से, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम क्या बोले जा रहे हो। जिस पर जान बस फ्रस्ट्रेट होते हुए ईबो को समझाने की कोशिश करते हुए बोलता है, पर ईबो नहीं मानता, उल्टा वही उसको समझाते हुए बोलता है, मुझे पूरा अंदाजा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पर शायद आपको अंदाजा नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। आप मुझे किसी और के साथ जोड़ रहे हो जिसे मैं पसंद भी नहीं करता। पसंद नहीं करते हो तो करने लगोगे। ईबो वो भी अच्छी लड़की है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहोगे, वो तुम्हें खुश रखेगी ईबो। पर मुझे आप चाहिए, मुझे आपके साथ रहना है, आपको अपनी बाहों में देखने का सपना देखा है मैंने, डिजायर हो आप मेरी, और आपको छोड़ के भला मैं क्यों किसी और के साथ रहूं? क्यों? पर तुम एक लड़के हो वो, और मैं भी, हम एक नहीं हो सकते। तुम्हारी फैमिली, मेरी फैमिली, हमारी ये सोसाइटी कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो हमारी फीलिंग्स को नॉर्मल नहीं समझते, उन्हें लगता है कि हमारी फीलिंग्स एक बीमारी है जो उनकी सोसाइटी को खराब कर देगी। वो हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे ईबो, इसीलिए प्लीज अब तुम जाओ यहाँ से और जाके अपनी फैमिली की बात मानो, आंशी और अपनी एंगेजमेंट पर फोकस करो। पर मैं नहीं करना चाहता का, जब ये सोसाइटी हम में एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो मैं भी इस सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। अगर ये फीलिंग्स एक बीमारी है तो मैं भी इस फीलिंग्स में खुद को खत्म कर दूंगा, पर आपको छोड़ के किसी और को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं भले ही उसके साथ रहूंगा, पर मेरी जिंदगी सिर्फ आपकी होगी। अब आप डिसाइड करो कि मैं क्या करूं, उसकी फीलिंग्स के साथ धोखा करूं या फिर आपके साथ हैप्पीली इस बीमारी में खुद को फना कर दूं। बताइएगा। ये वो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरी भी फैमिली है, उन्हें भी मुझसे कुछ उम्मीदें हैं, और मेरी उम्मीद का क्या क्या मैं आपके लिए कोई मायने नहीं रखता? क्या मेरी फीलिंग्स आपके लिए कोई मायने नहीं रखती? I want you, only you, मुझे सिर्फ आप चाहिए। पर ईबो ये कोई प्यार नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी एक फिजूल सी बचकानी जिद है जो तुम पूरी करना चाहते हो, बस। तो फिर जिस लड़की से आप लोग मेरी एंगेजमेंट करवा रहे हो वो क्या है क्या वो जबरदस्ती नहीं है? क्या वो जिद नहीं है? जान ईबो को डांटते हुए बोलता है, जिस पर ईबो फीरियसली बोलता है, पर ये तुम्हारे भले के लिए है ईबो। कभी ना कभी तुम्हें किसी ना किसी लड़की से शादी करनी ही थी ना, तो अभी सही
और जैसा कि मैंने अभी कहा कि वो लड़की अच्छी है, तुम्हें खुश रखेगी, तुम उसके साथ खुश रहोगे बोबो, एक हैप्पी फैमिली की तरह। बिलीव मी डीडी। अच्छा कहा, आपको ऐसा लगता है कि वो मुझे खुश रखेगी? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे रखेगी? ऐसे जैसे मैं आपके साथ रहता हूं? का आप बचपन से जानते हो कि मैं आपको पसंद करता हूं, फिर भी आपने ये किया, ये जानते हुए कि मैं आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर भी आप क्यों मुझे खुद से दूर कर रहे होगा? क्यों? आप क्यों मुझे खुद से दूर कर रहे होगा? ईबोजान के करीब जाके उसके हाथों को अपनी हथेलियों के बीच लेते हुए वार्मली, डोमिनेटली और अफेक्शनेटली बोलता है, जिस पे जान इस बार इमोशनल और सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि वो ईबो के हाथों को अपने हाथों पे बहुत ही वार्मली फील कर रहा था, जिससे उसके दिल में एक अलग ही एहसास हो रहा था। और वो बोलता है, क्योंकि हम एक जैसे नहीं है बो, मैं तुम्हारी तरह या तुम्हारी फैमिली की तरह नहीं हूं। मेरा परिवार हमेशा से तुम्हारे परिवार के नीचे रहा है। उन लोगों के इतने सारे कर्ज है ना मुझ पे और मेरे परिवार पे, जिसको मैं जिंदगी भर चुकाता थक भी जाऊंगा ना, फिर भी नहीं चुकेगा। और इसी में तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी फैमिली के सामने एक कसूरवार की तरह खड़ा हो जाऊं, जिसने उनके बेटे को गे बना दिया। ये सुनते ही ईबो उसके फेस के थोड़ा और करीब जाते हुए बोलता है, जिससे जान उसकी सांसों को खुद पे महसूस कर रहा था। वो बोलता है, आपको उनका कल्प्रिट बनने की कोई जरूरत नहीं है का, बस मेरे ओनर बन जाओ और मुझे खुद का बना लो, मुझे एक्सेप्ट कर लो का, मेरे हो जाओ प्लीज का, बी माइन एंड एक्सेप्ट माई लव। ये सुनकर जान ईबो की आंखों में देखता है और कुछ बोलने ही जाता है कि उससे पहले ही ईबो उसके होठों पर अपनी उंगली रख देता है, और कुछ बोलने ही जाता है कि ईबो उसको अपने होठों से चुप करा देता है। वो उसके लिप्स को अपने लिप्स से सील कर देता है, जैसे मानो वो जानता था कि जान क्या बोलने वाला है, और वही सेम बात उसको बार बार सुनने का कोई मूड नहीं है, इसीलिए वो बस उसको चुप कराने का एक ही रास्ता था। वहीं जानीबो के इन वार्म लिप्स को खुद पे महसूस करता है, तो पता नहीं क्यों पर वो उन्हें दूर नहीं कर पाता, खुद भी किस रिटर्न करने लगता है, और इस अफेक्शनेटली वार्म किस से जान के साइड वाली आंखों से पानी तक आ जाता है, जो कि एक तरह से इशारा था कि कहीं ना कहीं जान भी इस वार्मनेस का इंतजार कर रहा था जो ईबो अभी उसे दे रहा था। वहीं ईबो का ये किस भी धीरे धीरे वार्म के साथ साथ इंटेंस और पैशनेटेड होता जा रहा था। वो धीरे धीरे जान को पीछे की तरफ पुश कर रहा था और जान अनकॉन्शियसली हो भी रहा था, जिससे दोनों ही एक साथ पीछे बेड पर गिर जाते हैं और ईबो जान के ऊपर आ जाता है। ईबो किस करते करते जान के नेक एरिया पर आ जाता है। वो वहां पर उसको बाइट और सक करने लगता है, जिसकी वजह से जान के होठों से वो म्यूजिकल सी आवाज निकल आती है, जिससे ईबो और एक्साइटेड हो जाता है और फिर से वो और एक्साइटेडली उसके लिप्स पर किस करने लगता है, उसे बाइट करने लगता है, जिसकी वजह से जान बस हल्का सा हिस कर देता है, जिससे ईबो को और स्पेस मिल जाती है और वो जान को और भी ज्यादा पैशनेटली किस करने लगता है। जान के आउट ऑफ ब्रेथ होने की वजह से ईबो किस करते हुए जान के लिप्स को थोड़ा रेस्ट देता है और अपनी वही कोल्ड प्लस वार्म आवाज में कहता है, आप पे मेरी फैमिली का डेबिट है ना का, तो आज मैं भी आप पे एक डेबिट देता हूँ। और ये कोई 5 या 10 साल के लड़के का डेबिट नहीं है अपने जानगा के लिए, ये एक 18 साल के ईबो का डेबिट है। मैंने तब आपको अपना दिल दिया था गा, पर उस समय आपने बच्चा समझ के मजाक में ले लिया।
पर आज मैं आपको फिर से कहता हूँ, डीडीआई नहीं गागा। आई लव यू, आई डिजायर यू, आई वॉन्ट यू, नॉट बाय फिजिकली बट बाय इमोशनली। आई वॉन्ट यू। I give you my heart, Gaga. My heart, my body, my soul. Now it's your choice to make me yours. Make it yours and be mine, or throw it away and let me die. Ibo, please. No, Ga. Please. अब और कुछ नहीं। मैं जानता हूँ कि आप भी मेरे लिए फीलिंग्स रखते हो, पर फिर भी आप चाहते हो कि मैं उस लड़की से शादी कर लूँ, तो मैं कर लूँगा। पर उसके बाद जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी गागा। ईबो वहीं जैन के फेस के सामने उसके चिक्स को अपनी हथेलियों में भरते हुए कोल्डली और इमोशनलेसली बोलता है, एंगेजमेंट डे गागा। आपके पास सिर्फ एंगेजमेंट डे तक का टाइम है। एक्सेप्ट मी एंड माई लव और एल्स यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस। और इतना बोलते ही वो उसके लिप्स पर एक और किस करता है और जान के ऊपर से हटकर बेड से उतर जाता है और रूम से बाहर चला जाता है बिना पीछे मुड़े। वही जान अभी भी बेड पे लेटा हुआ था। उसके दोनों आंखों की साइड से पानी आ गए थे। वो क्या करे अब? वो जानता है ईबो की जिद को, कि वो जो कहता है वो करता है। एक तरफ उसके परिवार का कर्ज, जिम्मेदारियां, और दूसरी तरफ ईबो, उसका चेयरफुल बॉडी। वो क्या करे? उसे लगा था कि ईबो उस लड़की को एक्सेप्ट कर लेगा, पर नहीं। अब तो ये और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। वो कैसे नजरें मिलाएगा इस परिवार से, जिस परिवार ने उसके लिए इतना सब कुछ किया है? और सबसे बड़ी बात कि वो ईबो से कैसे नजरें मिलाएगा, जिसने उसे इतना बड़ा डेबिट दे दिया। गॉड, क्या करूं मैं? एक तरफ ये गांव के लोग, एक तरफ ईबो का परिवार, फिर फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दूसरी तरफ ईबो, उसके बचपन का प्यार, उसकी जिंदगी। गॉड, क्या करूं मैं? जान अपनी उलझन में ही घूम रहा था। वहीं ईबो इमोशनलेसली जान के रूम से निकलकर अपने घर की तरफ जा रहा था, जहां उसके लिए एंगेजमेंट का दिन फिक्स हो चुका था। और अब ईबो की फैमिली उसका वेट कर रही थी, क्योंकि वो कल रात से दिख ही नहीं रहा था। ईबो जैसे ही हॉल के अंदर आता है, वहां मौजूद उसके फैमिली मेंबर्स उसको देख लेते हैं, और वहीं उसकी होने वाली फियांसी भी उसको देखकर उसके पास भाग के आती है और उसके लेफ्ट हैंड को शाइली ही ग्रैब कर लेती है। वहीं उसके फैमिली मेंबर्स दोनों को अपने पास बुलाते हैं और दोनों को अपने पास वहीं बैठा लेते हैं, और फिर सब वापस से बात करने में लग जाते हैं। ईबो उदास था, कहीं गुम था। उसका बिल्कुल भी यहाँ बैठने का मन नहीं कर रहा था। वो बस चाहता था कि यहाँ से भाग जाए और अपने जानगा को लेकर यहाँ से और इन सब से दूर चला जाए। पर अभी नहीं, अभी पहले उसके जानगा उसको एक्सेप्ट करेंगे, और उसे पूरा भरोसा है कि उसके जानगा जरूर आएंगे और उसे इस बिना फीलिंग के रिलेशनशिप से बाहर निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। पर कब? शायद उसके लिए इंतजार करना होगा। सारे फैमिली मेंबर्स आपस में बात कर रहे थे, सब खुश थे। उसकी होने वाले फियांसे भी खुश थी, पर ईबो, वो उदास था। सोच रहा था कि आने वाला कल कैसा होगा। वहीं कुछ देर ऐसे ही बातें करते करते उसे पता चलता है कि उसकी एंगेजमेंट की डेट एक हफ्ते बाद की फिक्स हुई है, जिसको सुन के उसकी होने वाली फियांसी तो एक बार फिर से शर्मा जाती है, जो कि कल से शर्मा ही रही थी। पर ईबो, उसका रोने का मन हो रहा था, गुस्सा भी आ रही थी। वो खुद के अंदर चल रहे इस इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को रोक नहीं पाता,
जिसकी वजह से वो बस उठकर खड़ा होता है और बिना किसी को कुछ बोले बस सीधा अपने रूम में चला जाता है और बस अंदर जाकर गुस्से में अपने रूम का गेट बंद कर लेता है। और फिर क्या, बस अपने गुस्से को शांत कराने के लिए आसपास उस रूम में जो भी कुछ पड़ा हुआ था बस उसको उठा उठा कर जमीन पर फेंकने लगता है। और जब फिर भी गुस्सा शांत नहीं होता तो बस थक कर जाकर बेड पे बैठ जाता है और अपने फेस को अपने दोनों हाथों के बीच में छुपाकर बस रोने लगता है, जैसे कि वो उस पल महसूस कर पा रहा था कि ये लोग उसका प्यार छीनने वाले हैं और वो बस हेल्पलेसली अपने प्यार और अपनी किस्मत के हाथों मजबूर कुछ नहीं कर पा रहा सिवाय रोने और तड़पने के। खैर 6 दिन ऐसे ही बीत गए थे और एंगेजमेंट का दिन काफी करीब था, या यूं कह लो कि कल ही था। और इस समय ही वो उदास सा मुरझाया हुआ सा एक छोटे से तालाब के पास बैठा हुआ था। दरअसल इस समय रात का वक्त था। ईबो इस वक्त अपने फील्ड के पास बने एक छोटे से तालाब में अपने पैर को लटकाए हुए बैठा हुआ था, बिल्कुल उदास मन से, नजरें नीचे किए हुए कहीं खोया हुआ था। सामने तालाब में उसकी उदास परछाई साफ दिख रही थी। कल उसकी एंगेजमेंट है, पर उसके जानगा ने अभी तक कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि एक साइन तक नहीं दिया। दरअसल इन 6 दिनों में ईबो ने हर मुमकिन कोशिश की कि जान उसको हाँ बोल दे, उसके प्यार को एक्सेप्ट कर ले, पर नहीं, जान ने कुछ नहीं बोला। उल्टा वो तो और इस एंगेजमेंट की प्रिपरेशन में सबकी हेल्प करवा रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे इस एंगेजमेंट से सबसे ज़्यादा खुश वही है। पर क्या सच में वो खुश है? नहीं, वो खुश नहीं है। वो खुश कैसे हो सकता है? उसके बचपन का प्यार कल किसी और का होने वाला है, तो वो खुश कैसे हो सकता है? पर वो क्या करे, वो भी तो मजबूर है। वो कैसे बोल दे ईबो को ये एंगेजमेंट कैंसिल करने के लिए, जबकि वो जानता है कि यहाँ बोलने या ना बोलने से इस एंगेजमेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये तो अब कैंसिल होने से रही। आखिर ये 2 बड़े परिवारों की बात है। उल्टा ईबो और ज़्यादा परेशान हो जाएगा, इसीलिए वो बस बिना मन के चेहरे पर फेक स्माइल लिए एंगेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहा है, जिससे कम से कम ईबो को तो ये लगेगा ना कि वो खुश है, और वो कम से कम गुस्से में ही सही पर इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेगा और मूव ऑन हो जाएगा। पर क्या वो मूव ऑन हो पाएगा? नहीं, वो कैसे मूव ऑन हो पाएगा? जो बचपन से लेकर आज तक नहीं हो पाया वो आज एक दिन में कैसे हो जाएगा? वो अब भी नहीं हो पाएगा। वो खुद को मिटा देगा, पर अपने दिल से अपने बॉडी को नहीं निकाल पाएगा, और ना ही निकालना चाहता है और ना ही निकालना चाहेगा। उसके दिल में उसका बॉडी हमेशा वहीं रहेगा जहाँ वो आज है, सबसे ऊपर। फिर चाहे कुछ भी हो, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। खैर, जान का तो यहाँ ये हाल था। वहीं ईबो को अब डर लगने लगा था कि कहीं अब उसकी एंगेजमेंट हो ना जाए, उसकी उम्मीद कहीं टूट ना जाए, उसके जानगा कहीं उससे दूर ना हो जाए। वो जानगा को अपने आप से दूर नहीं जाने देगा, बिल्कुल भी नहीं जाने देगा। उसके जानगा सिर्फ उसके हैं, सिर्फ उसके। कोई उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करे या ना करे, पर वो करता है। वो अपनी हर एक फीलिंग को एक्सेप्ट करता है और वो अपनी इन फीलिंग्स के लिए लड़ेगा, कभी हार नहीं मानेगा, फिर चाहे जो भी हो। ईबो वहीं बैठे ये सब सोच ही रहा था कि तभी पीछे से एक मेलोडियस सी स्वीट सी आवाज़ आती है। ईबो वहीं बैठे ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी पीछे से एक मेलोडियस सी स्वीट सी आवाज़ आती है। उस आवाज़ का ओनर वही था जो उसके दिल का ओनर है, उसके जान का बॉडी, जिसको सुनकर ईबो बिना उसकी तरफ देखे उसको मॉक करते हुए बोलता है, आई थिंक कि आज आप बहुत खुश हो गए नागा। कल मेरी इंगेजमेंट है। आपने जो मेरे लिए इतना सब कुछ सोचा था, इतने सारे प्लान्स बनाए थे, वो सब हो रहा है ना?
शट अप ईबो, ऐसा कुछ नहीं है, जान बोलता है, क्योंकि ईबो की मॉकिंग से वो हर्ट हो गया था, इसीलिए। हम्म, तो कैसा हैगा? आपको दिख नहीं रहा कि मैं खुश नहीं हूँ, कि मेरे दिल में कितना दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है ये सोच कर कि मैं आपसे दूर चला जाऊँगा, मुझे आपसे दूर जाना होगा, मुझे आपसे दूर कर दिया जाएगा। मैं अभी से ही इस बिना मन के रिश्ते में सफ़र कर रहा हूँ, फिर भी आप देख कर भी अनदेखा कर रहे हो और खुशी खुशी मेरी इंगेजमेंट की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आपको कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो मेरे दर्द से। इससे तो अच्छा आप मुझे जहर दे दो। ईबो अपनी भारी और गुस्से वाली आवाज़ में बोलता है, जैसे कि वो गुस्सा तो कर रहा है पर उसका दिल रोना चाहता है। वहीं जैन ईबो की ये शिकायत सुनकर बोलने की कोशिश करता है। बॉडी, और कुछ बोलने ही जाता है कि ईबो उसे फिर नहीं बोलने देता और खुद ही बोलने लगता है। क्या मैं सच में आपके लायक नहीं हूँ? क्या सच में मेरी फीलिंग से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? क्या सच में मेरी फैमिली के डेबिट्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी बड़ी हैं कि आपको मेरा प्यार नज़रअंदाज कर रहे हो? हाँ। ईबो का यह सवाल सुनकर फिलहाल जान कुछ नहीं बोलता। वो बस उसके करीब आता है और आके उसके पास बैठ जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईबो तालाब के पानी में पैर किए हुए था, वैसे ही वो भी कर लेता है और फिर उसके हाथ को पकड़ के अपने हाथ में ले लेता है और फिर सामने देखते हुए बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है बॉडी, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि तुम मेरे लिए कितने कीमती हो, और तुम्हें इस तरह से किसी और का होते हुए देखना मुझे कितना बुरा लग रहा है। पर मैं क्या करूं? जिस परिवार ने हमेशा मेरे परिवार को सहारा दिया है, उस परिवार के साथ मैं धोखा कैसे कर सकता हूँ? बॉडी, मैं तुम्हारे घर के एक नौकर का बेटा हूँ, मैं कभी सपने में भी इतने ऊंचे ख्याल नहीं सोच सकता। और ये गांव के लोग, ये लोग शहर के लोगों की तरह नहीं हैं। ये लोग ना तुम्हें जीने देंगे और ना ही मुझे। मैं तो अपने आप पे सब कुछ सह भी सकता हूँ बॉडी, पर तुमने कभी भी यहाँ के लोगों की गंदगी नहीं देखी है। अगर मैंने आज अपने आप को रोक लिया तो शायद कल तुम आगे बढ़ जाओगे, एक जिल्लत भरी ज़िंदगी से दूर एक हंसी खुशी की ज़िंदगी जी पाओगे। पर अगर आज मैंने अपने दिल की बात सुन ली तो तुम्हारा आज और कल सब खतरे में पड़ जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा बॉडी। पर मेरी फीलिंग्स का क्या मैं इन फीलिंग्स का क्या करूं? मैं वो नहीं हूं जो आप लोग मुझे बनाना चाह रहे हो, मैं वो हूं जिसे आप लोग मुझे बनने से रोक रहे हो। मैं समझ सकता हूँ आप जो कह रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ कि आप मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं इस सोसाइटी की क्रूएलिटी से। पर हमें यहाँ रहना ही क्यों है? जब हमें पता है कि ये लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हम इन सबसे दूर भी तो चले जा सकते हैं ना। हम इन सबसे दूर चले जाएंगे यहाँ के लोगों से दूर, इस गांव से दूर, सबसे दूर। पर बस प्लीज एक बार आप मेरे साथ खड़े हो जाओ, प्लीज बस एक बार इन फीलिंग्स के लिए मेरे साथ खड़े हो जाओ मेरे साथ खड़े होकर लड़ लो प्लीज प्लीज। ईबो की इस मासूमियत भरी बात पर जान मुस्कुरा देता है और उसके सर के बाल को रफल करते हुए बोलता है, मेरे खड़े होने से या ना खड़े होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बॉडी। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी इंगेजमेंट फिर भी करवा देंगे और फिर इसी तरह से एक दिन शादी भी हो जाएगी। तुम बस उसे एक्सेप्ट कर लेना और आगे बढ़ जाना, ज़िंदगी अपने आप आसान हो जाएगी। तुम एक पढ़े लिखे लड़के हो बॉडी, उस लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। और रही बात इन फीलिंग्स की,
तो इनको संभाल के रखने के लिए मैं हूँ यहाँ पर। तो इनकी चिंता बिल्कुल मत करो, हमेशा रहूँगा। तो प्लीज़ ऐसी जिद मत करो जिससे बाद में तुम्हें ही तकलीफ़ हो। पर इस तकलीफ़ को सहने के लिए मैं तैयार हूँ गागा। अगर मुझे इस तकलीफ़ से आप मिल जाएंगे तो मैं इनको भी खुशी खुशी सह लूँगा। पर मुझे सिर्फ आप चाहिए, सिर्फ आप। ईबो जान की आंखों में देखते हुए बोलता है। उन दोनों की ही आंखें नम हो गई थी, दोनों ही शांत हो गए थे और अब सिर्फ इनकी खामोशी बोल रही थी और सब कुछ कह रही थी। इस चांदनी रात की रोशनी में ईबो जान की एंजेलिक ब्यूटी को एकटक देख रहा था। वो चेहरा जो उसका होकर भी उसका नहीं है, उसकी आंखें जिनमें उसके नाम के आंसू हैं, पर वो खुशी के नहीं बल्कि दूर जाने के आंसू हैं। पर वो खुशी के नहीं बल्कि तड़प के आंसू हैं। पर वो खुशी के नहीं बल्कि तड़प के आंसू हैं। होठों पे वो मुस्कान भी है, पर खुशी की नहीं। होठों पे वो मुस्कान भी है, पर खुशी का उससे भी कोई वास्ता नहीं है। ये उस गम की मुस्कुराहट है जो इनका आने वाला कल है। पर ईबो आज में जीना चाहता है, कल जो भी हो। पर आज ये शख्स जो उसके बगल में बैठा है, उसके हाथों में अपना हाथ डाले है, वो उसका है। तो आज वो उसे अपने आप से दूर नहीं करना चाहता। उसकी खूबसूरती को हमेशा के लिए अपनी आंखों के जरिए अपने जहन में उतारना चाहता है और पूरी ज़िंदगी इस याद के सहारे गुजार देना चाहता है। वो आज इस चेहरे को जी भर के देख लेना चाहता है, उसको महसूस करना चाहता है। ईबो जान के चेहरे को अपने हाथ में लेता है, उसके सॉफ्ट से गालों को, उसकी आंखों को अपनी उंगलियों से बहुत ही सॉफ्टली छूता है, बिल्कुल ऐसे जैसे खुद में महसूस कर रहा हो। और वो जितना ही महसूस कर रहा था, उसके अंदर उतनी ही डिज़ायर जाग रही थी, उसको अपने होठों से छूने की, उसको क्लेम करने की। कहना है जान भी जो इस सॉफ्ट टच से हर बार की तरह पिघल गया था, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने चेहरे को उसके और करीब ला देता है, जैसे कि कह रहा हो आई एम योर्स। चाहत बस इतनी थी वो मुझे देखे, मुझे अपना ले, पर कभी कभी मोहब्बत भी जीने के लिए इजाज़त मांगती है। ईबो भी अपनी सॉफ्ट और वार्म स्माइल के साथ पहले तो उसकी नाक पर किस करता है, जैसे कि एडोर कर रहा हो अपने इस क्यूट से लवर को, और फिर टेंडरली उसके फोरहेड पर किस करता है, फिर उसके दोनों आंखों पर किस करता है, उसके चिक्स पर किस करता है, जिसको जान भी अपनी बंद आंखों के साथ बहुत ही प्यार से महसूस कर रहा था। वहीं ईबो भी उसके गालों के बाद उसके होठों की तरफ धीरे धीरे जा ही रहा था कि तभी वो महसूस करता है कि पीछे से किसी ने उसकी कॉलर को पकड़ लिया है। और जब वो पीछे देखता है कि कौन है, तो वो एक ही पल में वो डर जाता है, शॉक और नम हो जाता है। उसकी सांसें जैसे वहीं रुक जाती हैं और वो उसी तरह डरते हुए बोलता है, डैड। सामने ईबो के डैड खड़े थे और उनके साथ उनके दो आदमी भी थे। तीनों के चेहरों पर घिन के साथ साथ गुस्सा और नफरत भी थी, पर ये जितना ईबो के लिए थी उससे कहीं ज्यादा जान के लिए थी। और उसी गुस्से और घिन के साथ वो जान और ईबो दोनों को ही देख रहे थे। वो जैसे ही देखते कि ईबो और जान एक दूसरे के करीब आ रहे थे, तो उनका गुस्सा अब 7वें आसमान पे आ गया था। वो ईबो का पीछे से कॉलर पकड़ते हैं और जान के पास से उसे दूर खड़ा कर देते हैं। वहीं जान जब ईबो की आवाज सुनता है तो वो भी शॉक्ड हो जाता है और बस हड़बड़ाहट में ही अपनी आंखें खोल देता है। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि सामने कौन है, और उन्हें देखते ही उसकी भी सांसें बिल्कुल वहीं थम जाती हैं। दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो भी डर के मारे बस वहीं शॉक्ड हो जाता है। और वो भी डर के मारे बोलता है,
मास्टर? वो उसके मुंह से मास्टर निकलता ही है कि वो अपने चेहरे पर एक जोरदार पंच पड़ता हुआ महसूस करता है, जो कि ईबो के डैड का ही एक आदमी मारता है, ये बोलते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी यंग मास्टर के करीब जाने की और उनको अपनी तरह गंदा बनाने की, अपनी गंदगी उन तक पहुंचाने की। हाँ, गलीच इंसान। इतना बोलते ही वो उसके पेट पर एक बार फिर एक जोरदार लात मारता है, जिससे जान वहीं गिर जाता है और दर्द में कराह जाता है। उसके मुंह से भी खून आ जाता है। ईबो अपने जानगा को पिटते हुए देखता है तो उन्हें रोकने के लिए, उन्हें बचाने के लिए वो आगे बढ़ता है। जानगा, जानगा, जानगा प्लीज मत मारो उन्हें। जानगा, जानगा प्लीज मत मारो उन्हें। प्लीज डैड छोड़ दीजिए जानगा को। जानगा प्लीज, जानगा मत मारो उन्हें, मत मारो, छोड़ो उन्हें। जानगा प्लीज डैड, प्लीज 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 मत मारो उन्हें, प्लीज मत मारो, छोड़ दो जानगा को। जानगा प्लीज, जानगा प्लीज डैड, जानगा को छोड़ दीजिए प्लीज डैड, प्लीज जानगा, जानगा। पर उसके डैड उसे जान के पास जाने नहीं देते, उसे रोक लेते हैं और अपने उन दो आदमियों को कहते हैं कि इसे पकड़ो। इसके बाद वो जान के पास जाते हैं और जान को उसी कमजोर हालत में वापस खड़ा करते हैं और फिर से एक जोरदार पंच मारते हैं। इस बार उसके फेस पर मारते हैं, जिसकी वजह से जान दर्द में और ज्यादा कराह जाता है और एक बार फिर से वो ऐसे ही नीचे गिर जाता है। जान को इस तरह से पिटता हुआ देखकर ही वो चिल्ला देता है। वो देख नहीं पाता और बस अपना हाथ छुड़ा के जान के सामने चला जाता है, अपने डैड के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और उनके सामने मिन्नतें मांगने लगता है। डैड, 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 डैड प्लीज, प्लीज डैड, प्लीज जानगा को छोड़ दीजिए। डैड, जानगा की कोई गलती नहीं है, जानगा की कोई गलती नहीं है, जानगा ने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। डैड प्लीज, जो भी गलती है वो मेरी है, आप मुझे सजा दीजिए पर जानगा को छोड़ दीजिए प्लीज। जानगा ने कुछ नहीं किया डैड, जानगा ने कुछ नहीं किया, प्लीज डैड प्लीज। ईबो गिड़गिड़ा रहा था, अपने जानगा को छोड़ देने के लिए, उन्हें बख्श देने के लिए भीख मांग रहा था अपने डैड के सामने। पर वहीं जान जब सुनता है कि ईबो उसको डिफेंड कर रहा है अपना नाम देके, तो वो भी वही अपनी कमजोर हालत में उठकर खड़ा होता है और उल्टा खुद ईबो को बचाने के लिए झूठ बोल देता है, जिससे ईबो के डैड का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो बोलता है, नहीं मास्टर, इसमें यंग मास्टर की कोई गलती नहीं है, मैंने ही उन्हें सीड्यूस किया था। मैं बॉडी को बचपन से पसंद करता था, मैं नहीं चाहता था कि बॉडी ये एंगेजमेंट करे, इसीलिए मैंने इसे यहाँ बुलाया था। पर बॉडी मना कर रहा था, ये कहकर कि ये गलत है। मैंने ही उसे प्रवोक किया था, इसमें बॉडी की कोई गलती नहीं है मास्टर, मुझे सजा दीजिए, इस बॉडी को कुछ मत कीजिए। ये आप भी जानते हैं कि ईबो ऐसा नहीं है। नहीं यंग मास्टर, आपको मेरे लिए ऐसा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं डैड नहीं, जानगा झूठ बोल रहे हैं। जानगा आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है डैड, जानगा मुझे बचाने के लिए खुद को फंसा रहे हैं। जानगा आप ऐसा क्यों कर रहे हो? जानगा तो खुद मुझे मना कर रहे थे, मैंने उन्हें प्रवोक किया था, मजबूर किया था मैंने इन्हें। ईबो जान का झूठ सुन के अपना सर रोते हुए जोर जोर से ना में हिलाता है, ये बताने के लिए कि जानगा झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो जानगा बोल रहे हैं। पर जब उसके डैड उसकी बात पर रिएक्ट नहीं करते तो वो जान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है, जानगा, जानगा प्लीज आप डैड को झूठ मत बोलिए, सच बताइए कि वो मैं हूँ जिसने जिद किया था। जानगा, जानगा प्लीज, जानगा झूठ मत बोलिए, प्लीज झूठ मत बोलिए, बताइए डैड को, बताइए कि वो मैं था जिसने आपको कहा था, मैं था जिसने जिद की थी। प्लीज सच बोलिएगा, झूठ मत बोलिए, प्लीज सच बोल दीजिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ बॉडी, जो सच है वो बता रहा हूँ। मास्टर जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता, इसीलिए यही सच है।
मैं तुम्हें बचपन से पसंद करता हूँ, और पसंद ही क्यों, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। जान ईबो को डिफेंड करने के लिए सीनियर मास्टर की तरफ देखते हुए बोलता है, जिसपे ईबो बस अपना सर नामे में हिला रहा था। वो सोच रहा था कि क्यों कर रहे हैं गा ऐसा, ऐसे तो डैड और गुस्सा हो जाएंगे। वो सोच रहा था कि गाय यहाँ चुप क्यों नहीं रह सकते, क्यों बोले जा रहे हैं, प्लीज चुप रहिए। पर उसके जानगा भी ये बात जानते थे कि अगर वो आज झूठ नहीं बोलते तो शायद वो लोग ईबो को बुरा बोलते, और फिर उसकी इज्जत क्या रह जाती यहाँ इन लोगों की नजरों में। अब इस झूठ के बाद उसका चाहे जो भी हो, उसे फर्क नहीं पड़ता, पर ईबो सेफ है और इस बात से उसको सुकून है। वहीं वो दोनों आदमी जान का कन्फेशन सुनने के बाद और आग बबूला हो जाते हैं और जान को मारने के लिए आगे आते हैं। पर उससे पहले ईबो जान को बचाने के लिए जान के और करीब आ जाता है और बोलता है, नहीं हटिए यहाँ से, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हटिए आप लोग यहाँ से, दूर रहिए आप लोग मेरे जानगा से, पीछे जाइए। जिसको सुनकर उन दो आदमियों में से एक आदमी बोलता है, हट जाइए आप यंग मास्टर, आप मासूम हैं, आप नहीं जानते इन जैसे लोगों को, ये अपनी बीमारी दूसरों को भी लगा देते हैं। इन जैसों को हमारे समाज में रहने का कोई हक नहीं है, कलंक है ये हमारे समाज पे। इनको छुएंगे तो आप भी साफ नहीं बचेंगे, आपके भी हाथ गंदे हो जाएंगे, इसलिए हट जाइए यहाँ से। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जानका कोई बीमार नहीं है, और अगर वो बीमार है तो मैं भी बीमार हूँ, अगर वो कलंक है तो मैं भी वही हूँ, मैंने भी वही किया है जो जानका ने किया है, तो फिर अकेले सिर्फ वही क्यों, आप मुझे भी मारिए। पर यंग मास्टर आप अभी बच्चे हैं और शहर से आए हैं, आप नहीं जानते सही गलत, इस लड़के ने आपको बहकाया है, आप तो मासूम हैं, इसीलिए आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आप हट जाइए, इस लड़के को हमारे हवाले कर दीजिए। सीनियर मास्टर वांग, आप ही समझाइए यंग मास्टर को। जिस पर ईबो के डैड, जिनका गुस्सा इस समय सातवें आसमान पे था, वो अपने गुस्से को काबू करते हुए अपने आदमियों से कहते हैं, ले चलो इन दोनों को मेंशन में। जिसपे वो दोनों आदमी ईबो और जान को पकड़ते हैं और लेकर चल देते हैं मेंशन की तरफ, जिसमें जान का चेहरा खून से लथपथ था और ईबो का दिल जान को दर्द में देखकर रो रहा था। और कुछ देर बाद ईबो के डैड और उनके आदमी ईबो और जान को लेकर घर पहुंच भी जाते हैं और डिस्गस्टफुली जान को आगे की तरफ धक्का दे देते हैं, जिससे जान वहीं डिसबैलेंस होकर गिरने लगता है और ईबो उसको संभालने के लिए आगे आता है। वहीं ईबो के डैड को इतना गुस्से में देखकर वहां मौजूद जितने भी लोग थे सब सामने हॉल में आ जाते हैं और कंफ्यूजिंगली क्वेश्चनिंग गेज से उनको देखने लगते हैं। उन्हीं में से एक जान के बाबा भी थे, जो अपने बेटे की इतनी बुरी हालत देखकर दंग रह गए थे। वो हड़बड़ाते हुए जान की इस हालत की वजह पूछने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ मास्टर, जान ने कुछ कर दिया क्या? जिस पे सीनियर वांग उसका जवाब देना जरूरी ना समझते हुए गुस्से में जान के पास आते हैं और फिर उसका कॉलर पकड़ते हुए उसे सीधा करते हैं और वही अपनी रेड शॉट ब्लड आइज से उसे देखते हुए बोलते हैं, तो इस तरह से तुमने हमारी इतनी सालों की दी हुई मदद का हर्जाना वसूला है, मेरे बेटे को अपनी तरह बना दिया, उसे भी तुमने अपनी एक गंदी बीमारी दे दी। हाँ, मुझे लगा था कि तुम अपने बाप की तरह निकलोगे, पर नहीं, तुम तो अपने बाप के भी बाप निकले। मेरे बेटे को अपनी तरह बना दिया, उसको अपनी इस घिनौनी बीमारी की जाल में फंसा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को ऐसा बनाने की? हाँ, और फिर जोर से उसको कस के पीछे की तरफ धक्का दे देते हैं, जिसकी वजह से जान लड़खड़ा जाता है पर खुद को संभाल लेता है। पर सीनियर मास्टर का गुस्सा अभी भी उतना ही था, तो वो इस बार उसी गुस्से में जान का गला पकड़ते हैं और वही पकड़े हुए बोलते हैं, जिससे जान का दम घुटने लगता है, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अभी भी गुस्से में ही थे। मेरे बेटे के साथ रहने के सपने देखे थे तुमने, तुम मेरे बेटे को अपने जैसा बनाओगे, तुम मेरी इतने सालों की कमाई हुई इज्जत को इस तरह से बर्बाद करोगे, मेरे बेटे को अपनी एक गंदी बीमारी दोगे, अपनी तरह से इसे भी एक अधूरा इंसान बनाओगे, जिसको लोग गाली देना तो क्या थूकने के काबिल तक नहीं समझते, तुम मेरे बेटे को उस जैसा बनाओगे। घिन आती है तुम्हारी सोच पे, गलीज कहीं के। उनके इतनी तेज से गला पकड़ने की वजह से जान का दम तो घुटने लगा था
वहीं वो अपने डैड को इस तरह से जान का गला पकड़े हुए और जान की छटपटाती हुई शरीर को देखता है तो वो डर के मारे हड़बड़ाहट में आगे आके उसको छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। डैड डैड प्लीज लीव हिम, छोड़ दीजिए जानगा को, इनको कुछ हो जाएगा। डैड डैड प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज डैड। जानगा डैड प्लीज लीव हिम, छोड़ दीजिए जानगा को। डैड डैड इनको कुछ हो जाएगा। डैड प्लीज छोड़ दीजिए जानगा को, डैड। पर वो दोनों आदमी आके आकर उसको पकड़ लेते हैं जिससे ईबो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। पर था तो वो भी 18 साल का ही ना। वो दो हट्टे कट्टे 30 साल के आदमियों के हाथ से खुद को कैसे छुड़ा पाता। इसीलिए बस चिल्लाने और छटपटाने लगता है। जानगा जानगा प्लीज, डैड डैड छोड़ दीजिए मेरे जानगा को। जानगा जानगा डैड प्लीज छोड़ दीजिए मेरे जानगा को, डैड। और वो दोनों आदमी उसको जान और सीनियर वांग के पास से दूर करने लगते हैं। वहीं जान की भी आंखें बंद हो रही थी, सांसें अटक रही थी, पर पूरी बंद होने से पहले ही सीनियर वांग उसको पीछे की तरफ धक्का देकर छोड़ देते हैं, जिससे जान खांसते हुए कुछ कदम पीछे की तरफ हल्का से लड़खड़ा जाता है। उसका सिर चकराने लगता है, आंखें ब्लर हो गई थी, पर फिलहाल वो खुद का संतुलन संभालते हुए सीनियर मास्टर के सामने घुटनों के बल नीचे जमीन पर बैठ जाता है और वैसे ही बैठे हुए बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए सीनियर वांग। माना आपकी नजर में मैंने गुनाह किया है, पर मेरी नजर में मैंने आपके बेटे से मोहब्बत की है। माना दुनिया हमारे इस प्यार को गाली देगी, पर मेरे लिए ये प्यार ही मेरी दुनिया है, मेरी ताकत है, मेरा प्यार ही मेरा वजूद है। आप चाहे तो मुझे जो भी सजा दे दीजिए, मुझे मार डालिए, पर मेरे प्यार को, मेरे वजूद को इस तरह से गलत ना कहिए जो मेरे मरने के बाद भी मेरे नाम से नहीं जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए सीनियर वांग। जिसके जवाब में सीनियर वांग जान के बाबा की तरफ फेस करके मॉकिंगली रूड आवाज में डिस्गस्टफुली बोलते हैं, देख रहे हो तुम अपने बेटे को, ये अपनी इस गंदी घिनौनी बीमारी को मोहब्बत का नाम दे रहा है और चाहता है कि मैं इसकी इस बीमारी को मंजूरी दे दूं और खुशी खुशी इसको वो दे दूं जो इसको चाहिए। पर शायद तुम्हारा बेटा ये नहीं जानता कि बीमारी को खत्म किया जाता है, इसको पाला नहीं जाता। अपने बेटे को समझा लो शाओ, इसका इलाज करवाओ, नहीं तो इसका इलाज फिर मैं करवाऊंगा जो कि जानलेवा होगा, समझे? जिसको सुनकर जान के बाबा भी सीनियर मास्टर की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलते हैं, जी मास्टर सही कह रहे हैं आप, मुझे भी लगता है कि मेरे बेटे के ऊपर किसी ने कुछ काला जादू कर दिया है, इसीलिए ये ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। इसे माफ कर दीजिए मालिक, मैं इसका इलाज करवाऊंगा, ये सही हो जाएगा। नहीं बाबा, मैं कोई बीमार नहीं हूँ, किसी ने भी मुझ पर कुछ नहीं किया, ये सच है, मेरा सच। मैं ईबो से प्यार करता हूँ और आखिरी सांस तक करता रहूंगा। जान अपने बाबा की बात सुनता है तो वो हर्ट फील करता है। उसके बाबा ने भी आज उसे नहीं समझा, उसके बाबा ने भी आज उसके प्यार को बीमारी बोल दिया, पर फिर भी वो पीछे नहीं हटता, अपने बाबा की बात को बीच में ही काट कर जवाब देता है, अपनी उसी कोल्ड पर कमजोर आवाज में। पिटने की वजह से उसके पूरे चेहरे पर खून था, होठों पर खून था, और जब इस तरह से वो अपने कमजोर आवाज में अपने बाबा से बोलता है तो उसके मुंह के अंदर से भी खून निकलता है, पर वो फिर भी बोलता है, जिसको सुनकर सीनियर वांग और भड़क जाते हैं और गुस्से में बोलते हैं, तो फिर ठीक है, अब तुम आखिरी सांस ही लो, ले चलो इसको गांव के बीचों बीच। जिसको सुनकर वो दो लोग जान को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं ईबो जब ये सुनता है तो वो उसी घबराती हुई हालत में जान के आगे आ जाता है उसे रोकने के लिए। नहीं डैड नहीं, प्लीज डैड, मेरे जानगा को कहीं मत ले जाइए, प्लीज। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, पर प्लीज मेरे जानगा को कहीं मत ले जाइए, प्लीज डैड, जानगा को कहीं मत ले जाइए, प्लीज। पर सीनियर मास्टर उसकी एक नहीं सुनते।
बल्कि गुस्से में वहीं खड़े दूसरे दो आदमियों को कमांड देते हैं, जिसमें से एक ईबो का कजन भी था। हुआन और पेंग, ईबो को उसके कमरे में लेकर जाओ और देखना कि ये कमरे से बाहर ना निकले, समझे? अब जाओ लेके इसको। ईबो के डैड स्ट्रिक्टली बोलते हैं और फिर वो दोनों ही ईबो को खींचकर उसके कमरे में ले जाने लगते हैं। ईबो मिन्नतें करता है, चिल्लाता है, चीखता है, छटपटाता है, पर उसके डैड को कोई फर्क नहीं पड़ता। डैड या कोई भी उसकी एक नहीं सुनता और ले जाके उसको सीधा उसके रूम में बंद कर देता है। वो दरवाजे को पीट रहा था, छटपटा रहा था, पर वहां मौजूद किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जाए और उसके रूम का दरवाजा खोल दे। वहीं जान अपनी हेल्पलेस आंखों में आंसू लिए और कंधे पर सीनियर मास्टर वांग के एहसानों का पोंछ लिए ईबो को ले जाते हुए देखता रहता है। वहीं जान के पापा भी जब ये सुनते हैं तो वो हड़बड़ाते हुए सीनियर मास्टर वांग के आगे झुक जाते हैं और उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए रोने लगते हैं और वही रोते हुए बोलते हैं, सीनियर वांग, सीनियर वांग, सीनियर वांग, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं अपने इस नालायक बेटे की जगह पर आपसे माफी मांगता हूँ। उसे गांव वालों के हवाले मत कीजिए। वो सच में पागल हो गया है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहा है। उसे लड़का और लड़की का फर्क नहीं समझ आ रहा। उसे छोड़ दीजिए। मैं बड़े शहर जाकर इसकी बीमारी का इलाज करवाऊंगा। उसे माफ कर दीजिए। सीनियर वांग मेरा इकलौता बेटा है। सीनियर वांग, सीनियर वांग मेरा इकलौता बेटा है। इसे कुछ हो गया तो हमारा परिवार कैसे चलेगा? और गांव वालों को पता चल गया उसकी इस बीमारी का तो उनके सामने मेरी इज्जत चली जाएगी। सीनियर वांग, मैं आपसे मिन्नत करता हूँ, ऐसा कुछ मत कीजिए, ऐसा कुछ मत कीजिए। ये नालायक पागल हो गया है। माफ कर दीजिए सीनियर वांग, माफ कर दीजिए। जान के बाबा गिड़गिड़ा रहे थे, जिस पर सीनियर वांग जान के बाबा की बात मानते हुए बोलते हैं, तुम कह रहे हो तो मैं कुछ नहीं करूंगा। जिसके बाद सीनियर वांग जान की तरफ देखते हुए बोलते हैं, पर तुम सुनो लड़के, तुम्हारे बाबा ने हमारी बहुत सेवा की है, इसीलिए तुम्हें जाने दे रहा हूं। नहीं तो तुम भी जानते हो कि ये गांव वाले कैसे हैं और तुम्हारे परिवार का क्या हाल करेंगे। इसीलिए मेरे इतने सालों की एहसान का कर्ज चुकाओ और परसों ईबो की शादी के बाद तुम इस गांव से बहुत दूर निकल जाओ और दोबारा कभी भी इस गांव में मत दिखाई देना, समझे? नहीं तो अंजाम तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा बुरा होगा। सीनियर वांग तो रूडली अपना डिसीजन सुना देते हैं, पर जान, उसके दिल का क्या? उसकी आंखों के सामने उसे उसके प्यार को किसी और का होते हुए देखना होगा और फिर उससे हमेशा के लिए दूर चले जाना होगा। ये क्या बोल दिया उन्होंने? हाँ, जान ने ये जरूर कभी सोचा था कि ईबो की शादी के बाद वो कैसे रहेगा, पर उसके दिमाग में ये विचार आया था कि वो उसको देख कर ही रह लेगा, पर अब तो शायद उसको देखना भी नसीब नहीं होगा क्योंकि यहाँ से जाना होगा उसे। ये क्या बोल दिया उन्होंने? जान अपनी भीगी आंखों के साथ अपने सर को झुका लेता है और बिल्कुल मुरझाए हुए ड्राइली ही चकल करते हुए बोलता है, इससे अच्छा तो आप मुझे मार ही देते मास्टर। इससे अच्छा तो आप मुझे मार ही देते मास्टर वांग। इतनी बड़ी सजा देने से अच्छा तो मौत ही दे देते। हर दिन उससे दूर रहकर घुट घुट के मरने से अच्छा है कि एक बार में ही मौत दे देते। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें ये सजा दी है, क्योंकि तुमने जो करने का सोचा था उसके हिसाब से तो तुम्हारी सजा और भी बड़ी होती। सोचो अगर मैं ये बात पूरे गांव को बता देता तो तुम्हारा परिवार आज कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होता। जिस बहन की शादी करने की जिम्मेदारी तुमने ली है उस बहन से कोई शादी करने के लिए राजी नहीं होता। सोचा है क्या होता तुम्हारी बहन का? इसीलिए मेरा एक और एहसान मानो और चुपचाप जो कह रहा हूं वो सुनो। मैं अपना दिल इतना भी छोटा नहीं रखता, इसीलिए सिर्फ इतनी सी ही सजा दी है। अपने परिवार को लेके इस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओ और अपने दिल और दिमाग से मेरे बेटे के लिए इस गंदे और घिनौने विचार को निकाल दो, क्योंकि ये सिर्फ एक बीमारी है, बीमारी जो समाज को गंदा करती है।
बीमारी, बीमारी। दान इस बात को बहुत पहले ही समझ गया था कि यहाँ के लोगों की नज़रों में एक लड़के के लिए दूसरे लड़के का प्यार सिर्फ एक बीमारी है। पर उस प्यार से दूर जाने का एहसास वो पहली बार महसूस कर रहा था। पर खैर कोई बात नहीं, कम से कम उसके जाने के बाद ईबो तो आगे बढ़ेगा। उसकी जिंदगी में कोई भी उसे कुछ नहीं भूलेगा, कम से कम वो खुश रहेगा। जान को और क्या चाहिए। इसीलिए वो मास्टर की बात मान जाता है और बोलता है, ठीक है मास्टर, ईबो की शादी के बाद मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ, पर जाने से पहले क्या मैं एक बार बूढ़ी से मिल सकता हूँ? ठीक है, पर बस एक बार। अगर वो मिलना चाहे तो ही, नहीं तो नहीं। और कोई भी ऊटपटांग हरकत नहीं होनी चाहिए जिससे हमारी शान पे बात आए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। याद रखना ये बात, समझे? जी मास्टर। जान ईबो के डैड की बात मानता है और अपने कमज़ोर हालत में ही उठता है, अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से। उसी कमज़ोर और ज़ख्मी हालत में ही, दिल में दर्द, आंखों में आंसू, माथे पे लाचारी और कंधे पे एहसानों का बोझ लिए वहाँ से बाहर चला जाता है। वहीं पीछे उसका बाबा भी सर झुकाकर वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद सीनियर मास्टर भी वहाँ से चले जाते हैं और उनके पीछे वहाँ मौजूदा बाकी सभी लोग भी चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईबो के रूम के अंदर ईबो अपने कमरे में तोड़फोड़ कर रहा था, छटपटा रहा था, खुद को हेल्पलेस, लाचार, बेबस सा महसूस कर रहा था। अपने प्यार को वहां उस हालत में देखना, उसके बारे में इतनी सारी गंदी बातें सुनना और फिर भी कुछ ना कर पाना, यही उसकी लाचारी थी। वो लोग उसके प्यार को, उसके जानगा को उसकी आंखों के सामने मार रहे थे, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था सिवाय खुद को कोसने के। वो खुद को कोस रहा था इस बात के लिए कि उसे जिद नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो जिद नहीं करता तो शायद उसके जानगा आज इस तरह नहीं होते, तो शायद आज उसके जानगा इस हालत में नहीं होते। उन्हें वो लोग इस तरह से मार नहीं रहे होते, उनको बेमार और गंदी गालियां नहीं दे रहे होते, उनका सर इस तरह से झुका नहीं होता। काश वो तब अपने जानगा की बात मान लिया होता, काश। पर अब क्या अब वो लोग जानगा को लेके वहां से चले गए होंगे? उन्हें गांव में, कहीं वो गांव वाले उन्हें, नहीं, जानगा सेफ होंगे। डैड ने उन्हें जाने दिया होगा। डैड इतने बुरे नहीं हैं। पर क्या सच में कहीं डैड ने उन्हें कुछ कर ना दिया हो? नहीं, जानगा के बाबा है वहां पर, वो उन्हें बचाएंगे। पर डैड के आगे किसी की कहाँ कुछ चलती है, वो कहाँ किसी की कुछ सुनते हैं। गॉड प्लीज, आई एम सॉरी गॉड, प्लीज मेरे जानगा को सेफ रखना गॉड, प्लीज गॉड, प्लीज, आई एम सॉरी गॉड, प्लीज गॉड, आई एम सॉरी, प्लीज गॉड, जानगा को सेफ रखना, मेरे जानगा को सेफ रखना गॉड, प्लीज। उन्हें कुछ मत होने देना गॉड, प्लीज मेरे जानगा को सेफ रखना। जानगा ईबो इतना बोलते बोलते हेल्पलेसली वहीं हार कर जमीन पर बैठ जाता है और बस अपना मुंह छुपाकर बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह रोने लगता है। वहीं जान भी रास्ते भर अपने बाबा की कड़ी बातों को नजरअंदाज किए अपने कमरे में आ जाता है और बस खुद को रूम के अंदर बंद कर लेता है और वहीं गेट से टिककर बैठ जाता है और बस वहीं बैठे हुए रोने लगता है। उसके दिल में जितना भी दर्द था वो सब आंसू बनकर बाहर आ रहे थे। वो सोच रहा था कि उसने इतना भी बड़ा क्या गुनाह कर दिया, सिर्फ प्यार ही तो किया है, सब करते हैं
उसने भी किया है। क्या प्यार करना गलत है? क्या किसी को चाहना गलत है? फिर वो गलत कैसे है? क्या किसी के साथ जीने मरने की ख्वाहिश रखना गलत है? अगर नहीं तो फिर ये इतना बड़ा जुर्म कैसे हो गया जो उसको इतनी बड़ी सजा दे दी गई? उन्होंने उन्होंने मेरे प्यार को बीमारी कहा। उन्होंने मेरे प्यार को गाली दी। उन्होंने मेरे प्यार को बीमारी कहा। क्या मैं बीमार हूँ? क्या मेरा प्यार हिप्पो के लिए मेरी फीलिंग्स बीमारी है? क्या मैं किसी के लिए फीलिंग्स नहीं रख सकता? क्या हुआ अगर वो लड़का है तो? क्या हुआ अगर मैं लड़का हूं तो? हूं तो फिर भी इंसान ही ना, सिर्फ एक इंसान जिसने जिसने एक और इंसान से तुझसे प्यार किया। लेकिन फिर क्यों क्यों वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते? क्यों क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकते? मुझे उससे दूर क्यों भेज रहा है? मुझे नहीं जाना, मुझे उससे दूर नहीं जाना। मैंने भी तो सबकी तरह ही प्यार किया है। क्या अलग है? फिर क्यों क्यों वो लोग कहते हैं कि मैं लोगों की तरह नहीं हूँ? मैं अलग हूँ, मैं बीमारी हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करता है। हम एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं। फिर क्यों? हम माना मैं उसके जैसा हम माना मैं उसके जैसा अमीर नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ। इसमें मेरी क्या गलती? मेरे प्यार की क्या गलती है? मैं कहाँ से गलत हूँ? मेरे प्यार की क्या गलती है? मैंने खुद को रोकने की पूरी कोशिश की थी। मैंने खुद को रोकने की पूरी कोशिश की थी ना, पर फिर मेरा दिल नहीं मान रहा तो मैं क्या करूं? वो तो प्यार करता है ना, वो प्यार कर बैठा है एक लड़के से। वो एक लड़के से प्यार करता है, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे दिल की क्या गलती है? मैंने तो सिर्फ प्यार किया है। फिर क्यों लोग मुझे नहीं समझ सकते? क्यों लोग मुझे नहीं समझ सकते? क्यों मुझे वो नहीं मिल सकता? क्यों लोग मुझे उससे दूर कर रहे हैं? मुझे नहीं जाना उससे दूर। क्या मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया है? ये गुनाह कैसे है? मेरा प्यार, मेरी फीलिंग्स गुनाह नहीं है, ये गलत नहीं है। मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे नहीं जाना उससे दूर। मुझे नहीं जाना उससे दूर, मुझे नहीं जाना। जान रो रहा था, या ये कह लो कि अपनी लाचारी पर शर्मिंदा हो रहा था। क्यों वो इतना केपेबल नहीं है कि वो अपने प्यार को पा सके? क्यों वो इतना केपेबल नहीं है कि वो उसके साथ खड़ा हो सके? क्यों वो इतना केपेबल नहीं है कि वो उसके लिए सबसे लड़ सके? क्यों वो इतना केपेबल नहीं है कि वो उसे कह सके कि लेट्स लिव टुगेदर? क्यों क्यों वो इतना केपेबल नहीं है? और अब जब वो इतना केपेबल नहीं है तो उसे वो करना ही पड़ेगा जो वो काबिल लोग उससे करवाना चाहते हैं। अब उसे जाना ही होगा। हाँ, अब उसे जाना ही होगा, अपने प्यार से दूर, अपनी जिंदगी से दूर, और उन सभी यादों से भी दूर जो बचपन से लेकर आज तक उसने और ईबो ने साथ मिलकर इस गांव में बनाई है। उन सब चीजों से दूर, और तो वो कुछ कर भी नहीं सकता इसके अलावा। लाचारी शायद इसी को कहते हैं। वहीं बाहर आंगन में जान के बाबा इस वक्त अपनी आंखों में गुस्सा और शर्मिंदगी लिए
वहीं चुपचाप आंगन में बैठे हुए थे, जिसको देखकर जान की माँ, जो पहले ही जान की इस हालत को देखकर परेशान हो गई थी, वो जान के बाबा के पास आती है और उनसे पूछती है, जान के बाबा, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? और जान के चेहरे पर भी चोट लगी हुई है। मेरे जान को कुछ हो गया है क्या? वो ठीक तो है ना? वो कुछ बोल नहीं रहा है, बस बाहर से सीधा आके कमरे में चला गया है और अपने आप को अंदर बंद कर लिया है उसने। बुलाने पर ना कुछ बोल रहा है, ना ही दरवाजा खोल रहा है और ना ही बाहर निकल रहा है। क्या हो गया है उसे? बताइए तो, कुछ हुआ है क्या? किसी से लड़ाई वड़ाई कर ली है क्या उसने? आप दोनों बाप बेटे परेशान क्यों हो? क्या हो गया है? कुछ तो बताइए। जान की माँ पूछती है, जिस पर जान के बाबा अपने गुस्से का गुब्बारा फोड़ते हुए बोलते हैं, तुम्हारे इस लाडले बेटे ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मन तो कर रहा है कि जाकर कहीं डूब के मर जाऊं और इसको भी जहर दे दूं। सीनियर मास्टर के सामने मेरी इतने सालों कमाई हुई इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है आज इसने। पता नहीं कौन सी बीमारी लग गई है इसको, कौन सी बीमारी लेके आ गया है ये। किसी ने क्या जादू कर दिया है इस पे। मेरा इकलौता बेटा अब लड़कियों को छोड़कर लड़के के पीछे भाग रहा है। पता नहीं किसकी नजर लग गई है इसे। ये क्या नाम शनाब बोल रहे हो आप जान के बाबा? हमारा बेटा एकदम ठीक है, और ये क्या कौन सी बीमारी लग गई है उसको? और वो क्यों भला किसी लड़के के पीछे भागेगा? किसी लड़के से लड़ाई हो गई है क्या उसकी? अरे लड़ाई नहीं हुई है तुम्हारे लाडले की। लड़ाई हुई होती तो फिर भी ठीक था। तुम्हारे लाडला पागल हो गया है, दिमाग फिर गया है उसका, जो बुढ़ापे में ऐसे दिन दिखा रहा है हमें। पता नहीं अब कौन मेरी बेटी से शादी करेगा। कौन क्या करेगा? क्या कर दिया है जान ने जान के बाबा? ऐसा क्या कर दिया है मेरे बेटे ने जो आप ऐसे बोल रहे हो? मुझे तो सोच के भी उल्टी आ रही है। तुम्हारा बेटा यंग मास्टर के साथ गंदे और घिनौने संबंध में है। क्या? चुप रहो जान के बाबा। ये क्या फालतू का नाप शनाप बोल रहे हो, वो भी खुद के बेटे के बारे में आप? यंग मास्टर ईबो और मेरा बेटा जान एक दूसरे को भाई जैसा देखते हैं। मेरा बेटा और किसी लड़के के साथ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जान के बाबा मैं कह रही हूँ, फालतू मत बोलो आप। मेरे बेटे जितना सुंदर पूरे गांव में कोई नहीं है। इस गांव में क्या, आगे पीछे वाले 4 गांव में कोई नहीं है। अगर आज मेरा बेटा चाह ले तो लड़कियों की लाइन लग जाए। वो क्यों भला किसी और लड़के के पीछे भागने लगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता जान के बाबा। ऐसा फालतू चीज मत बोलो जान के बारे में आप। मैं भी पहले यही सोचता था जान की माँ, पर तुम्हारे बेटे ने मुझे गलत साबित कर दिया। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। सीनियर मास्टर ने हमें 2 दिन बाद गांव छोड़ने का हुक्म दिया है, इसकी वजह से। अगर नहीं छोड़ के गए तो वो हमें कहीं का नहीं रहने देंगे। पर ऐसे कैसे हो सकता है जान के बाबा? जान वो ऐसा कैसे? नहीं नहीं, मुझे जान से बात करनी है। मुझे जान से बात करनी होगी। मेरा जान ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे जान से बात करनी है। हाँ, मुझे उससे बात करनी है। मैं जान से बात करूंगी। मैं जान से बात करूंगी। मैं उसकी माँ हूँ, वो मेरी बात सुनेगा। मैं उनसे बात करूंगी। मैं उससे बात करूंगी। हाँ हाँ, जाओ बात करो उससे, समझाओ उसे कि मेरी बात मान ले, शहर चले और अपना इलाज करवा ले, और वापस आके सीनियर मास्टर से माफी मांग ले। अगर वो माफ नहीं करेंगे तो कम से कम हमें यहाँ रहने की अनुमति तो दे देंगे। बस हमें वही चाहिए। नहीं जान के बाबा, नहीं, ऐसा नहीं है। बात कुछ और है। मैं अपने बेटे को जानती हूँ। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वो किसी लड़के के साथ नहीं है। मैं उससे बात करूंगी, वो जाएगा आपके साथ इलाज करवाने। आप चिंता मत करो, मैं उससे बात करती हूँ। जान की माँ जान के बाबा से बोलती है और फिर जान के कमरे के पास आके उसके कमरे के दरवाजे पर नॉक करने लगती है। वहीं पीछे जान की बहन ये सब होता हुआ देख रही थी और सुन भी रही थी। उसको ये बात काफी समय पहले से ही पता है कि यंग मास्टर वांग और उसके जानगा एक दूसरे को पसंद करते हैं, जिसके लिए वो खुश भी थी, क्योंकि उसने बचपन से ही अपने गगा को देखा है यंग मास्टर के लिए परेशान होते हुए, उनके लिए हंसते हुए, उनके बारे में सोचते हुए, उनके लिए रोते हुए।
उसे ये बात पहले ही पता थी कि यहाँ ये लोग नहीं मानेंगे, पर उसे ये नहीं पता था कि ये लोग उसके जानगा की इतनी बुरी हालत कर देंगे। और यंग मास्टर, उन्होंने जानगा को प्रोटेक्ट नहीं किया अपने बाबा से। वो कहाँ थे जब जानगा के साथ ये सब हो रहा था तो? और माँ बाबा ऐसे कैसे बोल सकते हैं, वो भी खुद अपने बेटे के लिए? जान की बहन ये सवाल खुद में ही पूछती है। वहीं दूसरी तरफ मेंशन में, ईबो के रूम में, ईबो भी बेचैन बेहवास हालत में वहीं जमीन पर सीधा मोशनलेस पड़ा हुआ था, जैसे कि वो कोई जिंदा लाश हो। सांसें चल रही थी, पर जान कब की निकल चुकी थी उसके जानगा के साथ। आंखें थी, पर उनमें चमक नहीं थी। होठ थे, पर उन पर मुस्कुराहट नहीं थी। वो जैसे गायब हो गए थे। दिल धड़क तो रहा था, पर अब जीने की वजह नहीं थी। उसके आंसू आंखों के किनारे सूख गए थे। उम्मीद उसकी आखिरी सांस ले रही थी। किसी ने अभी तक कोई खबर नहीं दी उसके जानगा की, कि उसके जानगा सेफ है या नहीं। पर वो भी क्या उम्मीद करे, ये लोग खुद उसके जानगा को मार रहे थे। तो मारने वाले से जिंदा होने का हाल तो नहीं पूछा जाता। काश वो जान पाता कि उसके जानगा कैसे हैं, ठीक है या नहीं। इन लोगों ने उन्हें कुछ किया तो नहीं होगा ना। ईबो बस ये सोच रहा था, और ना चाहते हुए भी ये उम्मीद कर रहा था कि कोई आए जो उसे ये बताए कि उसके जानगा सेफ है, और उसके डैड ने उसके जानगा को गांव वालों के हवाले नहीं किया। ईबो वहीं उसी हालत में पड़े पड़े यही आस लगाए हुए था कि तभी उसके दिमाग में कुछ आता है। वो इस तरह हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। उसे खुद पता लगाना होगा, पर कैसे, क्या करे वो? ईबो उठ के खड़ा हो जाता है और कमरे में चारों ओर देखता है। फिर उसे वो बालकनी दिखती है। वो इसे कैसे भूल सकता है, ये बालकनी। ईबो उस बालकनी की तरफ जाता है और देखता है कि चारों ओर सन्नाटा है। फिर वो अपने गेट की तरफ देखता है, वहां पर भी सन्नाटा है। वो मौका देखते ही बालकनी से कूदने के फिराक में रहता है, और जैसे ही उसे सही जगह दिखती है तो वो पाइप के सहारे कूद जाता है। दरअसल उसके लिए इस तरह से कूदना आम बात है, क्योंकि हर बार जब भी उसे जान से मिलना होता या अपने डैड से छुपकर कुछ भी करना होता या कहीं भी जाना होता, तो वो ऐसे ही भागता था। वो ऐसे ही भागकर यहाँ से निकलता था। इसीलिए वो आज भी वैसा ही करता है, और यहाँ से पाइप की मदद से कूद जाता है। पर शायद आज का दिन हर दिन जैसा नहीं था। वो जैसे ही कूदता है, सामने की तरफ बढ़ता है कि पीछे से एक आवाज आती है, ईबो। जिसको सुनकर ईबो वहीं रुक जाता है। उसकी सांसें तेज चलने लगती है, धड़कनें बढ़ जाती हैं। ईबो हिचकिचाते हुए पीछे मुड़ता है तो देखता है कि हुआनगा खड़े हैं, अपने वही कोल्ड लुक के साथ। हुआनगा ईबो के कजन ब्रदर हैं, जो कि उसकी एंगेजमेंट के लिए आए थे। वो जब ईबो को इस तरह से भागते हुए देखते हैं तो वो बोलते हैं, कहाँ जा रहे हो ईबो? हुआनगा, प्लीज मुझे आज मत रोकिएगा। मुझे जानगा को देखने दीजिए। मुझे देखना है कि वो ठीक है या नहीं। प्लीज प्लीज मुझे मत रोकिएगा। मुझे जानगा के पास जाने दीजिए। पर ईबो, तुम जानते हो कि अभी अंकल कितने गुस्से में हैं। अगर उन्होंने फिर तुम्हें और तुम्हारे जानगा को एक साथ देख लिया तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे जानगा के साथ क्या होगा। पर काका, डैड सिर्फ मेरे जानगा को ही क्यों हर्ट कर रहे हैं? गलती तो मैंने भी की है ना। वो मुझे भी पनिश करें, सिर्फ जानगा ही क्यों? मैंने भी तो वही किया है ना जो उन्होंने किया है। और सच कहूँ तो मैंने तो उनसे ज्यादा किया है। वो तो बेचारे मुझे रोक रहे थे, मैं ही बार बार उनको प्रवोक कर रहा था। मैं खुद उनके पास गया था। फिर डैड क्यों गागा?
डैड क्यों सिर्फ जानगा को ही हर्ट कर रहे हैं, सिर्फ गागा को ही मार रहे हैं? उन्हीं को क्यों सजा दे रहे हैं? क्योंकि जान हमारे घर का नौकर है ईबो, और तुम यहाँ के मालिक। और दूसरी बात, वो लड़का है, और इन सब से भी ऊपर तुम उनकी खुद की औलाद हो, जान नहीं। इसीलिए वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो तुम्हें कुछ करेंगे या तुम पे हाथ उठाना, मतलब उनकी इज्जत पे सवाल आना, जिससे गांव वालों के सामने उनकी बदनामी होगी। इसीलिए उन्होंने सिर्फ जान को मारा और तुमसे सवाल तक नहीं पूछा। खैर, अगर तुम्हें जान के बारे में जानना है तो अभी ठीक है, और इस समय अपने घर पे है। और अगर तुम्हें उससे मिलना है तो बाद में मिल लेना समय देखकर। अभी आज खतरा मोल मत लो, ठीक है? पर ईबो, समझो मेरी बात और जिद मत करो, अगर अपने जानगा की भलाई चाहते हो तो। ईबो हुआनगा की बात सुनकर उदास हो जाता है, पर ना चाहते हुए भी उसे उनकी बात मानना ही पड़ता है, जिस पर वो नोट कर देता है। और हुआनगा वापस से बोलते हैं, मैं इधर उधर देखता हूँ, पीछे से तुम अपने कमरे में वापस जाओ, ठीक है? ठीक है, पर मुझे बस एक बार जानगा को देखना है, उनसे बात करनी है, उनसे पूछना है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने अपने आप को डैड के सामने बुरा क्यों बना दिया। इसके बारे में तुम कल पूछ लेना ईबो, पर अभी अपने कमरे में जाओ। इसके बाद हुआन ईबो को छुपते छिपाते उसके कमरे में छोड़ के आते हैं, और फिर वैसे ही दरवाजे को वापस से बंद कर देते हैं जैसा कि वो पहले बंद था। वहीं जान अभी इस वक्त अपने रूम में था, अपनी उसी मैसी हालत में बैठा हुआ था। बाल बिखरे हुए थे, माथे और होठों पर चोट थी, खून सूख गया था, कपड़े गंदे थे, शर्ट और जूते फटे हुए थे, और शर्ट पर जूतों के निशान थे। चेहरे पर आंसुओं के धब्बे, और आंखें बिल्कुल बंजर जमीन जैसी, जैसे कि सारा पानी सूख गया हो, सारी रंगत, सारी नरमी चली गई हो। वहीं बाहर उसकी माँ गेट पर नॉक करते करते थक गई थी, इसीलिए जान की बहन ने उन्हें आराम करने के लिए भेज दिया था, ये कहकर कि जानका को थोड़ा समय दो। जिसकी बात मानते हुए उसकी माँ भी वहां से चली गई थी, और इस समय वहां बंद दरवाजे के बाहर उसकी बहन उसको खड़ी होकर बुला रही थी। जानका, गागा, प्लीज गेट खोलिए। ऐसे अकेले चुप मत रहिए गागा, प्लीज गेट खोलिए। माँ बाबा कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। इंसान गागा, प्लीज गेट खोल दीजिए। जिसपे जान जो अंदर होता है वो आखिरकार गेट खोल ही देता है। और सामने खड़ी बहन जब अपने भाई को इस तरह से देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कभी अपने जानका को इस तरह से नहीं देखा था, इस हालत में नहीं देखा था जैसे वो आज उन्हें देख रही थी। उसका भी दिल रोने लगा था। उसके जानका गांव के सबसे खूबसूरत इंसान है, लड़कियां तक उनकी खूबसूरती के आगे फीकी पड़ जाती है, पर आज उनका चेहरा बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा वो हमेशा रहता है, जैसे उसके जानका हमेशा होते हैं। जान की बहन खुद को रोक नहीं पाती और बस आगे बढ़कर जान के गले लग जाती है, जिस पर जान कोई रिएक्ट नहीं करता। पर उसकी बहन रो रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे अपने भाई के दर्द को वो खुद महसूस कर रही हो। वो कुछ पल ऐसे ही रहती है, फिर अपने आंसू पोंछती है, जान का हाथ पकड़ती है और उसे वापस से अंदर उसके रूम में ले जाती है, वहीं बेड पर बैठा देती है और खुद भी वहीं उसके बगल में बैठ जाती है। और फिर पास में रखे पानी से एक सफेद कपड़े को गीला करती है और फिर जान की चोट को साफ करने लगती है।
जो खून जम गया था उसे पोंछने लगती है। वो पोंछ तो रही थी, और ऐसा भी नहीं था कि उस चोट की सफाई में जान को दर्द नहीं हो रहा होगा, पर वो दर्द जान को महसूस ही नहीं हो रहा था। वो तो बस कहीं खोया हुआ था। उसकी बहन अपने खोए हुए भाई को वापस बुलाने की कोशिश करते हुए बोलती है, काका, आप मुझे बता सकते हो अपने मन की बात, जो भी आपके मन में चल रहा है, मैं सुनूंगी। फिर भी जान शांत ही रहता है, कुछ नहीं बोलता, जैसे कि उसने उसकी बात को सुना ही नहीं। जिस पर उसकी बहन दोबारा कोशिश करते हुए एक बार फिर पूछती है, जान का, मैं जानती हूँ कि सच क्या है, तो आप मुझसे बता सकते हो। जान फिर कुछ नहीं बोलता। एक बार फिर वो उसकी बात को वैसे ही नजरअंदाज कर देता है। उसकी बहन फिर भी हार नहीं मानती। वो एक बार फिर कोशिश करती है, पर आगे कुछ और बोलती कि उससे पहले ही जान बोल देता है अपनी वही ठंडी आवाज में, सच। सच क्या है शिंगशिंग? इस दुनिया में कुछ सच नहीं है। मेरा वजूद ही झूठा है शिंगशिंग। मेरा प्यार एक बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जिससे लोग दूर भागते हैं, जिससे लोग घिन खाते हैं, जिसे सोचकर भी लोगों को उल्टी आती है। हमारी फीलिंग्स एक खेल है शिंगशिंग, एक खेल जिससे किसी को कोई मतलब नहीं है। हमारे प्यार की किसी को कोई कीमत नहीं है शिंगशिंग। हमारे प्यार की कोई कीमत नहीं है। हमारी प्यार की कीमत क्यों नहीं है शिंगशिंग? क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या हमारा वजूद ही बुरा होता है? लोग हमें इंसान समझना भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है शिंगशिंग? हम जैसे लोग कर्स क्यों बन जाते हैं शिंगशिंग? हमारे प्यार की कीमत क्यों नहीं है शिंगशिंग? हमारा प्यार गाली क्यों है? क्या मैं इंसान नहीं हूँ शिंगशिंग? हमारा वजूद ही इतना बुरा क्यों है? तो लोग ये भूल जाते हैं कि हम भी इंसान हैं, हम भी किसी को प्यार कर सकते हैं। गा, इस दुनिया में तवज्जो हमेशा उसे दी जाती है जो सबसे ऊपर होता है, और ऊपर वाले ने सिर्फ दो किरदार बनाए हैं, एक लड़का और एक लड़की। बाकी तो सब गलती है, ऐसा लोगों का मानना है। और उन्हें लोगों ने ही समझा है कि लड़का और लड़की एक दूसरे के लिए बने होते हैं, इसीलिए वो जोड़ी बनाते हैं, इसीलिए उन्हें जोड़ी कही जाती है, इसीलिए उनके प्यार के लिए रास्ते दिए गए हैं, उनके प्यार को वाजिब माना गया है। पर इन सब के बीच में लोग मोहब्बत जैसे पवित्र शब्दों के मायने भूल गए का। उसे लोगों ने अपनी तरह बना दिया, जैसे लोगों ने सोचा उस मोहब्बत को वैसा बनाने लगे, वैसे उसकी परिभाषाएं लिखते गए, उसको वैसे साँचों में ढालते गए। ये कोई नहीं जान पाया कि मोहब्बत सिर्फ लड़का लड़की के लिए नहीं होती। मोहब्बत तो सिर्फ मोहब्बत होती है। ये तो सिर्फ एक एहसास की बात है। जिसके पास होती है वही इसको समझता है। जो इसको समझ पाया ये उसी की हो जाती है। जो इसे समझ पाता है, इसे महसूस करता है, इसे समझ जाता है, वो जीता है। जो नहीं समझ पाता और जिसे नहीं होती, तो वही इसको बीमारी का नाम दे देता है, और कुछ नहीं। बीमारी आप में नहीं है, बीमारी गांव वालों की सोच में है, उन लोगों की सोच में है जो आपको बीमार कहते हैं। तो अपने आप को बीमार मत मानिएगा।
आपने तो दुनिया के सबसे खूबसूरत एहसास को महसूस किया है, उसको जिया है। तो बताइए आप कैसे बीमार हुए? आप कैसे बीमार हो सकते होगा? आप बीमार नहीं हो, इसीलिए ज़्यादा मत सोचो। आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आप तो बस जियो, खुलकर जियो। आपकी ये बहन आपके साथ है। आप दुनिया के बेस्ट गगा हो, मेरे बेस्ट गगा हो, और इस पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान हो। मैं लकीएस्ट पर्सन हूँ गगा, जो मुझे आप जैसा गगा मिले। इसीलिए मुझे किसी बात की कोई भी चिंता नहीं है। तो आप भी चिंता मत लो, ओके? ठीक है ना? जान की बहन शिंगशिंग जान को समझा रही थी। वहीं ज़ैनब उससे बात करके थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था। सच में वो वैसे ही अपनी बहन की गोद में सर रख देता है और अपने आंखों से आंसू टपकाते हुए बोलता है, थैंक यू शिंगशिंग, थैंक यू मुझे समझने के लिए। गगा, अगर मैं आपको नहीं समझूंगी तो बताओ आपको कौन समझेगा? आखिर मैं आपकी बहन हूं ना, और वो भी छोटी बहन। मुझे तो आपको समझना ही पड़ेगा ना। नहीं तो सोचो कि मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। शिंगशिंग मजाक करते हुए बोलती है, जिस पर जैन स्माइल कर देता है। ठीक है गगा, अब आप आराम कीजिए, सुबह आपको जल्दी उठना है ना। रेस्ट कर लो अब थोड़ा। इतना बोलने के बाद शिंगजान को दवाई लगाती है, उसको पट्टी करती है और फिर खुद भी वहां से चली जाती है। जिसके बाद जान फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। जिसके बाद जान एक बार फिर अकेला पड़ जाता है, ये सोचते हुए कि कल उसे सुबह उठना है, जल्दी उठना है। कल का दिन, कल के दिन उसके बुबू की एंगेजमेंट है। काश ये कल की सुबह हो ही ना। काश, काश, काश। पर कोई इस गुजरते हुए समय को कहाँ रोक पाया है, जो आज जान रोक पाता। सुबह होती है, कल की काली रात खत्म होती है, पर शायद अब हर दिन काला ही है। पूरे गांव में हल्ला हो गया था कि आज यंग मास्टर वांग की एंगेजमेंट है। चारों ओर चहल पहल थी, हर जगह खुशी और रौनक थी। पर दो लोगों की दुनिया ही कभी ना खत्म होने वाली अंधेरे की चपेट में आ गई थी। एक को ना चाहते हुए भी वो करना पड़ रहा था, और दूसरा, उसके तो चाहने ना चाहने से किसी को कोई मतलब नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ईबो की आज एंगेजमेंट थी और वो भी अपने कमरे में बंद था, और वो अभी अपने कमरे में बंद था। कल रात से उससे कोई मिलने या उसे बुलाने नहीं आया, और ये एक तरह से अच्छा भी था। उसे इस घर में किसी की भी शक्ल देखने का कोई मन नहीं था। वो तो बस एक ही चेहरा देखना चाहता था, पर ना जाने उसे वो चेहरा कब दिखेगा, दिखेगा भी या नहीं। ईबो बस कल रात से ऐसे ही उम्मीद लगाए अभी बस बालकनी के पास खड़ा हुआ था। आंखों के नीचे काले धब्बे, चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ, और बस उदास मन से नीचे की ओर देखे जा रहा था, उसी तरफ जिस तरफ से उसके जान का इस मेंशन की तरफ आते हैं। पर वो अभी तक दिखे ही नहीं। कहाँ है वो? क्या सगाई से पहले वो आखिरी एक बार भी अपने बॉडी से मिलने नहीं आएंगे? बस एक बार वो उन्हें देख ले तो दिल में जो तूफान है उसे सुकून मिल जाए। पर शायद यहाँ कोई नहीं चाहता कि उसके दिल को कोई हल्की सी भी राहत मिले। तभी तो फिर से कोई उसके दरवाजे पर आ जाता है। ईबो बालकनी की तरफ देख रहा था कि गेट खुलता है और पीछे से एक भारी कदमों की आवाज आती है। ईबो, नीचे चलो, सीनियर वांग तुम्हें बुला रहे हैं। हुआन का मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, आप चले जाइए। ईबो जिद मत करो, वैसे भी सीनियर वांग कल से गुस्से में है। अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारा गुस्सा फिर वो कहीं और निकालेंगे, फिर कंप्लेंट मत करना। ईबो एक गहरी सांस लेके छोड़ता है।
कहीं और निकालेंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ, पर आप पहले मुझसे एक वादा करो। मुझे आप आज रात जानगा से मिलने दोगे? परीबो, तुम प्लीज गा, बस एक बार। मैं बस एक आखिरी बार उन्हें देखना चाहता हूँ। खुद में तसल्ली करना चाहता हूँ कि वो ठीक है। उन्हें इतनी चोट लगी थी गा, उन्हें इतना मारा गया था। किसी ने उनके जख्मों पर पता नहीं मरहम भी लगाया होगा कि नहीं। गगा, बस एक बार उन्हें देख लूं तो मुझे सुकून मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग मेरा गला भी काट दो तो मैं उफ तक नहीं करूंगा। लेकिन बस एक बार गा, प्लीज, बस एक बार मुझे जानगा से मिल लेने दीजिए, खुद की तसल्ली के लिए, प्लीज प्लीज। ठीक है, आज रात सगाई के समय वो आएगा, मिलवा दूंगा। पर ध्यान रहे ईबो कि कोई तुम दोनों को एक साथ देख ना पाए। थैंक यू गा, थैंक यू सो मच। हुआनगा एग्री करते हैं और ईबो के चेहरे पर हल्की सी चमक आ जाती है। फाइनली वो अपने जानगा से मिल पाएगा। फाइनली वो अपने जानगा को एक बार देख पाएगा। ठीक है, अब चलो, नहीं तो नीचे से सीनियर वांग ऊपर आ जाएंगे, हुआन बोलते हैं। इसके बाद ईबो भी हुआन की बात मानते हुए नीचे चला जाता है। नीचे आते ही वो सबसे पहले इधर उधर देखता है, पर उसकी नजर जिसे ढूंढ रही थी वो शख्स यहाँ नहीं था, और ना ही उसके बाबा। पर गए कहाँ? ईबो खुद में ही सोचता है, जिस पर वहीं बैठे सीनियर वांग जो उसको देख रहे थे वो वही अपनी स्ट्रिक्ट आवाज में पूछते हैं, किसे ढूंढ रहे हो ईबो? पर ईबो उनकी आवाज सुनता है और इग्नोर कर देता है, जिसके कुछ सेकंड्स के बाद वो अपने डैड से वापस से रूडली बोलता है, आपने मुझे बुलाया? हाँ, सोचा कि याद दिला दूं तुम्हें कि आज तुम्हारी एंगेजमेंट है। इस समय से तैयार होकर नीचे आ जाना, गेस्ट को वेट मत करवाना। और अगर मैं ना आऊं तो? और अगर तुम नहीं आए तो तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूं ईबो। इसलिए ये कभी मत सोचना कि जो मन में आएगा वो करोगे। तुम मेरे बेटे हो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। जहां मेरी इज्जत पे और मेरे गुरूर पे बात आएगी वहां मैं ना नौकर का बेटा देखूंगा और ना खुद की औलाद, समझे? तो अच्छा यही होगा कि शाम तक तैयार होकर नीचे आ जाना, और नहीं हुआ तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं 18 साल का हो चुका हूं डैड, तो आप चाह कर भी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं आप पे केस कर दूंगा, हाँ? सुनो बेटा, इस गांव का कानून मैं हूं, यंग मास्टर वांग ईबो। मैं तुम्हारा खुद का डैड। तो तुम चाहे 18 साल के हो या 118 साल के, मुझे मेरे खुद के बेटे पे हक जमाने से कोई कानून तो क्या, खुद तुम भी नहीं रोक सकते। इसीलिए जब तक तुम इस घर में हो और मैं इस घर का हेड हूं तब तक तुम्हें मेरी ही बात माननी होगी। और वैसे भी मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा हूं, तुम्हें उस बीमारी से ठीक कर रहा हूं जो तुम्हें लग गई है उस नौकर की संगत में रह रह के। और उस लड़के के तुमसे दूर रहने से ही तुम्हारी बीमारी दूर रहेगी। इसीलिए खैर, अगर फिर भी मैं तुम्हें गलत ही लग रहा हूं तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूं। सगाई तो ये तुम्हें करनी ही होगी, और फिर इसके बाद शादी भी, क्योंकि ये मेरी और इस घर की इज्जत का सवाल है। क्योंकि तुम्हारी इस बीमारी के चलते मैं अपने घर की इज्जत को और खुद की इज्जत को इस तरह से बर्बाद नहीं होने दे सकता। तो मैं इस घर से ही चला जाता हूँ, सारी टेंशन एक बार में ही खत्म। तो कोशिश करके देख लो, जिस लड़के के लिए तुम यहाँ खड़े अपने डैड से बहस कर रहे हो, सोचो कि उस लड़के का क्या होगा।
जब मैं उसे पूरे गांव के सामने बेइज्जत करूंगा या इस पूरे गांव के सामने उस लड़के का सच बताऊंगा, तो तुम जानते नहीं हो कि ये गांव वाले उसका क्या करेंगे। ये गांव वाले तुम्हारे प्यारे जानगा को हमेशा के लिए तुमसे छीन लेंगे, जिंदा जला डालेंगे उसे तुम्हारी आंखों के सामने ही। तो अब देख लो कि क्या चाहते हो तुम, ये तुम खुद सोच लो। ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, माय लिटिल यंग मास्टर। तो अब आप इस तरह से मुझे ब्लैकमेल करेंगे डैड? आपको क्या लगता है कि अगर मैं जाऊंगा तो क्या अपने जानगा को यहाँ छोड़ के जाऊंगा आप लोगों के बीच? बिल्कुल नहीं, मेरे जानगा मेरे साथ जाएंगे। हाँ, जिस जानगा की तुम बात कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे साथ जाएगा? नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। और जानते हो क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसके कंधों पर उसके परिवार की जिम्मेदारी है और उसके पैरों में मेरे एहसानों की बेड़ियां। तुम उसे जितना भी दूर लेके जाओगे नहीं, वो तुम्हारे उस जानगा का जमीर उसे वापस मेरे पैरों में ही लाके गिराएगा और तुम्हारा ये प्यार उसे रोक तक नहीं पाएगा। इसीलिए अपना ये शहरी ज्ञान और अपना ये टशन इधर अपने डैड के सामने तो मत ही दिखाओ और शराफत से शाम को तैयार होकर नीचे आ जाना। तुम्हारी सगाई है, अब जाओ अपने कमरे में। जिसके बाद ईबो के डैड ईबो की तरफ देखते हुए हुआन से बहुत ही रूडली बोलते हैं, हुआन लेके जाओ इसे यहाँ से और वापस से कमरे में बंद कर दो। और हुआन को फिर ऑर्डर देते हैं कि ईबो को वापस उसके कमरे में ले जाकर बंद कर दे, जिससे कि वो भाग ना जाए। जिसके बाद हुआन उनका ऑर्डर मानते हुए ईबो को वापस उसके कमरे में ले जाता है और फिर वैसे ही उसको वापस से उसके कमरे में बंद कर देता है। और वैसे ही एक बार फिर से ईबो अपने कमरे में वापस से बंद हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैन इस वक्त उसी तालाब के पास बैठा हुआ था जहां से कल वो लोग उसे और ईबो को लेके गए थे। आंखें सूजी हुई थी उसकी, माथे पर पट्टी बंधी हुई थी, चेहरे पर कई सारे घावों के निशान थे। वो वहीं बैठा बस एकटक पानी में खुद की बन रही परछाई को देख रहा था, खुद में ही कुछ सोच रहा था, खुद से ही पूछ रहा था। सोच रहा था कि यही तो चाहत थी उसकी, यही तो चाहता था वो कि वो उस लड़की से सगाई कर ले। फिर आज जब उसकी वो सगाई हो रही है तो उसे इतना बुरा किस बात का लग रहा है? क्यों उसके सीने में इतना दर्द हो रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे उसके सीने से जान निकलने वाली है, कोई उसकी रूह को बाहर खींच रहा हो। आज सगाई है और फिर कल इसी तरह से शादी भी हो जाएगी और फिर इसके बाद वो गांव से दूर। इसके बाद उसे इस गांव से दूर जाना होगा, ईबो से दूर जाना होगा, अपने प्यार से दूर जाना होगा, इन सारी यादों से दूर जाना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। पर क्या वो ईबो से दूर रहकर जी पाएगा? शायद हाँ, क्योंकि पास रहकर उसे किसी और के साथ देखने से तो यही अच्छा है कि वो दूर रहकर उसकी यादों में ही अपनी जिंदगी काटते। कम से कम वो उस दर्द से तो दूर हो जाएगा ना, बच जाएगा, जो अपने प्यार को किसी और के साथ देखने से होगा। अब वो और ईबो दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर पाएगा और ईबो अपनी शादीशुदा जिंदगी पूरी ईमानदारी से निभा पाएगा, बिना किसी परेशानी के। पर क्या सच में ऐसा होगा? जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए क्या वो जी पाएगा? या क्या सच में ईबो आगे बढ़ पाएगा? शायद हाँ, ईबो शायद आगे बढ़ जाए, पर वो शायद नहीं। वो कैसे आगे बढ़ पाएगा? आज तक नहीं बढ़ पाया है, तो फिर आज कैसे बढ़ पाएगा? अब कैसे बढ़ पाएगा? जब ईबो उसको छोड़कर बाहर पढ़ने चला गया था, वो तब भी नहीं बढ़ पाया था, तो वो अब क्या बढ़ पाएगा?
वो तब भी उसकी याद में, उसके इंतज़ार में समय काट रहा था, और अब भी शायद उसकी किस्मत में सिर्फ ये कीमती यादें ही लिखी गई हैं, और साथ ही ये कभी ना खत्म होने वाला इंतज़ार, बेबसी, तड़प, आधा अधूरा प्यार, और साथ ही सुकून भी। अधूरा प्यार पूरा होते हुए भी अधूरा ही रह गया। इंसान वहां बैठा ऐसे ही अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी वहां उसकी बहन भागते हुए आती है और हाफते हुए बोलती है, गा गगा गगा, आपको सीनियर वांग ने बुलाया है। गगा गगा, आपको सीनियर वांग ने बुलाया है। जिसको सुनकर जान हामी भरता है और बस तालाब के पास से उठकर जाने लगता है, पर वहीं पीछे से उसकी बहन अपनी चिंता वाली आवाज में पूछती है, गा गा। जिसको सुनकर जान समझ जाता है और रुककर उसके सर पर ब्रदरली वाला हाथ फेरते हुए फेक स्माइल करते हुए बोलता है, फिक्र मत करो शिंग शिंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पक्का ना? शिंग शिंग पूछती है, पर वो भी जानती है कि उसके गगा ठीक नहीं है। जिस पर जान भी हामी भरते हुए नोट करता है और फिर वहां से चला जाता है ईबो के घर के रास्ते। वहीं ईबो अभी भी अपनी बालकनी के पास ही खड़ा हुआ था और नीचे की तरफ अपनी उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था, और फाइनली अब जाकर उसकी नजरें उसके उस मनचाहे शख्स को देख ही लेती है जो अपने सर को नीचे झुकाए उसके घर की तरफ ही आ रहा था। ईबो शख्स को देखकर इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि जैसे उसका सब कुछ उसे वापस मिल गया हो। उसके चेहरे पर एकाएक चमक आ जाती है, वो खुद को काबू नहीं कर पाता और बस वहीं बालकनी में ही खड़ा अपनी बाहें फैलाए आगे बढ़ने लगता है, जैसे कि वो उस एक शख्स को गले लगाना चाहता हो, पर वो रेलिंग उसको रोक लेती है, जिसे वो पाउट करके देखने लगता है, जैसे कि ये रेलिंग भी अब उसकी दुश्मन हो गई हो। पर फिर भी उसके चेहरे की वो खुशी अभी भी कहीं नहीं गई थी, क्योंकि उसके जानगा उसके सामने थे और वो फाइनली उन्हें देख रहा था। दूर सही सही, पर देख तो रहा था। वहीं जान भी जो ईबो के घर की तरफ ही आ रहा था, वो कुछ महसूस करता है कि जैसे उसे कोई देख रहा हो, इसीलिए वो भी वही रुककर पहले इधर उधर देखने लगता है। फिर उसके दिमाग में कुछ आता है जिसकी वजह से वो ऊपर देखता है, और जैसे ही वो ऊपर देखता है उसके दिल में एक हल्का सा दर्द उठता है, पर चेहरे पर उसकी वो मुस्कान अभी भी बरकरार थी। ईबो भी ऊपर से जब जान का मासूम चेहरा देखता है जिस पर सफेद पट्टी के साथ साथ घाव लगे हुए हैं, तो उसके दिल में भी वही पुराना दर्द उठता है। उसके हाथों की वो मुट्ठियां अपने आप ही बंद हो जाती हैं। उसके जानगा की ये हालत उसकी वजह से हुई है, फिर भी वो बिना किसी शिकायत के उसे वो अपनी दुनिया की सबसे प्यारी मुस्कुराहट दिखा रहे हैं, जैसे कि वो उसे बता रहे हो कि वो ठीक है। पर ये तो ईबो भी जानता है ना कि उसके जानगा ठीक नहीं है। उसके जानगा दुनिया का सबसे बड़ा दर्द झेल रहे हैं, और वही दर्द वो भी महसूस कर रहा है, पर कुछ नहीं कर पा रहा। ईबो और जान ऐसे ही कुछ पल एक दूसरे को देखते रहते हैं। एक अपना दर्द छुपा रहा था और दूसरा उसको पढ़ रहा था। महसूस तो दोनों ही कर रहे थे, पर कह कोई नहीं पा रहा था। दोनों ही समय और तकदीर के मारे थे, और बस लोग उन्हें अपने हिसाब से चलाते जा रहे थे। जान अपने और ईबो के बीच के इस आई कांटेक्ट को तोड़ता है और फिर सर नीचे करके अपने बहरे आंसुओं को पोंछता है और अंदर चला जाता है। वहीं ईबो भी जान को अंदर आते देख खुद भी बालकनी से हटके अपने रूम के दरवाजे को अंदर से पीटने लगता है। गा हुआन गा गा गा, प्लीज दरवाजा खोलिए, कोई है, दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो, हुआनगा मुझे बाहर आना है, मुझे बाहर निकालो, हुआनगा प्लीज दरवाजा खोलिए, हुआनगा एक बार खोल दीजिए, प्लीज खोल दीजिए, कोई है, दरवाजा खोलो, हुआनगा प्लीज प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, हुआनगा हुआनगा दरवाजा खोलिए,
मुझे बाहर आना है। हुआनगा। पर उसकी वहां कोई नहीं सुन रहा था। थक हार कर वो फिर वहीं हार मान जाता है और गुस्से में एक जोरदार पंच उस गेट पर मारता है, जिससे उसके हाथ पर भी लग जाती है। खून निकल आता है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस वही अपने घायल हाथ को लिए वही थक हार कर गेट से टिक कर बैठ जाता है और खुद में ही विस्पर करता हुआ अपनी मायूस आवाज में बहुत ही धीरे धीरे से बोलता है, प्लीज मुझे बाहर आने दीजिए, प्लीज प्लीज खोल दीजिए, मुझे बस एक बार बाहर आने दीजिए, मुझे बस एक बार उन्हें देखना है, बस एक बार, प्लीज मुझे बाहर आने दीजिए, मुझे बस एक बार उन्हें देखने दीजिए, खोल दीजिए, खोल दीजिए। वहीं दूसरी तरफ नीचे जान भी मेंशन के अंदर आ गया था। वहां खड़े जितने भी लोग थे वो सब उसे घिन भरी नजरों से देख रहे थे। जो लोग उसके पास आते थे, उसके साथ बैठते थे, हंसते थे, खेलते थे, बोलते थे, वो सब लोग भी उससे दूर भाग रहे थे, जैसे कि उसे देखने से, उसे छूने से, उसके पास भी आने से उनको वो बीमारी लग जाएगी, उनमें फैल जाएगी। जैसे कि वो कोई अछूत हो, एक ऐसा बोझ जिसे सब छोड़ देना चाहते हो। उनकी वो अजीब तंज भरी नजरें उसके दिल के अंदर तक चुभ रही थी और जान खुद को बस एक अपराधी की तरह महसूस कर रहा था और बस अपने सर को झुकाए, अपनी नजरें नीचे किए चुपचाप अंदर की तरफ बढ़ता जा रहा था। चुपचाप अंदर की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसके कदम भारी थे, जैसे उसके हर कदम पर दुनिया उसे याद दिला रही हो कि उसका प्यार इस दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। उसके पास ना कोई शब्द थे और ना ही कोई सहारा, बस एक नजरें थी, पर अब वो भी झुकी हुई थी, पर प्यार से नहीं बल्कि लोगों की सोच से। कुछ मिनट्स का वो मुश्किल सा सफर तय करने के बाद आखिरकार जाना हॉल में पहुंच ही जाता है, जहां सीनियर वांग बैठे हुए थे। जान उनकी तरफ जाता है और अपना सर झुकाए हुए ही बोलता है, आपने बुलाया सीनियर मास्टर? हाँ, गांव से जाने का हुक्म दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जितने दिन हो उतने दिन काम नहीं करोगे। तुम यहाँ ईबो की शादी तक के लिए रुके हो, इसलिए थोड़ा काम करो। सीनियर वांग इतना बोलते हैं और टेबल पर पड़े एक चाबी के गुच्छे को उठाते हुए जान के सामने करते हुए बोलते हैं, ये लो चाबी, ईबो के होने वाले इन लॉज एंगेजमेंट के बाद यहीं रुकेंगे शादी तक, इसीलिए जाकर देखो कि गेस्ट हाउस उनके खातिरदारी के लिए ठीक है या नहीं, और नहीं है तो उसको ठीक करो। जाओ। जी सीनियर मास्टर। जान हामी भर के रिस्पेक्टफुली बो करके वहां से जाने लगता है, पर सीनियर वांग उसे फिर से बुलाते हैं। सुनो। जिस पर जान रुक जाता है और एक बार फिर उनकी तरफ देखता है। ईबो की सगाई में समय से पहले आ जाना, यहाँ पे अभी भी बहुत काम है, अब जाओ। जी सीनियर मास्टर। जान बस सर को झुकाए फिर से जी मास्टर बोलकर वहां से चला जाता है और पीछे रह जाते हैं सिर्फ सीनियर वांग, जो उसी की तरफ अपनी रूड नजरों से देख रहे थे और बस खुद में ही बोलते हैं, तुम भी बुरे नहीं हो, पर बस तुम एक लड़के हो। खैर, रात हो गई थी, एंगेजमेंट का समय नजदीक आ गया था। मेंशन में गेस्ट आ रहे थे, चारों ओर लाइटनिंग थी, चारों ओर रोशनी थी, लोगों की हंसी थी, जश्न की गूंज थी, सबके चेहरों पर रौनक थी, पर कोई था जो उदास था, जिसका सब कुछ छिनने वाला था। ईबो, जिसका सपना अपने जानगा के साथ रहने का था, आज वो छिनने वाला था। आज उसकी डिजायर उससे छिनने वाली थी। आज उसके जानगा का बोबो हमेशा के लिए उससे दूर होने वाला था।
जानगा, जानगा, बोबो हमेशा आपके साथ रहेगा। आप भी बोबो के साथ रहना। जानगा, जानगा, बूढ़ी आईनी। आई एम सॉरी गगा, मेरा छोटा डीडी। आई एम सॉरी गगा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। वो हमेशा आपके साथ रहेगा। आई एम सॉरी। जानगा, जानगा, बूढ़ी आईनी। आई एम सॉरी गगा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ईबो अपने बचपन की यादों को बस याद करके रोने लगता है और वैसे ही रोते हुए माफी मांगने लगता है। चांद की चांदनी धीरे धीरे उसकी बालकनी से अंदर आ रही थी और ईबो वही मिरर के सामने खड़ा अपने ब्लैक टैंक सूट के साथ खुद को देख रहा था। ये टैंक सूट उस पर परफेक्ट लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही नमी थी। वो बस आईने के सामने अपने और जान की यादों को मिस कर रहा था। वो खुद से ही सवाल करता है, मैं कैसे अपने जानगा के बिना जी पाऊंगा। ये सवाल करते ही उसकी आंखों के एक कोने से फिर से आंसू की एक बूंद टपक पड़ती है। वहीं पीछे से हुआनगा आ जाते हैं। ईबो को इस तरह से चुपचाप रहता देख, उसको मायूस रहता देख उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर क्या करे, वो भी मजबूर थे। वो ईबो के डैड के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे, इसीलिए वो ईबो के पास आके उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे बोलते हैं। वो जिस पर ईबो बोलता है, ग जानगा है नीचे। पर चलिए ग, मुझे उन्हें देखना है। चलिए। चलो। वैसे ग, आपको आपका वादा याद है ना? हाँ, वो याद है मुझे। अभी चलो। इसके बाद ईबो और हुआन नीचे आने लगते हैं। नीचे चारों ओर शोर, हंसी मजाक, गाना सब हो रहा था। गेस्ट एक दूसरे से मिल रहे थे, एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे थे। ईबो के इन-लॉज भी आ गए थे। सीनियर मास्टर के साथ उनकी वाइफ उनका रिस्पेक्टफुली वेलकम करते हैं। वहीं काम करने वाले अपना काम भी कर रहे थे, कुछ पानी बांट रहे थे तो कुछ शरबत। तभी कुछ पल बाद ईबो भी नीचे आ जाता है। वो जैसे ही नीचे आता है, अपनी नजरें इधर उधर करता है। वो देखता है कि उसके इन-लॉज और उसकी होने वाली मंगेतर अपने पिंक चाइनीज ट्रेडिशनल ड्रेस पहने खड़ी है और अपनी ब्यूटीफुल स्माइल और चमचमाती हुई आंखों से उसी की तरफ देख रही है, जैसे कि कब से वो उसी का इंतजार कर रही हो। और फाइनली वो अब जाके दिखा है। पर ईबो की नजरें किसी और को ढूंढ रही थी। वो लोगों के बीच अपनी खोई हुई खुशी को ढूंढ रहा था और फाइनली उसे वो दिख भी जाती है। वो वही उन्हीं लोगों के बीच अपना वाइट टैंक सूट पहने, वो अपने एंजेलिक से फेस पे फेक पर ब्यूटीफुल इनोसेंट स्माइल लिए गेस्ट का वेलकम कर रहा था। पर वो तो वही जानता है कि वो इस वक्त क्या महसूस कर रहा था, कि इस वक्त उस पर क्या बीत रही थी। वो चेहरे पर मजबूती का मुखौटा पहने हुए था, पर वो भी जानता था कि उसका दिल इस वक्त कितना कमजोर हो चुका था, जो बस कभी भी किसी भी पल बिखर सकता था। वो भीड़ में खड़ा था, सबको मुस्कुराहट बांट रहा था, क्योंकि ये उसका फर्ज था, पर शायद उसकी सजा भी। वहीं दूर खड़े ईबो के दिल में उसको इस तरह से देखकर सवाल आता है कि आप कैसे कर लेते हो ये सब? इतना सब सहने के बाद भी आप कैसे मुस्कुरा लेते हो? आपके चेहरे पर ये मुस्कान कैसे आ जाती है?
मेरे लिए तो यहाँ मुस्कुराने का दिखावा करना भी मुश्किल हो रहा है। वो जानता था कि जान के मुस्कुराने के पीछे कितना गहरा जख्म छुपा हुआ है, मगर उसके सामने खड़े होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसकी जिंदगी उसके सामने थी, पर वो एक कदम बस आगे बढ़ाकर उसको अपनी बाहों में समेट तक नहीं पा रहा था, क्योंकि पीछे से एक शख्स की आवाज ने उसे आगे बढ़ने से रोक जो दिया था। ईबो, इधर आओ, तुम्हारी होने वाली फियांसे तुम्हारा इंतजार कर रही है। बस इतना सुना और उसके पैर वहीं जम गए। दिल में एक तेज सी चुभन उठी, पर दर्द की वो कराहत किसी ने ना सुनी। आंखें नम हुई, पर किसी को पता ना चलने दिया। सर झुका लिया, सिर्फ आंसू छुपाने के लिए। पलट गए, बस अपने घर से नजरें छुपाने के लिए, उस रास्ते की तरफ जहां सिर्फ एक दिखावा था। सिर्फ फर्ज और हर दिन जिंदा होकर भी मरना लिखा था। सिर्फ फर्ज और हर दिन जिंदा होकर भी मरना लिखा था। पीछे भीड़ में जान अभी भी मुस्कुरा रहा था, और ईबो उस मुस्कान के पीछे छुपी टूटी रूह को आखिरी बार देख रहा था, जैसे अपनी सांसों को उससे दूर जाता हुआ महसूस कर रहा हो। ईबो अपने भारी कदमों को घसीटता हुआ अपने डैड के पास आता है। उसके चेहरे पर अब एक ऐसी उदासी थी जैसे सालों पुरानी बारिश का पानी किसी कोने में ठहरा हुआ हो। आंखों में कोई चमक नहीं थी। अगर सच में कुछ था तो वो सिर्फ एक सुकून भरी खामोशी। कम से कम एक बार उसने अपने जानगा को देख तो लिया। उसके जिस्म में हार और थकान का बोझ था, जैसे उसके दिल में एक बेजान सा दर्द समाया हुआ था। होंठ बिल्कुल सीधे, जैसे मुस्कुराना भूल गया हो। आंखों के नीचे डूबते सूरज का साया था, जैसे पता नहीं कितनी रातों से वो सोया ना हो। वो एक मुरझाया हुआ फूल लग रहा था, जिसकी खुशबू को हवा ना जाने कब चुरा ले गई हो, जिसका रंग समय ने छीन लिया हो। कंधे झुके हुए थे, सांसें बोझल थी, और आंखों में एक सूनापन, जैसे कि जिंदगी का हर रंग छिन गया हो और अब सिर्फ एक बेमहर मौसम रह गया हो। एक ऐसा इंसान जिसका सब कुछ छीनने वाला हो, मगर वहां खड़े किसी को फर्क नहीं पड़ता। उसके डैड उसे उन लोगों से मिलवाते हैं जिन्हें उन्होंने उसके लिए पसंद किया था। उसकी होने वाली फियांसे आकर खुशी खुशी उसके सामने बो करती है, और ईबो सिर्फ सीधा खड़ा रहता है, कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं करता, जिसको देखकर उसके डैड चिढ़ जाते हैं। मगर ईबो अब इस हालत में ही नहीं था। वो किसी की कुछ सुन ही नहीं रहा था, या ये कह लो कि वो सुनकर भी अनसुना कर रहा था। और फिर उसके डैड, जो जानते थे कि कैसे उसे मजबूर किया जाए, वो उसके कान में धीरे से फुसफुसाते हैं, अगर तुम चाहते हो कि वो नौकर आज यहाँ सबके सामने बेइज्जत हो तो जो मन में आए वो करो, मैं नहीं रोकूंगा। बस ये सुनते ही ईबो की मुट्ठियां फिर से कस गई। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई, पर तभी एक आवाज ने उसे फिर से हकीकत से रूबरू करा दिया। तो एंगेजमेंट रिचुअल शुरू करते हैं। होने वाले ग्रूम और ब्राइड प्लीज यहाँ बीच में आ जाइए। ये आवाज सुनते ही जान के आंसू इस बार रुक नहीं पाते। उसके सामने उसका प्यार किसी और के नाम की अंगूठी पहनने जा रहा था, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। ना वहां से जा पा रहा था, ना रुक पा रहा था, क्योंकि उसके पीछे ईबो के डैड के वो दो आदमी उसका रास्ता रोके हुए खड़े थे, और वहीं ईबो बेजान सा चलकर सबके बीच पहुंच गया था। वहां उसकी होने वाली मंगेतर पहले से ही तैयार खड़ी थी, आंखों में चमक लिए, होठों पर मुस्कुराहट लिए, अपने हाथ में उसके नाम का रिंग पहनने का इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में अपने नाम की रिंग पहनाने का इंतजार कर रही थी।
वहां पहुंचते ही उसने एक नजर उस लड़की पे डाली। हाँ, वो खूबसूरत तो थी, पर उसके जानगा जितनी नहीं। उसके वहां पर पहुंचते ही सीनियर मास्टर अपनी सख्त आवाज में बोलते हैं, ईबो, पहले अंगूठी तुम पहनाओगे। जिसे सुनकर उस लड़की ने खुशी खुशी अपना हाथ ईबो की तरफ बढ़ाया, जैसे इस एक पल का इंतजार उसने बेसब्री से किया हो। वहीं ईबो के हाथ कांप गए, पर उसने एक पल के लिए अपना सर उठाया और उस भीड़ में वो उसे देखता है। वही चेहरा, वही मुस्कुराहट, वही आंखें, लेकिन उसमें सिर्फ आंसू थे। जान जो उन्हीं लोगों के बीच में खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर वो अपने मुस्कुराहट लिए हुए था। और सबकी तरह वो भी उसी की तरफ देख रहा था, जो अभी किसी और को अंगूठी पहनाने वाला था। पर ये मुस्कुराहट सिर्फ लोगों के लिए थी, उसके लिए तो जैसे वो अपने आप को वहीं दफन कर रहा था, हमेशा के लिए। ईबो, रिंग पहनाओ। फिर ये आवाज, ईबो के कानों में पड़ता हुआ ये आवाज तो जैसे कोई कर्स था जो उसको बार बार मिल रहा था। ईबो अपनी नजरें जान की तरफ से हटा लेता है और अपने डैड की वो बातें याद करके, सोचो क्या होगा जब मैं गांव वालों को तुम्हारे जानगा का सच बताऊंगा तो लोग उसे जिंदा जला देंगे। उस लड़की की उंगली में अंगूठी पहना देता है और फिर खुद भी कांपते हुए हाथों से वो अंगूठी पहन लेता है, उसी उंगली में जिसमें उसने कभी अपने जानगा के नाम की अंगूठी पहनने का सपना देखा था। चारों ओर खुशहाली थी। सीनियर मास्टर से लेकर लड़की के डैड तक सब खुश हो गए थे, सबके सब खुश थे। पर दो दिल बिखर गए थे, जैसे भीड़ में सरसों के दाने जिन्हें समेटने वाला कोई नहीं था। जान अपने लगातार बहते हुए आंसुओं को छिपाने के लिए अपनी नजरें झुका लेता है, और ईबो, वो बस उसी की तरफ देखते हुए अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान लिए खड़ा रहता है। उन दोनों ने आज की शाम अपना सब कुछ खो दिया था। अगर कुछ बचा था तो उन दोनों को कंधा देना, जिसकी अनाउंसमेंट भी सीनियर मास्टर ने तुरंत ही कर दी थी। तो चलिए आज की शाम का जश्न मनाते हैं, पर ध्यान से, क्योंकि कल की शादी का लुत्फ उठाना अभी बाकी है। आप सबको कल मेरे बेटे की शादी में जरूर आना है। और ये अनाउंसमेंट जो ईबो के लिए अब बर्दाश्त कर पाना मुश्किल था, इसीलिए वो बिना पीछे मुड़े वहां से बाहर चला जाता है, जिसको देखकर पीछे खड़ी ईबो की माँ उसको रोकने के लिए कदम तो बढ़ाती है, पर सीनियर मास्टर उसको रोक देते हैं, ये कहकर कि जाने दो उसको, रो ले जितना रोना है, रो लो जितना रोना है ईबो, पर मैं तुम्हारे लिए अपने इतने सालों की कमाई हुई इज्जत को बर्बाद नहीं करने दूंगा, वो भी उस बीमार नौकर के लड़के के लिए। सीनियर मास्टर ईबो को जाते हुए देखकर खुद में ही बोलते हैं और फिर वापस से अपने गेस्ट के साथ हंसी मजाक और बातचीत करने में लग जाते हैं। वहीं जान भी देखता है कि ईबो वहां से चला गया है, तो वो भी वहां से जाने लगता है, पर पीछे से कोई उसको रोक लेता है, और वो कोई और नहीं बल्कि हुआनगा ही थे, जो ईबो से किए हुए उस वादे को पूरा करने के लिए आए थे। वो जान का हाथ पकड़ते हैं और वहीं मेंशन के बैक साइड छोटे से पॉन्ड के पास उसे लेकर आ जाते हैं, जहां ईबो उसका इंतजार कर रहा था। हुआनगा उसको वहां छोड़ते हैं और ईबो से बोलते हैं, लो ईबो, मेरा वादा पूरा हुआ, मिल लो अपने जानगा से, पर ध्यान रहे मास्टर की नज़रों में मत आना, समझे? जिस पर ईबो हामी भरते हुए नोट करता है और फिर बोलता है, थैंक यू हुआनगा। जिसके बाद फिर हुआनगा वहां से चले जाते हैं। वहीं जान जो खड़ा ईबो और हुआन को देख रहा था, वो बोलता है, बॉडी, पर उसके कुछ बोलने से पहले ही ईबो उसको अपनी बाहों में समेट लेता है
उसको अपनी बाहों में भर लेता है, उसको टाइटली हग कर लेता है, जैसे कि उसे इस समय बस इसी एक चीज की जरूरत थी। वहीं जान भी अब उसको कुछ नहीं बोलता, क्योंकि जितनी जरूरत ईबो को थी उतनी ही जरूरत उसको भी थी, शायद उससे भी ज्यादा उसको थी। दोनों के दिल एक दूसरे को महसूस कर रहे थे, उनकी आंखें नम हो गई थी। ईबो और जान दोनों ही रोने लगे थे, पर जान खुद के आंसुओं को बहने से संभाल रहा था, पर वो अंदर ही अंदर रो रहा था, जिसकी वजह से जान का गला भर गया था। ईबो रोते हुए ही जान को अपने गले से लगाए हुए ही बिल्कुल किसी हारे हुए इंसान की तरह बोलता है, मैं हार गया गा, मैं हार गया, मेरा प्यार हार गया। डैड जीत गए, उनकी जिद जीत गई। उन्होंने मुझसे आपको छीन लिया गा, मुझसे आपको दूर कर दिया गा। उन्होंने ऐसा क्यों किया गा? उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्हें सिर्फ उनका गुरूर दिखा, उनकी वो इज्जत दिखी, उन्हें मैं नहीं दिखा गा। अगर वो मुझसे प्यार करते तो उन्हें मैं दिखता। वो मुझसे प्यार नहीं करते, वो खुद को मेरा डैड कहते हैं गा, पर उन्होंने अपने बेटे की ही खुशियां छीन ली। उन्होंने ऐसा क्यों किया? अगर वो मुझसे प्यार करते तो वो ऐसा नहीं करते। उन्हें मैं दिखता गा, वो मुझे देखते, वो मेरा प्यार देखते, वो मुझसे जिद नहीं करते। पर नहीं गा, नहीं, उन्हें उनकी जिद दिखेगा। उन्होंने अपनी जिद के लिए मुझे बर्बाद कर दिया। अगर वो मुझे आपका नहीं होने देते तो ठीक था, मैं आपके बिना अकेले ही जिंदगी बिता लेता, और उन्होंने मुझे, मेरे वजूद को ही झूठा बना दिया गा। उन्होंने ऐसा क्यों किया गा? अब मैं उस लड़की के साथ कैसे रहूंगा? क्या कहूंगा उससे? उसे वो खुशी नहीं दे सकता, उसे वो प्यार नहीं दे सकता जो उसे वो चाहिए था गा। उसने आज मुझे वो अंगूठी पहनाई है गा, मैं क्या करूंगा गा? गा मैं हार गया, मैं हार गया गा, मैं हार गया। डैड जीत गएगा, उनकी जिद जीत गई, मैं हार गया। उन्होंने ऐसा क्यों किया गा? उन्होंने ऐसा क्यों किया? अपने आप को मौका तो पोटी, इंसान बोलता है, जिसको सुनकर ईबो जान की बाहों से बाहर आता है और अपने उसी मैसी हालत में ही जान को कंफ्यूजिंगली देखता है, जिस पर जान हिम्मत जुटाते हुए बोलता है, मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ जो तुम पे बीत रही है, क्योंकि मैं भी वही महसूस कर रहा हूँ। पर अब जो सच है उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ईबो। पर सच ये नहीं है का, ये सच नहीं है। सच ये है कि आप मुझसे प्यार करते हैं, सच ये है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, इसके अलावा कुछ सच नहीं है। हाँ, माना कि हम सेम जेंडर होकर एक दूसरे से प्यार करते हैं और सब इसको बीमारी मानते हैं, उनकी नजर में हम एबनॉर्मल हैं, पर हमारा प्यार, हमारी फीलिंग्स, उसका क्या का, वो तो नॉर्मल है ना। फिर क्यों ये लोग हमारे वजूद, हमारे प्यार पर उंगली उठा रहे हैं? हमारे बीच प्यार हैगा, हम एक साथ रह सकते हैं, एक साथ रहने को तैयार हैं, फिर ये कौन होते हैं हमें रोकने वाले का? होते कौन है ये हमें रोकने वाले का? सिर्फ एक प्यार से घर और जिंदगी नहीं चलती ही वो। लोगों की नजरों में भले ही ये प्यार शब्द नॉर्मल है वो, पर तब जब ये एक लड़का और एक लड़की के बीच में हो। पर जब ये लोग एक लड़का लड़की का प्यार एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए क्योंकि उसका कास्ट, उसकी सोसाइटी, उसका स्टैंडर्ड डिफरेंट हो जाता है, तो हमारा तो सीधे ही सीधा पूरा जेंडर ही डिफरेंट है। और जिस सच की तुम बात कर रहे हो ईबो, वो हमारा सच है, वो सिर्फ हमारा सच है ईबो। वो लोगों के लिए झूठ है, और जो उनका सच है वो हमारे लिए सजा। वो हमारा सच नहीं मान सकते और अपना सच हम पे लागू करते हैं, पर इस सच की लड़ाई में हमारा सच और हम दोनों ही खो जाते हैं, और इस सोसाइटी का सच जीत जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी तो इन्हीं की होती है ना। बोबो लोगों को तब फर्क नहीं पड़ेगा जब हम खाली पेट सोएंगे,
बल्कि उन्हें तब फर्क पड़ेगा जब हम उनकी बात मानने से इनकार करेंगे। उनके बनाए हुए रूल्स के सामने हमारे वजूद की कोई कीमत नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। इसीलिए जो है उसको एक्सेप्ट करो और अपने आप को मौका दो, शायद तुम आगे बढ़ पाओ। पर हाँ, याद रखना, तुम्हारा प्यार मेरे दिल में हमेशा रहेगा और मैं भी तुम्हारा हमेशा रहूँगा। तुम आगे बढ़ो बॉडी, तुम्हारे दिल को संभाल के रखने की जिम्मेदारी मेरी है। इबोजान की बात सुन के कुछ पल के लिए शांत रहता है और फिर तालाब की तरफ फेस किए हुए ट्रायली ही चकल करते हुए बोलता है, कितना आसान है ना गा, इतना आसान है ये कह देना कि तुम आगे बढ़ो। पर का कहना आसान है, पर करना उतना ही मुश्किल। आप तो मेरी फीलिंग्स फील कर सकते हो ना का, फिर आप ये कैसे कह सकते हो? आप कैसे कह सकते हो ये बात? मुझे नहीं पता कि आप कौन सा दिल लेके पैदा हुए हो, पर अगर मैं आपकी जगह होता तो आपको किसी और के साथ देखना मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता। पर पता नहीं आपने ये कैसे एक्सेप्ट कर लिया। मैं भले ही आज ये सगाई और ये शादी कर रहा हूँ, पर मेरी जिंदगी उसी दिन थम गई थी जिस दिन आपने उस लड़की को मेरे लिए चुना था। मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा का, पर शायद आप बढ़ जाओगे। तुम्हें लगता है कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा बूढ़ी? बचपन से नहीं बढ़ पाया, जब छोटा था तब नहीं बढ़ पाया, तो अब क्या बढ़ पाऊंगा? तुम कह रहे हो कि तुम मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकते हो। तुम्हें पता है, जब तुम दूर थे तो मैं इस ख्याल के साथ ही रोज जीता था कि कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गए, पर ये मैं किसी को बता नहीं पाता था। मैं मानता हूँ कि ये कहना आसान है, पर करना मुश्किल। पर करना तो पड़ेगा ना वो। जिस पर ईबो एक बार फिर उसकी तरफ फेस करते हुए और उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, तो नहीं करते हैं ना का? चलिए भाग चलते हैं यहाँ से, इस गांव से, इस समाज से, इन लोगों से, इस सबसे दूर। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको संभाल लूंगा, आपके माँ बाबा, आपकी बहन, आप सबको संभाल लूंगा, सबकी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। पर गा, मैं यहाँ नहीं रह सकता, इन सबके बीच नहीं रह सकता गा। इस तरह से नहीं रह सकता मैं यहाँ पे, इस तरह से यहाँ आपको तकलीफ में देख के, लोगों के सामने झूठी हंसी हंसते हुए देख के नहीं रह सकता गा यहाँ पे। उसकी आवाज में एक तलब थी, एक मांग थी, एक जिद थी, पर आंखें बिना उम्मीद के भी उम्मीद किए हुए थी, क्योंकि वो जानता था कि जान ऐसा कुछ नहीं करेगा। पर फिर भी वो बोलता है कि शायद वो हाँ बोल दे, पर नहीं, इंसान कुछ नहीं बोलता। वो बस वैसे ही ईबो को देख रहा था, ऐसे जैसे कोई पपीहा बारिश की वो 2 बूंद पीने के लिए ऊपर आसमान की तरफ देखता है, इस इंतजार में कि बारिश होगी और प्यास बुझेगी। पर कैसे बोल दे कि वो ईबो की बात मान नहीं सकता, क्योंकि वो पहले से ही उसके बाबा की बात मान के इस गांव से जा रहा है। आज की ये रात उसकी और ईबो की एक साथ की आखिरी रात है। इसके बाद दोनों के रास्ते अलग हैं, हमेशा के लिए वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। नहीं बोबो, बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह से मेरे परिवार की जिम्मेदारियां मुझ पे हैं, तुम पे भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारे परिवार की, उस लड़की की। तुम भाग नहीं सकते अपनी जिम्मेदारियों से, और ना ही हम भाग सकते हैं। मेरा डीडी ऐसा नहीं है, ये गलत होगा बॉडी। और अगर हम भागेंगे तो लोग हमारे प्यार को और बुरा बोलेंगे, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा डीडी। पर का मेरे प्यार का क्या? और वो लोग जो बोलेंगे उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे पता है का कि मेरा प्यार कितना सच्चा है, कितना प्योर है। मुझे पता है, आपको पता है, बस इसके अलावा मुझे किसी से कोई मतलब भी नहीं है। बस फिर लोग क्या बोलते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
पर भागने से कोई फायदा नहीं है बोबो। तुम्हें पता है कि हम नहीं भाग पाएंगे, इसीलिए अब तुम्हारी होने वाली वाइफ ही तुम्हारा प्यार है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसके साथ रहो, उसके साथ आगे बढ़ो। पर गा बॉडी, कल तुम्हारी शादी है, ये शादी करो और हो सके तो मुझे भूल के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। उस लड़की के साथ खुश रहो जो तुम्हारा आने वाला कल है। जान खुद टूट के ईबो को संभालने में लगा हुआ था, पर शायद वो नहीं जानता था कि वो पहले ही उसके इन शब्दों से बिखर गया था, जब उसके प्यार ने ही उससे कह दिया कि उसे भूल जाओ। कैसे भुला दे वो उस प्यार को जिसे उसने बचपन से चाहा? कैसे भुला दे वो उसे जिसे पाने का सपना उसने ना जाने कितनी रातें और कितने दिन देखे थे? नहीं, उसके बस का नहीं है ये। आप सब मुझ पे अपना डिसीजन थोप रहे होगा और आज फिर से आप वही कह रहे हो, ये जानते हुए कि मैं आपके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। फिर भी आप ऐसा कैसे बोल सकते होगा? आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? आपकी ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मैं आपसे कह दूं कि आप मुझे भूल जाओ, तो क्या आप भूल जाओगे? हाँ, बोलिए। नहीं भूल पाओगे ना? तो मुझसे क्यों उम्मीद कर रहे हो कि मैं भूल जाऊं? जिम्मेदारी आपको निभानी है तो आप निभाइएगा, पर मुझे नहीं निभानी। मैंने अपने दिल से सिर्फ एक चीज निभाने की सोची थी का, पर आप सब मुझसे वो भी छीन रहे हो। क्यों कर रहे हो आप सब ऐसा? क्यों कर रहे हो आप सब ऐसा? डैड को तो चलो मान लिया, समझ सकता हूँ, क्योंकि शायद उनके पास दिल ना हो, पर आप तो समझ सकते हो ना का? फिर क्यों ये बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हो आप? देखो का, मैं जानता हूँ कि आप डैड की वजह से पीछे हट रहे हो, क्योंकि उन्होंने आप पे और आपके परिवार पे बहुत एहसान किए हैं। पर गा, उस एहसान का क्या फायदा जो आपको जीते जी मार दे? हमारा वजूद, हमारा अस्तित्व, हर चीज झूठा कर दे, उसे मिटा दे, हमें बीमारी समझे। क्या फायदा है इस एहसान का? नहीं वो सिर्फ एहसान ही एक वजह नहीं है कि मैं पीछे हट रहा हूँ। मैं हट रहा हूँ कि लोग तुम्हें वो कह के ना पुकारे जो मैं बन गया हूँ। लोग तुम्हें उस नजरों से ना देखें जिस तरह से लोग मुझे देख रहे हैं। मैं नहीं चाहता बोबो कि तुम्हारे पापा भी तुम्हें वो बुलाएं जो मेरे पापा मुझे बुला रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ ये। इसीलिए अच्छा यही है कि तुम ये शादी कर लो और मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि मैं अपने लिए तो ये सब बर्दाश्त कर सकता हूँ बोबो, पर तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं। पर गा, ईबो एक कदम आगे बढ़कर जान के सामने अपनी बात रखना चाहता था, पर जान अपना एक कदम पीछे रखकर खुद को ईबो से दूर कर देता है और हिम्मत जुटाते हुए कहता है, नहीं ईबो, अब तुम्हें जाना चाहिए। सीनियर मास्टर अगर हमें देख लेंगे तो कल की तरह फिर से कुछ हो जाएगा, इसीलिए जाओ और फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा गा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। आप नहीं जानते कि आप मुझसे खुद को दूर नहीं कर रहे, बल्कि मुझसे मेरी जिंदगी को दूर कर रहे हैं। ईबो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में बोलता है, जिस पर जान कहता है, मैं तुम्हारी जिंदगी तुम्हें दे रहा हूँ ईबो, हो सके तो उसके साथ जियो जिसमें तुम्हारा कल है। बस गा, बस। अब आप मुझे नहीं बताएंगे गा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। आपने मुझे खुद से दूर कर दिया, तो अब मेरे लिए फैसला लेने का हक भी आपको नहीं है गा। मुझे किसके साथ जीना है और किसके साथ नहीं, आपके बिना जीना है, आपकी यादों में रोज मरना है, वो मैं डिसाइड करूंगा, आप नहीं। आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ईबो एकदम अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, जिसको सुनकर जान और ज्यादा परेशान हो जाता है। वो डर जाता है कि कहीं ईबो कुछ ईबो पर ईबो अब अपना मुंह से मोड़ लेता है और बस इतना बोलता है, फिक्र मत कीजिएगा, मैं अपने डैड की तरह बुरा नहीं,
मुझे मेरी खुशी ना मिली तो क्या हुआ, मैं उस लड़की से उसकी खुशियां नहीं छीनूंगा। अलविदा का। अब शायद हमारी मुलाकात शादी के बाद ही हो, पर उम्मीद करूंगा कि आप कल मेरी शादी में मुझे ब्लेसिंग देने ज़रूर आएंगे। इतना बोलकर ही वो बिना पीछे मुड़े वहां से चला जाता है और पीछे जान बस इस उम्मीद में खड़ा होता है कि काश ही वो पीछे मुड़कर एक आखिरी बार उसे अपना चेहरा दिखा दे, उसे अपने गले से लगा ले। पर शायद अब ये भी उसकी तकदीर में नहीं था, जिसके बाद वो भी बस अपना सिर झुकाए पीछे मुड़ता है और चला जाता है अपने रास्ते की तरफ, वो रास्ता जहां सिर्फ अकेलापन है। अधूरा प्यार खालीपन से भी ज्यादा भारी होता है, क्योंकि दिल अभी उम्मीद में धड़कता है और रूह चुपचाप खामोशी में डूबती रहती है। सुबह होती है, अजीबों की शादी है और जान का इस गांव में आखिरी दिन। चारों ओर खुशियां थी, गांव का हर कोना सज रहा था, पर जान अपना सामान बांध रहा था। ईबो को अभी भी नहीं पता था कि जान आज हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर जा रहा है। वो तो बस अपने कमरे के बालकनी में खड़ा हमेशा की तरह उसके आने का इंतजार कर रहा था। उसका दिल बस एक ही सोच पकड़ कर बैठा था कि शादी से पहले वो एक बार और जानगा को देख ले, एक बार और वो उनकी आवाज़ सुन ले। पर उसे ये पता नहीं था कि शायद उसका ये इंतज़ार अब कभी पूरा नहीं होगा। हाँ, वो कल गुस्से में जान को छोड़कर चला आया था, पर घर आके वो बहुत पछता रहा था कि काश वो शादी से पहले कुछ और पल अपने जानगा के साथ बिता लेता। पर कल वो इतने गुस्से में था कि उसने दोबारा पीछे मुड़कर एक बार देखा तक नहीं और बस घर आकर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और तोड़फोड़ मचाने लगा, फिर रोने लगा, अपनी किस्मत को कोसने लगा। वहीं जान भी कल की रात घर आकर कुछ नहीं बोला, बस पिछली रात की तरह कल रात भी उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और खाली पेट लेट गया, ना सोया ना आंखें झपकाई, बस बेजान सा लेटा रहा। शायद इसीलिए कि अगर गलती से भी पलक झपक गई तो सुबह हो जाएगी। पर आखिर समय किसके लिए रुका है, उसको कौन रोक पाया है? इसीलिए सुबह तो होनी ही थी। सुबह होती है। सुबह होते ही उसने अपने बाबा से सामान बांधने के लिए कहने की सोची, पर उसके बाबा के तानों ने उसकी बची खुची हिम्मत भी छीन ली और फिर वो खुद ही लग गया सामान बांधने में। उसके बाबा का गांव छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं था, पर वो उस गांव में रहते भी कैसे, जिस गांव में उनके बेटे की वजह से अब कोई उन्हें देखना भी पसंद नहीं करता। हाँ, सीनियर मास्टर ने कहा जरूर था कि गांव वालों तक ये बात नहीं जाएगी, पर ये गांव है, यहाँ हर बात आग की तरह फैलती है। गांव में सबके कानों में हल्की हल्की खबर पहुंच गई थी और अब सब उससे और उसके परिवार से बहुत घृणा करते थे और उसे नीची नजरों से देखते थे। इसी वजह से उन्हें भी ये गांव छोड़ना पड़ रहा था, पर बिना मन के। जहां जान और उसके परिवार की पैकिंग हो रही थी, वहीं ईबो के शादी के कपड़े भी आ गए थे और अब सिर्फ उसका तैयार होना बचा था। हुआनगा कमरे में आते हैं और ईबो की खाली आंखों को देखते हैं, जो आज सुबह से बस बाहर की ओर ही देख रही थी, ऐसे जैसे कोई आसमान में ऊंची उड़ान भरने वाला पंछी नीचे पिंजरे में कैद होने के बाद ऊपर आसमान को देखता है। अपने छोटे भाई की यह हालत देखकर उन्हें भी खुद पर शर्म आ रही थी। वो अफसोस कर रहे थे कि वो कुछ कर नहीं सकते सिवाय उसके दर्द और उसकी चोट को और बढ़ाने के, और अब फिर वही करने आए हैं। वो ईबो को देखकर उसके पास आते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, ईबो, तैयार हो जाओ, तुम्हारी मैरिज सेरेमनी का टाइम हो रहा है, तुम्हें कुछ देर में नीचे चलना होगा। ठीक है, ईबो बोलता है, बिल्कुल ठंडी और सख्त आवाज में, जो आज तक उसने कभी नहीं बोली होगी। आवाज बिल्कुल खाली थी, जैसे ये आवाज ईबो की नहीं बल्कि उसके उस आत्मा के हिस्से की हो जिसे कल रात ही लोगों ने दफन कर दिया। अब उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा था,
सिवाय शरीर के। उसकी बची खुची उम्मीद भी आज शाम होते ही खो चुकी थी। उसके सारे आंसू जम गए थे, आवाज़ भी अब उसकी ठंडी पड़ गई थी और उसके जिस्म से उसकी वो रूह भी निकल ही गई थी। हुआनगा उसकी ये इतनी ठंडी आवाज़ सुनते हैं तो वो खुद के जज्बातों को रोक नहीं पाते और उनकी आंखों से भी वो आंसू बह ना जाए, इसीलिए बस वहाँ से बाहर चले जाते हैं। वहीं ईबो मुड़ने से पहले एक बार और बालकनी की तरफ देखकर अपनी ठंडी और मुलायम आवाज़ में बोलता है, मुझे पता है गा कि हमारा प्यार औरों से अलग है, तभी शायद कोई हमारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मैं भले ही आपकी बात मानकर ये शादी कर रहा हूँगा, पर आपको भूलकर आगे बढ़ने वाली बात मैं कभी नहीं मानूंगा। अगर आप हो तो मैं हूँ, अगर आप हो तो मेरा वजूद है, अगर आप नहीं तो मैं नहीं। मैंने अगर किसी को पाने की ख्वाहिश की थी तो वो सिर्फ आप थे, पर शायद लोगों को मंजूर नहीं था। पर मैं एक वादा करता हूँगा, आपसे भी और खुद से भी, कि अगर जिंदगी ने मुझे एक मौका भी दिया आपके पास दोबारा आने का तो मैं ज़रूर आऊँगा और मैं दोबारा लोगों की नहीं सोचूंगा और ना ही आपको सोचने का मौका दूंगा। फिर मैं कभी खुद से आपको अलग नहीं करूँगा का, कभी भी नहीं। आप मेरे हो, सिर्फ मेरे, और मैं आपका कल भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। ईबो इतना बोलने के बाद अपने भारी कदमों से बालकनी के पास से बेड के पास आता है और अपने शादी के कपड़े देखता है। रेड कलर के सिल्क रोब थे, उसमें गोल्डन का बारीक काम किया गया था। देखने में किसी शाही कपड़े से कम नहीं लग रहा था। ईबो उस रेड रोब्स पे अपने हाथ की उंगलियां बहुत ही नरमी से फेरता है, जैसे वो उस कपड़े की सॉफ्टनेस को फील कर रहा हो, और उस एहसास से ही उसके होठों पर एक सूखी मुस्कुराहट आ गई थी, जैसे वो उस नरमी में किसी और को महसूस कर रहा था। पर जैसे ही उसे हकीकत का एहसास होता है तो वो बस चकल कर देता है, जैसे वो खुद की ही किस्मत को और खुद के ही देखे हुए सपने को मौक कर रहा हो। इसके बाद वो हार के चला जाता है तैयार होने के लिए, क्योंकि शायद वो समझ गया था कि अब वही उसकी किस्मत है जो उसे एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। ईबो जहां तैयार होने गया था, जान वहीं अपने खाली कमरे को एक आखिरी बार निहार रहा था। उसकी इस कमरे से कई यादें जुड़ी हैं। यही वो कमरा है जहां वो हंसता था, जहां वो रोता था, जहां उसने पहली बार खुद को जाना था, जहां वो खड़े होकर ईबो के आने का वेट करता था, जब ईबो रात में छुप छुप कर उसके पास आता था। इस कमरे ने ही उसे समझा है, उसे दुनिया से छिपाकर कुछ पल की शांति दी है। इस कमरे ने उसे वो सब कुछ दिया है जो वो ना कभी भूल सकता है और ना ही भूलना चाहता है, और ना ही वो कभी इस कमरे को छोड़ना चाहता था। पर अब उसे छोड़ना पड़ेगा, इस कमरे को, इस घर को, अपने इस छोटे से आशियाने को, जिसमें वो पला बढ़ा, जिसमें उसने कई यादें बनाई, कभी अकेले तो कभी ईबो के साथ। पर आज वो सब कुछ पीछे छोड़ के जा रहा है, अपने ईबो को, इस घर को, इस गांव को, बस अपने टूटे हुए दिल को लेकर और थोड़ी बहुत बची खुची इज्जत के साथ। पर उससे पहले वो अपने बॉडी को देखना चाहता है, एक बार, बस एक बार और। वो अपने बॉडी को देख लेगा तो उसके दिल को सुकून मिल जाएगा। तो शायद उसके लिए ये सब छोड़ के जाना आसान हो जाएगा। उसके बिना बस उसकी यादों को समेट के यहाँ से जाना आसान होगा। इसीलिए वो भी अब बस निकल जाता है, एक आखिरी बार अपने बॉडी को देखने, भले ही दूर से ही सही, पर सुकून से। जान भी एक सिंपल सा टॉन्ग सूट पहनता है और शादी वाले बैंकेट हॉल के रास्ते घर से निकल पड़ता है। पर घर से निकलते ही पीछे से उसकी बहन उसे बुला लेती है। गगा,
क्या आप देख पाओगे यंग मास्टर को किसी और का होते हुए? जिस पर जान अपनी हल्की सी सूखी हंसी के साथ बोलता है, शायद नहीं, पर इस बात का सुकून जरूर मिल जाएगा कि वो अब मेरे बिना आगे बढ़ जाएगा। पर क्या आप आगे बढ़ पाओगे का? और आपको क्या लगता है कि यंग मास्टर आपके बिना सच में आगे बढ़ पाएंगे? उसकी बहन पूछती है, जिस पर जान कहता है, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं शिंगशिंग, पर उम्मीद है कि बोडी आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि आंशी अच्छी लड़की है और वो ईबो को पसंद भी करती है। और ज़रूरी तो नहीं ना शिंगशिंग कि हम जिसे पसंद करें वो हमें ही मिले। कभी कभी जो हमें पसंद करे उसे भी चुनना अच्छा होता है। इसीलिए अच्छा है कि ईबो की ज़िंदगी में आंशी आ रही है। कम से कम वो ईबो को वो प्यार देगी जो मैं नहीं दे पाया। जान खुद को और शिंगशिंग को समझाने की कोशिश करता है, पर उसकी छोटी बहन उसे उससे ज़्यादा जानती थी, तो वो मुस्कुराते हुए कहती है, गगा, ये आप खुद के दिल को समझा रहे हो ना? क्योंकि सच तो आपके अंदर की आत्मा भी जानती है कि यंग मास्टर के लिए ये कितना कठिन होगा। तो क्या करूं मैं शिंगशिंग? जाके कह दूं बॉडी से कि भाग चलो यहाँ से? कह दूं कि उसे छोड़ दो अपना परिवार, अपनी जिम्मेदारी, और चलो मेरे साथ? बन जाता हूं मैं खुद गर्ल्स, बन जाता हूं मैं आसान फरामोश, पर मैं नहीं कह सकता शिंगशिंग, क्योंकि ये कहना आसान है पर करना उतना ही मुश्किल। मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ शिंगशिंग, मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि सीनियर मास्टर वांग से लड़ पाऊँ या इन गांव वालों से लड़ पाऊँ। और तुम ही बताओ कहाँ तक भागेंगे हम, कब तक भागेंगे हम, जब हर जगह हमें यही ताने सुनने को मिलेंगे? तो फिर इसके बाद क्या? इसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा प्यार इन तानों भरी जिंदगी में दम तोड़ देगा। फिर क्या उसके बाद शिंगशिंग? फिर क्या उसके बाद? हाँ, कुछ नहीं, इसके बाद कुछ नहीं। हमारी जिंदगी इतनी आसान नहीं है शिंगशिंग, इतनी आसान नहीं है हमारी जिंदगी। मैं जानता हूं, क्योंकि मैं वो महसूस कर रहा हूं। आपके अपने, जिन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, वो अगर आपको घिन भरी नजरों से देखते हैं ना शिंगशिंग, बहुत बुरा लगता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो भी वही महसूस करे जो मैं महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं शिंगशिंग, मैं वो जी रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि वही वो भी जिए। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं नहीं चाहता, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ना मैं करूँगा और ना ही वो को करने दूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मेरी वजह से अपनी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अफसोस करे। बिल्कुल भी नहीं। खैर, मुझे अब चलना चाहिए। एक बार बस मुझे उसे देखना है, फिर मैं तैयार हूँ। जान एक गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए बोलता है, जिस पर शिंगशिंग बोलती है, गगा, मैं भी चलूंगी आपके साथ। मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती, इसीलिए हम साथ चलेंगे। ठीक है। इसके बाद जान और उसकी बहन दोनों एक साथ चल देते हैं उस बैंक्वेट हॉल की तरफ। वहीं ईबो भी तैयार होकर मिरर के सामने खड़ा था और खुद को शीशे में देखकर मुस्कुरा रहा था। और वैसे ही मुस्कुराते हुए वो खुद से बोलता है, जैसे वो सामने खुद की परछाई को नहीं बल्कि अपने जानगा की परछाई को देख रहा हो। वो बोलता है, तो मैं कैसा लग रहा हूँ जानगा? अच्छा लग रहा हूँ ना? बिल्कुल आपके लायक। वैसे आप तो मुझे इस तरह से देखकर खुश हो रहे होगे ना? होना भी चाहिए। आखिर आज मैं आपको छोड़कर किसी और का जो होने जा रहा हूँ। पर जानका, ये मत सोचिएगा कि मैंने आपका पीछा छोड़ दिया है। मैं फिर भी आपके साथ ही रहूँगा। जैसे मैंने कहा था कि भले ही मैं ये शादी कर रहा हूँ,
पर मेरे लिए सिर्फ आप इम्पोर्टेंट हो, सिर्फ आप। खैर, अब मैं नीचे चलता हूँ। सब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे ना। आखिर मैं आज का ग्रूम जो हूँ। चलता हूँ जानका, मुझे भूल मत जाना। वैसे तो मैं आपको भूलने भी नहीं दूंगा, पर फिर भी भूलना मत का। मैं आता हूँ। आई लव यू। ईपो बहुत ही सॉफ्टली और इमोशनली बोलता है, बिल्कुल सूखी हुई स्माइल के साथ, और फिर कमरे से निकल जाता है नीचे की ओर जाने के लिए। उसके नीचे जाते ही वहां सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। ईबो आज इस रेड गोल्डन रोब में किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहा था। उसकी खूबसूरती देखकर सबकी आंखें कुछ देर के लिए कहीं और देखना ही भूल गई थी, पर वहीं ईबो की आंखें हमेशा की तरह ही आज भी किसी और को ढूंढ रही थी। पर वो शख्स था कि वो अभी तक कहीं नहीं दिख रहा था। वहीं सीनियर मास्टर ईबो के नीचे पहुंचते ही बोलते हैं, तो चलते हैं फिर एंसेस्ट्रल हॉल में, समय हो गया है शादी का। इसके बाद सीनियर मास्टर ईबो को एक गोल्डन प्लेटेड सडन चेयर पर बैठा देते हैं, और फिर ईबो के साथ सब पैदल ही एंसेस्ट्रल हॉल की तरफ जाने लगते हैं। वहीं ईबो की आंखें अभी भी जान को ही ढूंढ रही थी, पर जान था कि वो कहीं दिख ही नहीं रहा था। शायद वो आज नहीं आएगा, पर वो वहीं था, सबसे पीछे छुप के बस वो उसी को देख रहा था। दिल में दर्द, चेहरे पे मुस्कुराहट लिए बस उसको खुद से दूर जाते हुए देख रहा था। कुछ देर बाद रात के 8 बज गए थे। ईबो के साथ सब एंसेस्ट्रल हॉल पहुंच जाते हैं। पूरा एंसेस्ट्रल हॉल इस वक्त जगमगा रहा था। दरवाजे के दोनों तरफ बड़े बड़े लाल कलर के लालटेन लटक रहे थे, जिन पर सोने के रंग से बनाया गया था बड़ा सा डबल हैप्पीनेस का सिंबल। लालटेन की रोशनी शाम की हल्की हवा में हिलते हुए एक गर्म और ग्लो फैला रही थी। दरवाजे के नीचे फ्रेशली बिछाया हुआ वो लाल रंग का कारपेट, जो सीधा अंदर हॉल तक जाता था, जैसे किसी नई कहानी का रास्ता खुल गया हो। गांव के छोटे छोटे बच्चे दोनों तरफ खड़े थे, हाथों में पेपर विंडमिल्स और लाल रिबन्स पकड़े हुए। अंदर कदम रखते ही एक महक से हॉल भर जाता है। अगरबत्ती की हल्की सी खुशबू, फ्रेशली स्टीम्ड मिठाइयों का गर्म मीठा धुआं और फूलों की नरमी भरी खुशबू। मेन हॉल के आगे था एंसेस्ट्रल ऑल्टर, एक ऊंचा चमकीला लकड़ी का मंच, जहां पुरखों के नाम के गोल्डन टैबलेट्स एक लाइन में रखे थे। आज ऑल्टर के पीछे एक शानदार रेड सिल्क बैकड्रॉप लटक रहा था, जिस पर गोल्डन ड्रैगन और फीनिक्स एक दूसरे की तरफ देखते हुए बने थे। दोनों तरफ के दरवाजों पर रेड पेपर्स की कटिंग चिपके हुए थे, कमल के फूल, बर्ड्स और डबल हैप्पीनेस के डिजाइन्स। खिड़कियों से आती शाम की लाली उन कटिंग्स में से ऐसे गुजरती जा रही थी कि जैसे उनमें से रोशनी खुद निकल रही हो। बीच का रास्ता रेड कारपेट से सजाया गया था, जो ऑल्टर तक जाता था। इसके दोनों तरफ वुडन बेंचेस पर गांव वाले अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने बैठे हुए थे। सीलिंग से लटक रहे रेड सिल्क स्टीमर्स हल्की हवा में लहरा रहे थे, और उनके ही बीच में वो छोटे छोटे से लटक रहे लालटेन्स उस पूरे सीन को सपने की तरह बना रहे थे। एक कोने में 2 लड़के ढोल और गॉन्ग लेकर खड़े थे, और ईबो के आते ही वो बस से जोर से बजा देने को तैयार थे। और वहीं ऑल्टर के सामने ही रखा था एक लाल हैप्पीनेस बेंच, वही जगह जहां आज ईबो और उसकी होने वाली वाइफ को पहली बार साथ साथ बैठना था। ईबो और उसके परिवार के एंसेस्ट्रल हॉल में कदम रखते ही अंशी के परिवार वाले उसका और उसके परिवार का वेलकम करते हैं, और ईबो को उसी बेंच पर बैठा देते हैं और अंशी के आने का इंतजार करने लगते हैं। वहीं ईबो भी बैठा हुआ था, एकदम शांत, बस कोल्ड फेस लिए सामने की ओर देखे जा रहा था, जैसे उसे यहाँ की रौनक से कोई मतलब ही ना हो। ये ढोल, ये अगरबत्ती की खुशबू, ये साज सजावट, ये नाच गाना, ये रौनक उसे सिर्फ सजा लग रही थी, उसकी जिंदगी की सबसे कठोर सजा, जो उसे उसके परिवार वाले दे रहे थे। वहीं जान भी दूर खड़ा ये सब देख रहा था।
वो देख रहा था और महसूस भी कर रहा था, बस एक लाचार बेबस की तरह। कदम चाह रहे थे आगे बढ़ना और बिखरे हुए ईबो को अपनी बाहों में समेट लेना, पर जैसे कोई पत्थर उसके पैरों में बंधे हो जो उसके कदमों को रोके हुए थे। जान ईबो को इस तरह से देखकर पीछे मुड़ता है और बाहर की ओर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ईबो, जो चारों तरफ से लोगों से घिरा था, पर फिर भी वो खुद को अकेला महसूस कर रहा था, जैसे कि वो इन सब में सबसे अकेला हो। और करेगा भी क्यों नहीं, उसका प्यार जो नहीं है यहाँ पर। कुछ मिनट्स के बाद हुआनगा ईबो के पास आते हैं और उसका हाथ पकड़कर उसको कहीं चलने के लिए कहते हैं। ईबो, 1 मिनट के लिए मेरे साथ चलो। जिस पे ईबो उनकी तरफ देखता है और उसके साथ ही उसके आसपास वाले भी, और बोलते हैं, आप कहाँ लेके जा रहे हैं यंग मास्टर को, यंग मास्टर हुआन? अभी इनकी ज़रूरत यहाँ है। जिस पर हुआन पोलाइटली बोलता है, जी मुझे माफ़ कर दीजिए, पर कुछ अर्जेंट काम है, मैं ईबो को बस 2 मिनट में लेके आता हूँ। ठीक है, पर जल्दी वापस आइएगा। जिसके बाद हुआन ईबो को वहाँ से लेके चला जाता है। बैंक्वेट हॉल के पीछे की तरफ एक गार्डन था। वो गार्डन छोटा सा था, पर वो जितना छोटा था उतना ही वो खूबसूरत भी था। हुआन ईबो को उसी गार्डन में लेके आता है और बोलता है, बोबो, मैं जानता हूँ कि मैं सीनियर मास्टर वांग के खिलाफ नहीं जा सकता, पर फिर भी थोड़ी सी हिम्मत की है मैंने उनके खिलाफ जाने की। देखा है मैंने आज तुम्हें पूरे रास्ते, तुम सिर्फ जान को ढूंढ रहे थे। तो बस शादी से पहले मैं बस एक बार एक छोटा सा अच्छा काम करना चाहता हूँ। शादी से पहले एक आखिरी बार तुम अपने जानगा से मिल लो। कल मैंने तुम्हारी जिद की वजह से मिलवाने का वादा किया था, पर आज मैं खुद कह रहा हूँ, एक बार उससे मिल लो। वो तुम्हारा वहाँ पे इंतज़ार कर रहा है। जाओ, मैं यहीं पे हूँ। हुआनगा के बोलने के बाद ईबो उसी तरफ देखता है जहाँ जान अपने सिंपल पर डिसेंट ट्रेडिशनल टोंग सूट पहने खड़ा था और ईबो का इंतजार कर रहा था, जिसको देखकर ईबो धीरे धीरे एक मैग्नेट की तरह बिना अपनी पलकें झपकाए उसी तरफ जाने लगता है, जैसे कि कोई राही अपने मंजिल को देखने के बाद आगे बढ़ता है उस तक पहुंचने के लिए। पर यहाँ उसकी मंजिल ही उससे दूर भाग रही थी। ईबो बस शांत जाकर उसके बगल में खड़ा हो जाता है, बिल्कुल अपने उसी ठंडे चेहरे के साथ। उसका चेहरा बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा वो जान से मिलने पर पहले होता था। आज ना तो उसके चेहरे पर रत्ती भर मुस्कुराहट थी और ना ही उसकी आंखों में कोई चमक। वहीं जान जब अपने पास उसको महसूस करता है तो वो उसकी तरफ अपना चेहरा करता है और एक नज़र उसे जी भर के देखने लगता है। क्या पता अब इस जिंदगी में कभी उसे दोबारा इस चेहरे का दीदार हो या ना हो। क्या पता अब इस जिंदगी में कभी उसे दोबारा इस चेहरे का दीदार हो या ना हो। इसीलिए वो बस देख लेना चाहता था उसके इस खूबसूरत से नूरानी चेहरे को। वहीं ईबो भी जान को देख रहा था, उसकी उन गहरी नम आंखों को और उसकी आंखों के नीचे पड़े उन काले धब्बों को भी, जो शायद उसकी आंखों के नीचे भी पड़े होंगे। वो उसका वो पेल फेस देख रहा था जो इन 2 दिनों में कमजोर हो गया था। जान की यह हालत देखकर ईबो के दिल में एक टीस सी उठती है। वो अपना एक कदम बढ़ाता तो है, पर उसे वो कल वाला पल याद आ जाता है जिसमें जान ने उसे खुद से दूर कर दिया था। इसीलिए वो अपने उन बढ़े हुए कदमों को पीछे कर लेता है और अपनी ठंडी और सख्त आवाज में बोलता है, जान को मॉक करते हुए, जैसे कि वो जान को मॉक कर रहा हो। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आज मेरी शादी है। क्या आप नहीं जानते कि किसी के होने वाले हस्बैंड को इस तरह से अकेले नहीं बुलाया जाता? ये गलत होता है। जिस पर जान उसकी एक कोल्ड मॉकिंग सुनकर हल्का सा ट्रायली खुद में ही चकल करता है और वही करते हुए बोलता है,
मैं जानता हूँ, पर अपने दिल को नहीं रोक पाया। वो तुम्हें देखना चाहता था। खैर, जान अपने पॉकेट से छोटी सी पोटली जैसा कुछ निकालता है और ईबो के सामने करता है, जिससे ईबो उस पोटली की तरफ देखते हुए बोलता है, ये क्या है? जिस पर जान बोलता है, शायद और लोगों के मुकाबले मेरा तोहफा छोटा लगे, पर मेरी औकात सिर्फ इतनी की ही थी। मेरी तरफ से शादी का एक छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। उम्मीद है कि तुम्हें यह पसंद आएगा। शादी मुबारक हो बूडी। मैं दुआ करूंगा कि तुम हमेशा खुश रहो। जान अपनी आंखों के आंसू रोकते हुए अपनी नजरों को झुकाए हुए बोलता है। वो इस वक्त ईबो से अपनी नजरें नहीं मिला पा रहा था, जिसको ईबो सुनता तो है, पर ना जाने क्यों आज ये मेलोडियस आवाज जो अक्सर उसके दिल को सुकून देती थी, आज वो उसे गुस्सा दिला रही थी। वो उस रेड बैग को एक नजर देखता है और फिर जान की उन झुकी हुई नजरों को देखता है, और ये देखकर वो गुस्से में बोलता है, आप मेरी शादी में तोहफा देने के लिए तो हिम्मत जुटा लिएगा, पर अब मेरी आंखों में देखकर बोलने की भी हिम्मत कीजिए, और फिर बोलिए शादी मुबारक हो, क्योंकि इस तरह से तो मैं आपका तोहफा एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जिस पर जान अपनी भीगी आंखों से ईबो की तरफ देखने के लिए सर उठाता है, पर जैसे ही ईबो उसकी वो मासूम भीगी आंखों को देखता है तो वो खुद को रोक नहीं पाता और बस उसको किस कर लेता है। उसके वेस्ट को अपनी ओर खींचकर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है, और जैसे ही वो रखता है दोनों के ही आंखों से आंसू गिर जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे का दर्द साझा कर रहे थे। ये कह लो कि एक दूसरे का दर्द लेके एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे। उस एक पल में दोनों के बीच की वो सारी दूरियां मिट गई थी। उस किस में ना वो शिद्दत थी जो सांस रोके, ना वो गर्माहट थी जो दिल को बेचैन कर दे। उस किस में एक दर्द था, एक ठहरा हुआ दर्द, जो कि इतना गहरा था कि उनके लफ्ज उस तक नहीं पहुंच पाते। एक आखिरी बोझल स्पर्श, एक ऐसी मोहब्बत का जो अब सिर्फ यादों में जिंदा रहेगी, लेकिन दिल के किसी कोने में हमेशा सांस लेती रहेगी, बढ़ती रहेगी, लेकिन उनके दिल के साथ हमेशा धड़कती रहेगी। जान के आंसू उसके गालों से बहते हुए ईबो के होठों तक पहुंच रहे थे। वो किस धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी, जैसे दोनों अपने सारे लफ्ज, सारी बातें उस एक लम्हे में समेट देना चाहते हो। ईबो की बाहों ने उसको और जोर से थाम लिया, जैसे कि कह रहा हो कि बस एक पल और, मुझे ऐसे ही समेट लो और कहीं मत जाने दो। वहीं जान ने भी अपनी उंगलियों को ईबो के उस रेड सिल्क रोब में कस दिया, जैसे वो भी उन कपड़ों को नहीं बल्कि उस पल को, अपने ईबो को अपने हाथ से पकड़ के रखना चाहता हो। दोनों के ही दिल एक साथ धड़क रहे थे, पर जान जानता था कि उसका ये आखिरी टच है। समय की ये रेत उसके हाथों से फिसलती जा रही थी, और आखिरकार ईबो अपने होठों को जान के होठों से दूर कर देता है। जान उसको पकड़ना चाहता था, पर हिम्मत नहीं कर पाया। उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, लेकिन वो दोनों चुप थे, क्योंकि कुछ भी कहना अब बेकार था। जो भी कुछ कहना था वो सब कहा जा चुका था। जान ने अपने आंसुओं को पोंछने की कोशिश भी नहीं की, जैसे कि उन आंसुओं को गिरने देना ही उसका एकमात्र इख्तियार था। उसका दिल इतना भारी था कि उसने ईबो की आंखों से बचने के लिए अपना चेहरा थोड़ा और झुका लिया था। उसका दिल इतना भारी था कि उसने ईबो की आंखों से बचने के लिए अपना चेहरा थोड़ा और झुका लिया था, पर ईबो ने उसके चेहरे को देख लिया था, उन आंसुओं से भीगे हुए उन होठों को, उसकी कांपती हुई उन पलकों को और झुकी हुई उन नजरों को भी। और बस यही देखकर बिना कुछ कहे ईबो ने एक कदम पीछे ले लिया।
उसका चेहरा सख्त था, पर आंखों में एक ऐसी पिघली हुई रोशनी थी जिसको सिर्फ जान देख सकता था। उसने जान के हाथ से उसका वो तोहफा लिया और बस शुक्रिया कहा और पलटकर बिना पीछे मुड़े बस बैंक्वेट हॉल की तरफ जाने लगा। जान ने भी उसको पीछे से देखना नहीं छोड़ा। उसकी नज़रें ईबो के दूर जाते हुए शरीर पे अटकी हुई थी। वो उसको दूर जाते हुए देख पल के भी नहीं झपकाता, ये सोचकर कि कहीं ये पल हमेशा के लिए चला ना जाए। उसके आंसू अब चुपचाप गिरे जा रहे थे। उसके होठों पर वही उसकी कमजोर सी मुस्कान थी, टूटी हुई, और सिर्फ एक लफ्ज, अलविदा। हॉल के अंदर जाते जाते ही वो एक पल के लिए भी खुद को नहीं रोका या पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बस एक सख्त टूटे हुए इंसान की तरह आगे बढ़ता रहा। पर फिर भी न जाने क्यों उसके दिल ने एक शब्द सुना जिसकी वजह से उसके दिल में एक तेज सा दर्द उठा। पैर डगमगाए, आंखों में आंसू भी आ गए, जैसे कि उसका कुछ आज उससे दूर जाने वाला हो। पर गुस्सा और दर्द इतना कि पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा और बस अंदर जाकर वही अपने हैप्पीनेस बेंच पर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ जान अभी वहीं जमा हुआ खड़ा था और ईबो तो वहां से कब का चला गया था, पर आंखें उसकी अभी भी पलके नहीं झपका रही थी, जैसे वो वहीं खड़ा कहीं खो गया था। पर एक शख्स की सख्त आवाज ने उसे वापस खींच लिया। पीछे से एक आवाज आई, उम्मीद करता हूं कि तुमने अपनी जाने की पूरी तैयारी कर ली है। ये आवाज सीनियर मास्टर की थी, जो वहीं दूर खड़े सब देख रहे थे पर कुछ कह नहीं रहे थे, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वो जान को जाने से पहले एक बार ईबो से जरूर मिलवाएंगे। इसीलिए वहीं जान भी ये आवाज सुनकर सर झुका लेता है और बोलता है, जी सीनियर मास्टर, सारी तैयारी हो गई है। जिस पर सीनियर मास्टर फिर बोलते हैं, वही अपनी सख्त आवाज में, ठीक है। फिर ईबो की यहाँ शादी होते ही तुम हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी लौटकर उसकी जिंदगी में वापस मत आना, समझे? अगर उसकी भलाई चाहते हो तो, नहीं तो तुम समझ ही सकते हो कि तुम जैसों की यहाँ क्या कीमत है। और उनकी बात सुन के जान अपनी हर्टफुल आवाज में सीनियर मास्टर वांग से कुछ सवाल पूछता है। मुझे माफ कीजिए सीनियर मास्टर, पर आपने मुझे पाला है, मुझे बड़ा किया है, इसीलिए आपको अपने बाबा जैसा मानता हूँ। तो क्या आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दे सकते हैं? क्योंकि मैं नहीं जानता कि मैंने कहाँ गलती कर दी है। मैं जानता हूँ सीनियर मास्टर कि आपको आपके समाज के लोगों की फिक्र है, पर क्या हमारा प्यार इतना बुरा है कि आपका ये समाज मानने को तैयार नहीं है? क्या हम अपना प्यार पाने के लायक नहीं हैं? क्या हमने प्यार करके कोई भूल कर दी है कि मेरी आंखों के सामने मेरा ही प्यार किसी और का होने जा रहा है? क्या मैंने ये प्यार करके ही गलती कर दी कि आप लोग मुझे ऐसे घिन भरी नजरों से देख रहे हैं? क्या प्यार पाना मेरी ही किस्मत में नहीं? क्या खुश होना, परिवार पाना मेरी किस्मत में नहीं? क्या मैं इतना बुरा हो गया सीनियर मास्टर कि आपकी और गांव वालों की नजरों में मैं और मेरा प्यार एक बीमारी बन गया? क्या मैं इतना बुरा हो गया सीनियर मास्टर? जान, तुमने मुझे अभी अपना बाबा कहा है, तो मैं तुमसे तुम्हारे बाबा की तरह ही बात करूंगा। बीमारी तुम्हारा प्यार नहीं है जान, बीमारी हमारे समाज की सोच है। प्यार करना गलत नहीं है, पर प्यार को समाज के साथ रख देना गलत है। मैं मजबूर हूँ समाज की वजह से, इसीलिए मैंने शायद अपने बेटे को भी मजबूर कर दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई उसको कुछ कहे। मैं नहीं चाहता कि जो इज्जत मैंने इतने सालों में कमाई है वो मेरे बेटे और तुम्हारी वजह से चली जाए, जैसे तुम्हारे बाबा की चली गई तुम्हारी वजह से। मैं लालची हूँ जान, और शायद थोड़ा डरता भी हूँ। समाज का डर बहुत बुरा होता है, और खासकर ऐसे समाज का जो आपकी सोच को बांध के रख दे और कभी उड़ने ना दे। पर तुम आगे बढ़ो जान,
इस जैसे समाज से बाहर निकलो और यहाँ से इतना दूर जाओ कि कभी वापस भी लौट कर आओ तो ये समाज तुमसे बहुत पीछे छूट जाए। और फिक्र मत करो, ईबो अभी छोटा है, महज 18 साल का है। वो भी आगे बढ़ना सीख जाएगा और मैं कोशिश करूंगा कि वो तुम्हें कभी याद ना करे। ठीक है सीनियर मास्टर, आपने कहा है तो मैं ये भी मान जाता हूँ। खैर, ईबो की शादी का समय हो रहा है, आपको चलना चाहिए। मैं चलता हूँ, सीनियर मास्टर बोलते हैं और फिर अपनी जेब से कुछ पैसे निकालते हैं और उसको जान के हाथ पर रखते हुए अपनी बात को आगे जारी रखते हैं। तुम भले चाहे जैसे भी हो जान, पर तुम्हारे पिता हमारे परिवार के लिए ईमानदार थे, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ी ईमानदारी दिखाऊंगा। ये कुछ पैसे हैं, इसे रख लो। नई जगह जा रहे हो तो ये कुछ काम आएंगे, और अगर कुछ बच जाए तो अपनी इस बीमारी का इलाज करवा लेना, तो शायद तुम्हारी आगे की जिंदगी आसान हो जाएगी। जिसको सुनकर जान हल्का सा बस चकल कर देता है और वैसे ही हंसते हुए बोलता है, कुछ देर पहले आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली, शायद मुझे लगा कि आप लोगों से थोड़े अलग हो, पर ये सुनने के बाद तो आपने मुझे फिर से वहीं लाकर खड़ा कर दिया। मैं मानता हूँ मास्टर कि आपके मुझ पर और मेरे परिवार पर बहुत एहसान है। इसके लिए मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, पर आपके बेटे के लिए मेरा प्यार कोई बीमारी नहीं है मास्टर वांग। माना आप आम लोगों की नज़र में हमारा प्यार गलत है, पर मेरी नज़र में मेरा प्यार मेरी ताकत है। ये पैसे आप प्लीज़ अपने पास रखिए। आपके दिए हुए नमक ने मुझे इतना सक्षम बना दिया है कि मैं अपने परिवार को संभाल सकता हूँ, और साथ ही ईबो के साथ जिए हुए इस एहसास को भी। शुक्रिया मास्टर वांग, अब तक के लिए मुझे और मेरे परिवार को आश्रय देने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी मुलाकात मुझसे कभी ना हो। इतना बोलते ही जान उन पैसों को सीनियर मास्टर वांग के हाथों में वापस रख देता है और वहां से चला जाता है बैंकेट हॉल की तरफ। वहीं ईबो के बाबा भी कुछ पल के लिए वहीं खड़े रहते हैं। तभी वहां पर एक आदमी आता है। आपने बुलाया मास्टर? वो आदमी सर झुकाकर बोलता है, जिस पर सीनियर मास्टर वांग बोलते हैं, ये लड़का और इसका परिवार यहाँ से चले जाएं, तो जो बोला है वो कर देना। मैं नहीं चाहता कि इस लड़की के वापस आने की एक भी उम्मीद ईबो के पास रहे। जी सीनियर मास्टर। उस आदमी के इतना बोलते ही सीनियर मास्टर भी बैंक्वेट हॉल की तरफ चल देते हैं। वहीं बैंक्वेट हॉल में अंशी भी अपने रेड ट्रेडिशनल रोब में आ गई थी। चेहरे पर उसकी रेड वेल थी और उस वेल से उसकी खूबसूरती और निखर रही थी। वो भी आज की रात किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। उसकी खूबसूरती देखकर सबकी आंखें एक बार फिर थम गई थी, पर जिसके लिए ये खूबसूरती थी उसको इन सब से कोई मतलब नहीं था। वो तो बस वहीं बैठा अपने बेचैन धड़कते दिल को शांत करने में लगा हुआ था। उसका हाथ इस वक्त उसके रेड रोब को टाइटली पकड़े हुए था। उसके दिल में पता नहीं क्यों पर अचानक से ही उसे बहुत बुरा सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ छिनने वाला हो, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। कहीं उसके जानगा नहीं, उसके जानगा कहाँ है? ईबो अपने घबराते हुए दिल के साथ अपनी नजरों से जान को इधर उधर ढूंढ रहा था, और पर इस बार अलग ढंग से, जैसे उसको कुछ डर सा लग रहा हो कि कहीं उसके जानगा को कुछ हुआ तो नहीं। और उसकी ये बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि उसे उसके जानगा कहीं नहीं दिख रहे थे। वो अपनी बेचैनी को लेकर उस बेंच से उठने ही वाला था कि तभी फाइनली उसे उसके जानगा दिख जाते हैं, अपनी वही अंजलि की स्माइल लिए हुए। पर इस बार इस मुस्कुराहट में कुछ छिपा हुआ था, जैसे कि वो कुछ उससे कहना चाह रहे हों, पर वो बस वो समझ नहीं पा रहा था। पर उसका दिल घबरा रहा था, जैसे कि ये मुस्कुराहट वो आखिरी बार देख रहा हो। पर ये तो झूठ है ना, उसके जानगा तो उसके साथ ही रहेंगे ना। पर फिर ये उलझन क्यों? इस बात की है ये उलझन।
उसके जानगा तो उसके सामने है, पर फिर ये दर्द किस बात का है? क्यों है ये डर? किस बात का है ये डर? नहीं, उसके जानगा ठीक है और उसके साथ है। हाँ, उसके साथ है, पर क्या सच में वो उसके साथ है? ईबो खुद के बेचैन घबराए हुए दिल को समझा रहा था, पर उसका दिल तो उससे उल्टा ही सवाल पूछ रहा था, जिससे उसकी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। वो बेचैन हो रहा था। वहीं गांव के एल्डर्स ईबो और आंशी को सामने एंसेस्टर ऑल्टर के पास बुलाने लगते हैं। आंशी तो उठ जाती है, पर ईबो जो अभी भी वहीं घबराहट और डर में सिर्फ जान की तरफ देख रहा था, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। जैसे अगर उसने आज एक कदम भी उठा लिया तो वो अपने प्यार को हमेशा के लिए खो देगा। वो डर उसके पैरों को जमीन की तरफ बांध रहा था, लेकिन बाबा की सख्त, ठंडी और हुक्म भरी आवाज ने उसके दिल को एक बार फिर चोट पहुंचा दी। और फिर मजबूरी से ही सही, पर वो अपने भारी कदमों के साथ ऑल्टर की तरफ चल पड़ा। हर कदम उसके लिए अपने दिल का एक टुकड़ा छोड़ने जैसा था। वहीं जान धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था, सांस अंदर अटक रही थी, सीने में एक गहरा घुटन था, जैसे कि हवा भी उसका साथ छोड़ रही हो। फिर भी हिम्मत तोड़कर नहीं, बनाकर वो ईबो के सामने था, पर इतना भी नहीं, थोड़ा दूर। उसकी बहन ने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे वो अपने गगा को सहारा देना चाहती हो। लेकिन जो वो आंखों से देख रही थी, उसकी हिम्मत भी जवाब दे रही थी। वो देख रही थी कि कैसे उसके गगा और यंग मास्टर दोनों एक साथ बिखर रहे हैं, पर वो इसके अलावा कुछ कर भी नहीं पा रही थी। बस चुपचाप अपने आंसुओं को रोककर अपने गगा के लिए खड़ी थी। वहीं ईबो और आंशी को एक साथ ऑल्टर में जाते देख सान की भी हिम्मत टूटने के कगार पे थी, और वो खुद को और ज्यादा रोक नहीं पाता। अपने प्यार को किसी और के लिए बोझ लेते हुए देखना, ये उसके दिल के लिए एक सजा सी बन गई थी, जो अब और सहन नहीं कर पा रहा था। उसका सीना भारी हो गया था, सर चकरा रहा था, हाथ पांव कांपने लग गए थे, सांसें तेज चल रही थी। ईबो जैसे ऑल्टर तक पहुंचता है, उसके हिम्मत ने जवाब दे ही दिया था, और बिना रुके, बिना पीछे मुड़े, आंखों में आंसू और टूटे हुए दिल में दर्द लिए वहां से चला जाता है, कभी ना लौटने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। वहीं ईबो और आंशी के ऑल्टर पहुंचते ही एल्डर्स ने रिचुअल शुरू कर दिए और कहा कि ब्राइड और ग्रूम एंसेस्टर्स के सामने 3 बार सिंबॉलिक वो करे। ये शब्द सुनते ही ईबो तो जैसे बुत बन गया था। मन तो कर रहा था कि बस सब कुछ छोड़कर उठकर कहीं भाग जाए, पर अब इस तरह से भागना भी गलत होता। वो अपने घुटनों के बल, दोनों हाथ चेहरे के सामने, और चेहरा सामने की ओर था, लेकिन एक पल के लिए उसने अपने आप को रोक लिया, जैसे वो अंदर से सब रोकने की हिम्मत बना रहा हो। पर सीनियर मास्टर की आवाज एक बार फिर उसके कानों में गूंज गई, जो कि वार्निंग की तरह थी, जिसकी वजह से उसने अपने जॉस को इतनी टाइटली क्लेंच किया कि उसके जबड़े तक कांप गए। वो अपनी आंखें बंद करता है, दिल के अंदर सिर्फ एक नाम लेता है, जानगा, और उस शख्स का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता है, और वो आंशी के साथ वो सिंबॉलिक पोज लेने लग जाता है। आंशी ने दिल से सिंबॉलिक पोज स्टार्ट की है अपनी हैप्पीली मैरिड लाइफ के लिए, पर ईबो के लिए वो पोज कुछ और ही बन गए थे, जैसे एक जिम्मेदारी। पहले बो में उसे उसके सामने वो बात याद आती है जो उसने अपने जानगा से बचपन में बोला था, जानगा, जानगा, गगा, बोबो हमेशा आपके साथ रहेगा, आप भी बोबो के साथ रहना, जानगा, जानगा, बोडी आईनी। दूसरे बो में उसे अपने जानगा की वो मुस्कुराहट याद आती है, जो हमेशा से ही उसकी कमजोरी और उसकी ताकत रही है, मेरा छोटा डीडी। और तीसरे और आखिरी बो में उसे अपने जानगा की वो रात याद आती है, जिस रात उसके जानगा ने उससे ये कहा था कि उसे भूलकर आगे बढ़ो,
और हो सके तो मुझे भूल के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। और बस ये बात याद करते ही उसके बोझ वहीं ख़त्म हो जाते हैं और वो वहीं जम गया था। अब तुम्हारी होने वाली वाइफ ही तुम्हारा प्यार है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसके साथ रहो, उसके साथ आगे बढ़ो। जैसे आज उसने अपना सब कुछ खो दिया हो, जैसे अंदर अब उसके कुछ बचा ही ना हो, सिर्फ एक खाली खोल जो सांस ले रहा था पर जिंदा नहीं था। उसमें अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी नजरें उठाकर अपने चारों ओर देखे। वो उस पल के बाद उसके वजूद को छीन कर उसे वो ईबो बना दिया था जो एक ऐसे इंसान बनने के बाद होता है जिसका सब कुछ उससे छिन जाता है। एक खामोशी से भरा ठंडा इंसान। लेकिन शायद इतना भी काफी नहीं था। सबसे दर्दनाक ख्वाहिश वही है जब तुम पूरी तरह किसी से मोहब्बत करो और उसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत अधूरी रह जाए। सीनियर मास्टर वो आपका नौकर, वो जान का बाबा। जान के बाबा के घर पे गांव वालों ने आग लगा दी है। वो लोग बता रहे हैं कि जान और उसका पूरा परिवार उस घर के अंदर ही थे। उनके चीखने चिल्लाने की भी आवाज आ रही थी। शायद उनका पूरा परिवार उस आग में जल गया, उनमें से कोई नहीं बचा। जानगा ईबो की जिंदगी को शायद अभी भी कुछ दर्द झेलना बाकी था। इसीलिए उसकी किस्मत ने उसको ये खबर देकर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मजाक किया, जिसके बाद वो जीने की चाह छोड़कर हर दिन बस ये दुआ करता रहा कि उसका प्यार कब उसे अपने पास बुलाएगा। हुआनगा ने वो सब बता दिया जो कुछ भी ईबो के साथ जान के वहां से जाने के बाद हुआ था। उस खबर के पहुंचते ही ईबो तो पहले तो विश्वास ही नहीं कर पाया कि उसने जान को हमेशा के लिए खो दिया। उसने अपना प्यार, अपनी जिंदगी, अपना सब कुछ हमेशा के लिए खो दिया। वो पागलों की तरह पूरे हॉल में हर तरफ से जान को ढूंढ रहा था और जब जान नहीं मिला तो उसके परिवार को ढूंढा, उसकी बहन को, इस उम्मीद में कि अगर परिवार यहाँ है तो जान भी यही होगा। पर कोई नहीं दिखा। उसका दिल फिर भी नहीं मान रहा था, तो वो सब कुछ छोड़कर जान के घर की तरफ गया। पर वहाँ सब कुछ जल गया था, सिर्फ राख बची थी। पर उसके लिए अभी भी ये विश्वास कर पाना मुश्किल था कि उसने अपने जानगा को हमेशा के लिए खो दिया है। इसीलिए वो अपने बाबा के सामने गिड़गिड़ाता, उनसे भीख मांगता कि अगर उसके बाबा उसके जानगा को कहीं छिपाए हैं तो वो बस उसे वापस लौटा दे। पर जवाब में जब कुछ नहीं मिला तो उसने एक हारे हुए इंसान की तरह खुद को ही कैद कर लिया अपने जानगा की याद में, इस उम्मीद में कि या तो उसके जानगा उसके पास वापस आएंगे, नहीं तो उसे ही अपने पास बुलाएंगे। पर ना तो उसके जानगा आए और ना ही उसे अपने पास बुलाए। वहीं पूरे गांव में और आसपास के गांव में भी ये खबर हर जगह फैल गई थी कि जान और उसका परिवार गांव वालों के गुस्से की आग में झुलस गया। पर फिर भी जब उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसके घर के बाहर काले मटके को टांग दिया, जिससे आसपास के लोग उस घर के आसपास भी नहीं जाते, ये सोचकर कि उस लड़के की बीमारी उन्हें भी लग जाएगी और वो पागल होकर किसी दूसरे लड़के को पसंद करने लगेंगे। इसीलिए उस घर को अलग नाम से जानने लगे थे। जहाँ गांव वालों के लिए वो घर कुछ और बन गया था, वहीं ईबो के लिए वो घर सिर्फ सुकून देता था। इसीलिए वो वहाँ जाता था, कुछ पल रुकता था, कभी कभार हंसकर दो बातें कर लिया करता था, तो कभी रोकर शिकायत करता था। एक वही घर था जहाँ ईबो बन जाता था जो वो पहले था, शायद इसीलिए क्योंकि वो जान का घर था। पर शायद कुछ लोगों को ये भी मंजूर नहीं था कि यंग मास्टर उस घर में क्यों जाते हैं। तो एक रात उस घर को, जो जलकर पहले ही खंडहर बन चुका था, सिर्फ दीवारें ही बची थी, वो लोग उसे भी तोड़ डालते हैं। और उस रात के दूसरे दिन ईबो ने जान की उस निशानी को भी खो दिया था। उसके बाद वो अपने आप को कमरे में बंद रखने लगा था। अब वो बोलना भूल गया था, खोया खोया,
मायूस, एकदम जिंदा लाश की तरह बन गया था, जैसे वो किसी भी इमोशन को महसूस ही ना कर पा रहा हो। उसने अपने बाबा से बात करना तक बंद कर दिया था, इतना कि अगर वो सामने भी पड़ जाते तो वो उन्हें नज़रअंदाज कर देता। उसे लगता था कि उसके जानगा के साथ जो कुछ भी हुआ है वो उन्हीं की वजह से हुआ है, इसीलिए। पर उसका ये गुस्सा नफरत में तब बदला जब उसे ये पता चला कि उसके बाबा ने उसके जानगा के बारे में झूठी खबर फैलाई है। वो भी इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि वो जान को भूल जाए और अपनी शादीशुदा जिंदगी में आगे बढ़ जाए। पर हुआ उसका उल्टा। वो अपने बाबा से नफरत के साथ साथ आंशी से भी बात करने में कतराने लगा। वो जानता था कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, इसीलिए वो उसके साथ इतना बुरा भी नहीं था। बस उसे उससे बात करना ज़्यादा पसंद नहीं था। वहीं आंशी भी ईबो की ऐसी हालत नहीं देख पाती थी, इसीलिए वो भी परेशान हो जाती थी। पर वो बेचारी करती भी क्या, खुद को भी ईबो की हालत का जिम्मेदार मानती थी। वो सोचती थी कि शायद अगर वो नहीं होती तो ईबो भी इस तरह से नहीं होता, तुम उसकी ज़िंदगी में होते और सब ठीक होता। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गांव में किसी तरह से उसके 4 साल ऐसे ही बीत गए, ईबो की तुम्हारी याद में और आंशी की अपनी शादीशुदा जिंदगी को संभालने में। पर जब ईबो के बाबा ने ईबो को तुम्हारे बारे में बताया कि तुम जिंदा हो और उस गांव को उसकी शादी की रात ही छोड़कर चले गए थे, तो शायद उसी वक्त ईबो ने भी उस गांव को छोड़कर जाने का फैसला ले लिया। वो भी उस गांव में नहीं रहना चाहता था। ये 4 साल उसने जैसे तैसे काटे और उस साल के खत्म होते ही वो और आंशी एक साथ गांव छोड़कर शहर चले गए और वहां जाकर सेटल हो गए। इसके बाद गांव में सिर्फ एक खबर आई कि ईबो का बेटा इयान पैदा हुआ है। इसके बाद से आज तक कोई खबर नहीं आई। मैं भी इन सालों में 1-2 बार चला जाता था, पर जब भी जाता था मुझे सिर्फ एक ऐसा इंसान दिखता है जिसे मैं कभी जानता ही नहीं हूँ। तो फिर मेरी भी हिम्मत नहीं होती थी उसका सामना करने की, इसीलिए अब मैंने जाना भी छोड़ दिया। पर इतना ज़रूर कह सकता हूँ जान कि उसका दिल अभी भी आगे नहीं बढ़ पाया है। वो अभी भी वहीं पर है जहाँ उसने तुम्हें छोड़ा था, जहाँ तुमने उसे छोड़ा था। पर हुआनगा, जब सीनियर मास्टर वांग ने ईबो से ये बात छिपाई थी तो फिर उन्होंने उसे बताया क्यों? दरअसल ईबो और आंशी की शादी की 4थी सालगिरह थी और तुम्हारे उसकी जिंदगी से जाने के भी 4 साल पूरे हो गए थे। ईबो के लिए वो दिन ऐसा था जैसे ताजे लगे घाव को फिर से उभार देना। 3 साल में जब भी वो दिन आता था, ईबो खुद को कमरे में बंद कर लेता था या फिर तुम्हारे उस जले हुए घर में चला जाता था। पर जैसा कि गांव वालों ने तुम्हारे घर को तोड़ दिया था, तो ईबो के पास एक ही ऑप्शन बचा था, खुद को अपने कमरे में बंद कर लेना। पर गांव वालों को तो जैसे किसी से कोई मतलब ही नहीं था, उन्हें तो सिर्फ अपनी जिद पूरी करनी होती है। उन्होंने जिद की और सीनियर मास्टर ने अपने रुतबे को दिखाते हुए गांव में एक जश्न रखा। आंशी के परिवार वाले भी वहां आए थे, ये जानते हुए भी कि ईबो ने उस दिन तुम्हें खोया था, तुम्हारी मौत की खबर सुनी थी। सीनियर मास्टर के कहने पर मैंने ईबो के ना चाहते हुए भी उसे वहां जश्न में बुला लिया था और शायद ईबो को उस रात वहां बुलाना ही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसी रात ईबो से एक गलती हो गई थी जो सबकी नज़र में तो ठीक थी, पर ईबो की नज़र में वो एक गलती थी, एक धोखा था जो उसने तुम्हारे साथ किया था। इसीलिए उसने खुद को ख़त्म करने की सोची और एक दिन वो अपने कमरे में बेसुध ज़मीन पे पड़ा हुआ था। हाथ से खून की धार बह रही थी, होठों पर सिर्फ तुम्हारा नाम था और आंखें बंद थी। एक वही दिन था जिस दिन एक सख्त पत्थर इंसान का भी दिल पिघल गया, जब उसने देखा कि उसका बेटा उसकी जिद की वजह से इस हालत में पड़ा है, मरने की कगार पे है। तो उन्हें बताना ही पड़ा। वो भले ही अपने जिद की वजह से उस दिन तुमसे जीत गए थे, पर एक बेटे की वजह से शायद उनके अंदर के बाप का दिल पिघल गया। इसीलिए उन्होंने ना चाहते हुए भी उसे बता दिया कि तुम जिंदा हो, और क्यों किया ये भी बता दिया, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी वो बची खुची इज्जत भी ईबो की नज़रों में खो दी थी। और फिर वहीं से ईबो उनसे नफरत करने लगा, आंशी से भी बात करने से कतराने लगा, मुझसे भी दूरी बना ली, जैसे हम उसके लिए कभी कोई मायने ही नहीं रखते थे। और फिर कुछ दिन बाद खबर आई कि आंशी प्रेग्नेंट है।
और फिर ईबो भी गांव छोड़कर शहर चला आया, हमेशा के लिए। ओह, ईबो की आप बीती सुनकर जान सन्न रह गया। ये सब क्या हो गया? क्या ये सब मेरी वजह से हुआ? शायद। जान खुद में ही सोचता है और फिर खुद को ही ब्लेम करता है। उसने जो सोचा था ईबो के साथ उसका उल्टा हुआ। उसने सोचा था कि ईबो खुश रहेगा, आगे बढ़ेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी वजह से उसके प्यार की ही जिंदगी इस तरह से बन गई, सिर्फ इस वजह से कि उसे दुनिया के वो शब्द ना सुनने पड़े जो उसने सुने हैं। पर वो तो ये सोचना ही भूल गया था कि दुनिया के अलावा भी कुछ है इस दुनिया में, और वो थी खुशी, सुकून, और उसने अपने प्यार से वही छीन लिया। कैसे माफ कर पाएगा वो अपने आप को? कैसे? जान अपने आप को दोष दे रहा था, पर शायद गलती उसकी भी नहीं थी। वो सिर्फ महज 24 साल का था और दूसरा तो सिर्फ 18 साल का, और समय से पहले ही उन्होंने वो झेला जो शायद उनकी जगह कोई और तो ना ही झेल पाता। खैर, हुआनगा ईबो की तो सारी बातें बता देते हैं, पर वो जान से उसका हाल पूछना ही भूल गए थे कि उसकी ज़िंदगी कैसी थी ईबो से दूर जाने के बाद, क्योंकि वो इतना तो जानते ही थे कि अगर ईबो का हाल वैसा था तो जान का भी कुछ अलग नहीं होगा, उसका भी कुछ वैसा ही होगा। इसीलिए वो पूछते हैं, जिस पे जान ड्राइली ही स्माइल करते हुए बोलता है, मेरी ज़िंदगी तो ऐसे ही कट रही हैगा जैसी आप देख रहे हैं। गांव छोड़ने के बाद कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ नहीं पता था। परिवार की जिम्मेदारियों ने मुझे खुद पर रोने का मौका ही नहीं दिया। ऐसा नहीं था कि मैं टूटता नहीं था, मैं भी टूटता था। रोज़ रात को सोचता था कि ये सब कब खत्म होगा, पर बाबा और माँ के तानों ने मुझे हकीकत में ला दिया। ये बता दिया कि कभी खत्म नहीं होगा, तब तक तो नहीं ही होगा जब तक मैं जिंदा हूँ। जिम्मेदारी मरने नहीं देती थी और दर्द जीने नहीं देता था। इन सब में इतना बिखर गया था कि खुद को समेटने का कभी मौका ही नहीं मिला। बस उस समय भी लड़ता रहा, आज भी लड़ रहा हूँ और शायद आगे भी लड़ता रहूँगा, इस उम्मीद में कि कभी मेरी ज़िंदगी भी मुझ पे तरस खाएगी और मैं भी सुकून पाऊँगा इस दर्द से। पर शायद मेरी किस्मत अभी भी मुझे बहुत कुछ दिखाना चाहती है। खैर, आपको जानकर खुशी होगी कि शिंगशिंग की शादी हो गई है और उसकी अब 3 साल की बेटी है, शियान। आप मिलेंगे तो उसे अच्छा लगेगा। जान जो माहौल इस वक्त इमोशनल हो गया था, उसे थोड़ा नॉर्मल बनाने के लिए बात को डाइवर्ट कर देता है, जिस पर हुआनगा भी हंसते हुए बोलते हैं, हाँ हाँ ज़रूर मिलूँगा, फिर कभी मिलूँगा। खैर, वैसे जान, क्या तुमने कभी सोचा है ईबो से दोबारा मिलने का? हुआन जान से उसके मन की बात जानने की कोशिश करते हैं, जिस पर जान बोलता है, क्या करूँगा अब उससे मिलकर हुआनगा? वो अपनी ज़िंदगी में शायद आगे बढ़ रहा है और मैं भी कोशिश में लगा हुआ हूँ। उसका अब एक परिवार है, एक बेटा है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से, हमारे बीते हुए कल की वजह से ईबो और उसका परिवार खराब हो। मैं कल भी यही चाहता था और आज भी बस यही चाहता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, उसे उसके हिस्से की हर वो खुशी मिले जिसका वो हकदार है। बस इतना ही। इससे ज़्यादा चाहने की ना मेरी ख्वाहिश है और ना ही हैसियत। मैं भी यही चाहता हूँ कि ईबो को उसके हिस्से की सारी खुशियाँ मिले। उसने बहुत झेला है, बहुत सफ़र किया है। खैर, छोड़ो इस बात को, अब मैं भी निकलता हूँ, मेरी ट्रेन का टाइम हो गया है, हुआन बोलते हैं, और इसके बाद वो अपने हाथ की घड़ी देखते हुए उठ के खड़े हो जाते हैं और जान से जाने की इजाज़त मांगते हैं। इसके बाद जान भी वहीं खड़ा होकर उन्हें रिस्पेक्टफुली बो करता है और फिर वो भी वहाँ से चले जाते हैं, ये कहकर कि अपना ख्याल रखना। जिसके बाद जान भी अपना बचा हुआ नूडल्स ख़त्म करने लगता है और जो कुछ भी हुआनगा ने उसे उसके बॉडी के बारे में बताया, उसे वो सोचने लगता है।
और फिर एक गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए उठकर खड़ा हो जाता है और चल देता है अपनी जिम्मेदारियों की तरफ। बस कुछ पल को ठहरा था सपनों का सफर, फिर रास्ते अलग हो गए। तुम अपनी मंजिल की तरफ, हम अपनी मंजिल की तरफ। उन दोनों की कहानी जो मोहब्बत से शुरू हुई, समाज के डर पर खत्म कर दी गई। दो दिल जो एक साथ धड़कना चाहते थे, उन्हें अपने ही घर वालों ने तोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि दुनिया उन्हें कभी कबूल नहीं करेगी। समाज में उन्होंने अपनी इज्जत बचाई, लेकिन दो जिंदगियां बर्बाद कर दी। और आज वो दोनों अलग अलग जगह में अलग अलग जिंदगियों में जी रहे हैं, पर हर रात एक दूसरे के नाम के आंसू उनकी पलकों पर उतरते हैं। उनकी कहानी तो खत्म हो गई, पर मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, बस अधूरी रह जाती है। और अधूरी मोहब्बत हमेशा दिल में एक जख्म बनकर जिंदा रहती है। कभी कभी मोहब्बत सिर्फ दो लोगों के बीच की बात नहीं होती, उसमें पूरा समाज, परिवार और रिश्तों का बोझ भी शामिल हो जाता है। यही कुछ हाल था अजीबो अरजान की इस कहानी का भी, जहां उनका प्यार तो सच्चा था, लेकिन उन्हें अलग करने वाली ताकतें और भी बड़ी थी। अगर लीड कैरेक्टर के नजरिए से देखा जाए तो यही सवाल उठता है कि जान ने जो फैसले लिए वो सही है या गलत। जान ईबो को अपना मानता था, लेकिन उसके पिता के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वो जानता था इस समाज की सख्त सोच को, इसकी क्रूएलिटी को, और इसी डर से उसने अपने जज्बातों को दबा लिया, सिर्फ इसीलिए ताकि वो अपने प्यार को इस हार्श ट्रुथ से बचा सके, लोगों के सोच के उस कटघरे से बचा सके। वहीं ईबो अपने प्यार में साफ और पूरा था, लेकिन उसका सबसे बड़ा दर्द यही था कि जिसे वो अपना कहना चाहता था, वही उसे अपना मानने की हिम्मत नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ सीनियर वांग का किरदार, एक पिता का किरदार। अगर एक पिता के नजरिए से देखे तो दर्द और भी गहरा हो जाता है। एक तरफ अपने बच्चे की खुशी है, तो दूसरी तरफ समाज की ठंडी नजरें, लोगों की बातें और अपनी बरसों की कमाई हुई वो इज्जत, नाम, रुतबा। क्या एक पिता को अपने बेटे की असली खुशी को चुनना चाहिए था, या फिर उस समाज की उस डर को जो कभी उन्हें स्वीकार ही नहीं करती? और समाज के नजरिए से क्या ये इतना मुश्किल है प्यार को बस प्यार की तरह देखना? क्या किसी के जज्बातों को उनके पहचान से ऊपर रख पाना इतना मुश्किल है कि वो बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है? आखिर कब तक? मेरा सवाल है, आखिर कब तक? हाँ, कब तक लोग मोहब्बत को लोग क्या कहेंगे के तराजू में तौलते रहेंगे? अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आप ईबो अरजान की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप अपनी मोहब्बत के लिए लड़ते, या फिर आप वो करते जो जान ने किया? या फिर अगर आप एक पिता की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप समाज को चुनौती देखकर अपने बच्चे के साथ खड़े होते, या फिर वो करते जो सीनियर वांग ने किया? और अगर आप खुद उस समाज का हिस्सा होते जो कि हम सब हैं, या फिर आप खुद वो होते, तो क्या आप ऐसे रिश्ते को स्वीकार करते, या फिर वही पुराना लोग क्या कहेंगे दोहराते? अपने दिल की सच्ची बात कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी सोच ही ये तय करेगी कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ कैसी होंगी।
शायद आप लोगों का जवाब किसी और के दिल को हिम्मत दे दे और शायद किसी अधूरी मोहब्बत को मुकम्मल कर दे। धन्यवाद। तो ये रहा एक रॉ पेन ऑफ डिजायर। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नॉवल कैसी लगी। अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मुझे जानकर खुशी होगी। आई नो मैं ये नॉवल बीच में ही ले आई और इसकी वजह से आप में से मैक्सिमम लोग गुस्सा भी होंगे, लेकिन बस मुझे ये लाना था। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसका आइडिया मुझे एग्ज़ाम टाइम पे आया था, तो बस मैंने लिख दिया। और अगर मैं इसको नहीं लिखती तो मैं खुद ही पागल हो जाती। बस दिमाग में चलता रहता। बस इसीलिए खैर, जो भी है जैसा भी है अभी आपके सामने है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर मेंशन कीजिएगा। कुछ भी चीज़ हो, कुछ भी शेयर करना हो, कुछ भी बताना हो, मेरे से कुछ भी कहना हो इस नॉवल से रिलेटेड, तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके व्यूज़ पढ़ूंगी भी और रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी भी। बाकी ठीक है, फिर मिलते हैं गिल्ट के अगले अपडेट में। चलिए फिर, वीडियोस पसंद आ रहे हो तो इसे लाइक करिएगा, चैनल शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ 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 कर दीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे और हमारा और आपका मिलना जुलना ऐसे ही बना रहे। बाकी सब अच्छा ही है। चलिए फिर आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले अपडेट में। तब तक के लिए बाय बाय।